बिंगो। लेकिन अफसोस की बात है कि तुम्हें अब इसका एहसास हुआ। वह आदमी जो पहले बच्ची की खाल में छिपा था, धूर्तता से हंसा। दागेगे, क्या कोई इंसान बिना सिर के जिंदा रह सकता है? उस आदमी ने बच्ची की आवाज की नकल करते हुए पूछा। युआन तियानजुन और उसके समूह ने घुटन महसूस की। उन्हें इस बात का एक अशुभ एहसास हुआ। उनके विरोधी कोई साधारण दुष्ट साधक नहीं थे, बल्कि ऐसे साधक थे जिन्होंने एक विचित्र कौशल सीखा था। यही वजह थी कि वह आदमी एक छोटी बच्ची का वेश धारण कर पाया। दुष्ट साधना के जरिए वह उस बच्ची की हत्या करके उसकी खाल में छिपकर उसकी पहचान अपने नाम कर पाया। युआन तियानजुन इस समय अर्थस्टार बॉर्डर स्टेज 2 में था। अगर वह अपने छोटे भाइयों के साथ मिलकर काम करता, तो बाईशी को हराना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। हालांकि अब संख्या के मामले में वे कमजोर स्थिति में थे। उनके लिए अपनी जान बचाने का एकमात्र रास्ता बच निकलना ही था। ठीक है, अब हमें अपनी पहचान छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। कुबड़ी बुजुर्ग महिला खड़ी हो गई। चलो उन्हें मार डालें और यहाँ से चले जाएं। उसने बुजुर्ग महिला की खाल खींच ली, जिससे उसका भयानक और दुष्ट चेहरा सामने आ गया। यह ज्यादा आरामदायक लगता है। अगर हम इतने बदसूरत न दिखते, तो हमें इन खालों की क्या जरूरत थी? उसने युआन तियानजुन की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे उसकी खाल चाहिए। मैं शायद मैग्निफिसेंट फ्लेम सेट में घुसकर उनकी शिष्या होने का नाटक भी कर सकूं। मुझे डर है कि अगर आपने ऐसा किया तो आप एक दिन से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएंगे। उनकी बातचीत सुनकर युआन तियानजुन और समूह के चेहरे कागज के टुकड़े की तरह सफेद हो गए। चल दर। इस क्षण युआन तियानजुन बिना किसी हिचकिचाहट के भाग गया। उसे अब कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए जब तक वह जीवित है, उसका कोई भी कदम सार्थक था। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि अगर वह उनके हाथों में पड़ गया तो उसे क्या परिणाम भुगतने होंगे। क्या वे मेरी त्वचा नोच लेंगे? इस विचार से युआन तियानजुन शहर उठा। भागने की उम्मीद कर रहे हो, है ना? पर क्या तुम भाग सकते हो? वेश बदलकर आए दुष्ट साधकों ने उपहास किया और युआन तियानजुन और समूह की ओर बढ़े। बाईशी चुपचाप और शांति से यह दृश्य देख रहा था। उसके लिए उसके सामने खड़े भव्य ज्वाला संप्रदाय के शिष्य मृत के समान थे। वरिष्ठ भाई, मुझे भी अपने साथ ले चलो। हुआंग हो, जो उस समय जमीन पर लेटा हुआ था, चिल्लाया। उसके गालों पर निराशा के आंसू बह रहे थे। हालांकि युआन तियानजुन ने हुआंग हो की तरफ एक नजर भी नहीं डाली। वह हुआंग हो को छोड़कर अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ता रहा। दागेगे, चलो खेलते हैं। छोटी लड़की का वेश धारण किए हुए आदमी ने हुआंग हो को देखकर जोर से मुस्कुराया। लेकिन हुआंग हो की नजरों में यह उसकी जिंदगी की अब तक की सबसे डरावनी मुस्कान थी। नहीं, उसकी रक्त जमा देने वाली चीखें हवा में गूंज रही थी। यह बात युआन तियानजुन के कानों तक पहुंची, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, मानो वह उसकी छाती से बाहर निकल जाएगा। युआन तियानजुन बहुत ज्यादा डर गया था। उसमें अपने विरोधियों से लड़ने की भी हिम्मत नहीं थी। यद्यपि वह जानता था कि यदि वह अपना पूरा प्रयास करेगा तो कुछ दुष्ट साधकों को पराजित कर सकेगा, फिर भी संभावित परिणामों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। वाह, कुछ आकृतियां सड़क पर दौड़ती हुई दिखाई दे रही थी। उनका पीछा कर रहे दुष्ट साधकों पर एक नजर डालना ही युआन तियानजुन को दहशत में डालने के लिए काफी था। दुष्ट साधकों की नजरों से युआन तियानजुन कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर वह उनके हाथों में पड़ गया तो उसकी कितनी बुरी मौत होगी। लेकिन क्या मैं सिर्फ दौड़कर बच निकल पाऊंगा? बड़े भाई, अब क्या करें? हुआंग फेलोंग की बुद्धि चरम पर थी। अपनी तेज रफ्तार के कारण वह मुश्किल से युआन तियानजुन के साथ चल पा रहा था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वह जितनी तेजी से भाग सकता था, भागा। चलो उनसे लड़ते हैं। भागते रहना बुद्धिमानी नहीं है। हम उनसे भाग नहीं पाएंगे, चेन हु बोला। लेकिन युआन तियानजुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता था। वह इस समय संप्रदाय में वापस लौटने और वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए बेचैन था। अचानक युआन तियानजुन को अपने पीछे खतरा महसूस हुआ। उसने बिना पीछे मुड़े ही अपने छोटे भाई को किनारे कर दिया। छोटा भाई उसकी हरकत देखकर हैरान रह गया। पीएसएस, बड़े भाई, आप। हुआंग फेलोंग को अपनी पीठ में चुभन महसूस हुई। उसने देखा कि एक धातु की जंजीर उसकी छाती में घुस गई है, और जब उसने उसे देखा तो खून तेजी से टपक रहा था। चेन हु ने कभी यह उम्मीद नहीं की होगी कि उसका वरिष्ठ भाई युआन अपने कनिष्ठ भाइयों के साथ मानव ढाल की तरह व्यवहार करेगा। मेरे पास कोई चारा नहीं है, हम और कुछ नहीं कर सकते, युआन तियानजुन ने कहा। जल्दी करो, हम इसी तरह जिंदा बच जाएंगे। चेन हु का दिल इतना दुख रहा था मानो उसे कई बार छुरा घोंपा जा रहा हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बड़े भाई को वह सबसे ज्यादा मानता था, वही उसे मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करेगा। उसने दांत पीसकर युआन तियानजुन को घूरा। बड़े भाई, क्या तुम बहुत निराशाजनक हो? चेन हु ने निराशा से उसकी ओर देखा और अचानक रुक गया। वह अपने दुश्मनों की ओर मुड़ा जो उसकी ओर बढ़ रहे थे और चिल्लाया, मैं तुमसे लड़ने वाला हूं। कुछ ही देर में युआन तियानजुन ने चेन हु की खून जमा देने वाली चीख सुनी। युआन तियानजुन दंग रह गया। जब उसे समझ आया कि क्या हो रहा है, तो उसने गाली दी। बेवकूफ, अच्छा हुआ कि तू मर गया, कम से कम तू मुझे कुछ वक्त तो दे सकता है। अचानक युआन तियानजुन ने अपने बगल में एक आवाज सुनी। वाकई शानदार ज्वाला संप्रदाय के शिष्य। अपने दोस्तों को धोखा देने का यह एक अच्छा तरीका लगता है। उसे पता ही नहीं चला कि बाईशी ने कब उसे पकड़ लिया, लेकिन दोनों के बीच अभी भी एक दूरी थी। युआन तियानजुन ने जवाब में कुछ नहीं कहा। उसके लिए वह बस जिंदा रहना चाहता था। उसके लिए और कुछ मायने नहीं रखता था। ला, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूं। पॉइंट्स। लिन फैन रास्ते में टहलता रहा। अगर मुझे कोई जानवर मिला तो मैं उससे अच्छी तरह बात करूंगा। मैं देव तलवारबाजी में परिवर्तन के बारे में उत्सुक हूं। मुझे आश्चर्य है कि इस कौशल को सीखने के बाद क्या बदलाव होंगे। मैं कितना ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। मैं इसे सीखने के लिए बहुत उत्साहित हूं। जूनियर भाई, मुझे बचाओ। अचानक लिन फैन ने अपने पीछे से मदद की पुकार सुनी। लिन फैन ने घबराकर मुड़कर देखा तो खून से लथपथ एक व्यक्ति उसकी ओर आ रहा था। जब युआन तियानजुन ने लिन फैन को देखा तो उसके अंदर उम्मीद की किरण जगी। बेशक उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन फैन विरोधियों को हरा देगा। बहुत जल्द युआन तियानजुन लिन फैन के पास आया। छोटे भाई लिन, मुझे बचाओ। अरे, क्या ये सीनियर भाई युआन नहीं है? आपको क्या हुआ? लिन फैन थोड़ा चौंक गया, लेकिन फिर भी वो समझ गया कि इतने दयनीय रूप में वो आदमी युआन तियानजुन ही था। यही वह व्यक्ति था जिसने उसे वापस संप्रदाय में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। लिन फैन ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसे लगा कि युआन तियानजुन भरोसेमंद व्यक्ति नहीं है, और वह वैसे भी अकेले ही काम करना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे एक दूसरे से मिलेंगे। वह दूर से अपनी दिशा में आती हुई आकृतियां देख सकता था, लेकिन लिन फैन ने इसे दिल पर नहीं लिया। उनके अनुसार यदि कुछ भी हुआ तो या तो वे मर जाएंगे या वह मर जाएंगे और फिर जीवित हो जाएंगे। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। शीघ्र ही उनके पीछे एक आकृति प्रकट हुई। अरे चीफ बाईशे, क्या हो रहा है? लिन फैन ने हैरान होकर पूछा। लिन फैन को देखकर बाईशे के चेहरे पर वही गर्मजोशी भरी मुस्कान आ गई जो वो पहले लिन फैन से बात करते समय दिखाते थे। तो मैं ज्यादा सोच रहा था, लेकिन आज तो तुम्हारी मौत का दिन है। लिन फैन पूरी तरह से उलझन में था। वह क्या बात कर रहा है? हताश होकर युआन तियानजुन लिन फैन के पीछे छिप गया। छोटे भाई, मुझे बचा लो, मैं यहाँ नहीं मर सकता। अचानक युआन तियानजुन ने लिन फैन को बाईशे की ओर जोर से धक्का दिया और विपरीत दिशा में भाग गया। जब लिन फैन को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तो वह गुस्से से भड़क उठा। उसने तुरंत अपनी अंगूठी से गदा निकाली और युआन तियानजुन पर दे मारी। क्या बकवास है? अगर तुम्हें कोई समस्या है तो हम अच्छे से बात कर सकते हैं। तुम्हें मेरे साथ विश्वासघात क्यों करना पड़ा? अक्षम्य। लिन फैन से मिलने से पहले की घटनाएं चलती बादलों और बहते पानी की तरह घटित हुई, मानो युआन तियानजुन ने पहले से ही अपने दोस्तों को धोखा देने के कौशल में महारत हासिल कर ली थी। युआन तियानजुन बस भाग सकता था, लेकिन जब उसने लिन फैन को सामने देखा तो उसे उम्मीद की किरण दिखाई दी। अगर वह मेरे लिए हमला झेल सके तो मैं यहाँ से बच निकलूंगा। इस प्रकार जब लिन फैन ध्यान नहीं दे रहा था, तब उसने लिन फैन को बाईशे की ओर धकेल दिया, यह आशा करते हुए कि लिन फैन उसके लिए आपदा को खत्म कर देगा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि एक ठंडी हवा उसकी ओर बह रही है, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई।
युआन तियानजुन ने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ उसकी ओर आ रहा था। उसके चेहरे पर राहत की लहर जल्द ही गायब हो गई और उसकी जगह डरने ले ली। नहीं, टकराना। एक जोरदार धमाके के साथ युआन तियानजुन जमीन पर गिर पड़ा, जिससे जमीन धंस गई। मुझे पता था कि तुम निकम्मे हो, मैंने बहुत देर तक तुम्हारे बिगड़ने का इंतजार किया, लिन फैन ने गुस्से से कहा। उसने गदा उठाई और उसे जोर से पटकना शुरू कर दिया, जिससे उस पर लगे खून के धब्बे जमीन पर बिखर गए। अंक जोड़ 300। खैर, यह कोई बुरी बात नहीं है। मैंने उस लियू फैंग को मारकर केवल 200 अंक अर्जित किए, जो अर्थ स्टार बॉर्डर स्टेज 1 था। इससे साबित होता है कि अंक अर्जित करना कोई आसान काम नहीं है। युआन तियानजुन अर्थ स्टार बॉर्डर स्टेज 2 होने पर भी अंकों में ज्यादा बदलाव नहीं होता। पूरे क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। लिन फैन नीचे बैठ गया और युआन तियानजुन के शरीर को टटोला। वहां सिर्फ 2 शीशियां गोलियां मिली। कितना बेचारा, मुझे लगा था कि तुम अमीर हो। यह घोर निराशा है। तभी उसके मन में ख्याल आया कि और भी लोग आए होंगे। अब बात करने का समय है। लिन फैन ने गर्दन से चटकने की आवाज निकालते हुए पलटकर बाईशी को एक बड़ी मुस्कान दी। चीफ, आप क्या कर रहे हैं? बाईशी ने लिन फैन की हरकत पर हैरान होकर भौहें चढ़ाईं, लेकिन उनकी भौहें ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जल्द ही बाईशी जोर से हंस पड़े। प्रभावशाली, यह वाकई प्रभावशाली है। सभी शानदार ज्वाला संप्रदाय के अनुयायी निश्चित रूप से निर्दयी होते हैं। हाँ, तुम बहुत ज्यादा विनम्र हो रहे हो। मुझे बस यही नापसंद है जब दूसरे मुझे धोखा देते हैं। लिन फैन ने विनम्रता से हाथ हिलाया। ओह मुखिया जी, आपका गांव वाकई कीड़ों और भूतों से भरा है जो छिपने में माहिर है ना? आप इतने अच्छे हैं कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब वहां था। बाईशी अपनी जगह पर खड़ा था, छड़ी के सहारे खुद को संभालते हुए। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी। यह बहुत अफसोस की बात है। मैं तुम्हें मारने की योजना नहीं बना रहा था, लेकिन लगता है मैं बस बातों को ज्यादा उलझा रहा था। अब मैं तुम्हें मारने और तुम्हारे शरीर से ताजा खून की बूंद बूंद टपकती देखने के लिए तैयार हूं। हे, मुझे इसकी खाल बहुत पसंद है, मुझे चाहिए। एक भद्दे से दिखने वाले आदमी ने लिन फैन को विकृत नजरों से घूरते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो लिन फैन को अपनी बाहों में लेने के लिए बेताब हो। उसने एक बच्चे की खाल भी पकड़ी हुई थी। लिन फैन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वह उस बुरे आदमी की वजह से नहीं, बल्कि उस खाल की वजह से दुखी था जो उसने पकड़ी हुई थी। आपके हाथ में जो चीज है? लिन फैन ने अपने अंदर जलती आग के बावजूद शांति से पूछा। ये उस घटिया आदमी ने त्वचा को ऊपर उठाया और उसे अपने चेहरे से छुआ, त्वचा के स्पर्श का आनंद लेते हुए। मुझे ये त्वचा बहुत पसंद है। वो लड़की कितनी प्यारी थी, मुझे ये बहुत पसंद आई। मैंने उसे बूंद बूंद करके खून बहाया, धीरे धीरे उसकी मौत तक। डर से उसकी आंखें बड़ी होते देखकर मैं बहुत उत्साहित और खुश था। और हाँ, मैं उसके आंसू भूल नहीं सकता। वे कितने प्यारे थे। वह दुष्ट आदमी पागलों की तरह हंसने लगा, मानो वो उस घटना को याद कर रहा हो। लिन फैन अपना आपा खो बैठा। एक प्यारी सी बच्ची से प्यार करने के बजाय तुम उसके साथ इतना क्रूर व्यवहार कैसे कर सकते हो? यह बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। मैं उनके साथ खेलना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इसकी कोई जरूरत है। उस प्यारी सी बच्ची को इतना प्रताड़ित करने के लिए तुम मौत के लायक हो। आपकी गलती की कीमत चुकाने के लिए आपकी जिंदगी काफी नहीं है। हे चीफ, मैं पहले जाऊंगा। उसकी खाल मेरी है। उस घटिया आदमी ने लड़की की खाल एक तरफ फेंक दी। उसके हाथ धीरे धीरे काले पड़ गए। इतना ही नहीं, उसके नुकीले नाखून भी लंबे हो गए। यह ऐसा दृश्य था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारे गले में छेद कर दूंगा और तुम्हारे खून से आसमान लाल कर दूंगा। रहस्यमयी भूत का खूनी पंजा। वाह! अगले ही पल वह दुष्ट आदमी लिन फैन के पास था, उसकी जान लेने के लिए तैयार। हे, आराम करो, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। उसकी तीखी और अजीब आवाज लिन फैन के कान में गूंजी। उसी समय बाईशी का चेहरा थोड़ा उतर गया। उसने महसूस किया कि लिन फैन का आभा मंडल धीरे धीरे अजीब होता जा रहा है। सी गुई, पीछे हटो। हालांकि सी गुई के लिए लिन फैन पहले से ही उसका था और कोई भी ऐसा नहीं था जो उसका शिकार छीन सके। पलक झपकते ही सी गुई अब लिन फैन के बाईं ओर खड़ा था, अपनी लाल जीभ बाहर निकाले हुए, मानो लिन फैन के जिस्म का भूखा हो। उसने अपने काले काले पंजे लिन फैन के गले पर निशाना साधते हुए बढ़ा दिए। हालांकि लिन फैन अपनी जगह पर डटा रहा। उसने सी गुई की तरफ एक नजर भी नहीं डाली और अपने हाथ ऊपर उठाकर अपनी गदा उसकी तरफ लहरा दी। धमाका! तुम बहुत ही घिनौने हो। मैं तुम पर और ऑक्सीजन बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम एक पल भी जिंदा रहो। अगले ही पल लिन फैन ने अपनी गदा से सी गुई को जमीन पर गिरा दिया। पीएसएस। सी गुई कांप उठा जब उसके शरीर से खून की धार बह निकली। यह दर्द भी नहीं कर रहा, यह बहुत रोमांचक है, उसने भारी आवाज में कहा। लिन फैन ने गदा उठाई और सी गुई के अंगों पर जोर से प्रहार किया, जिससे वे कीमा बन गए और जमीन उसके खून से लाल हो गई। एक बार फिर वहां खून जमा देने वाली चीखें गूंजने लगी। लिन फैन ने गदा उठाई और सी गुई के सिर पर उससे वार किया। मुझे बताओ, क्या यह अभी भी रोमांचक है? रोमांचक। सी गुई बुरी तरह हंसा, लेकिन उसकी आंखों में डर तैरता हुआ देखा जा सकता था। टकराना। एक जोरदार प्रहार से सी गुई कीमा में बदल गई। अंक जोड़ 90। केवल 90। लिन फैन ने अपने अवशेषों को घृणा से देखा। बॉडी टैंपिंग स्टेज 9 में कचरा, और फिर भी तुम खुद को दिखाने की हिम्मत करते हो। उसने आंखें खोली और गदा से खून के धब्बे एक बार फिर झाड़ दिए। लगता है तुम सब खुद को बहुत घिनौना समझते हो, है ना? तो यह बिल्कुल सही है कि मैं अपने दुश्मनों के साथ सख्ती से पेश आता हूं। देखते हैं कौन ज्यादा खतरनाक है। ठीक है। दुष्ट किसानों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उनके लिए लिन फैन किसी भी सामान्य शानदार ज्वाला संप्रदाय के शिष्यों से भिन्न था, और सी गुई की मृत्यु ने उनके अनुमान की पुष्टि की थी। सन्नाटा छा गया। लिन फैन ने ऊपर देखा और गदा अपने कंधे पर रख ली। वह एक कदम आगे बढ़ा और दुष्ट साधकों को गुस्से से घूरने लगा। बताओ, कैसी लग रही है? बाईशी ने कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि यह वही लिन फैन नहीं है जिससे वह पहले मिला था। एक दुष्ट साधक अपना क्रोध रोक नहीं सका और चिल्लाया, बहुत बढ़िया। चूंकि यह बहुत बढ़िया है, इसलिए मैं यहां आ रहा हूं। लिन फैन ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। क्रूर रक्त। एक ही क्षण में लिन फैन में परिवर्तन होते देखे जा सकते थे। रक्त ऊर्जा की 2 धाराएं लिन फैन के चारों ओर 2 ड्रैगन की तरह कुंडलित हो गईं। लिन फैन के शरीर से रक्त ऊर्जा का विस्फोट हुआ। खून के टैटू दिखाई दिए। इस हिंसक शक्ति को महसूस करके वह अत्यधिक उत्तेजना की स्थिति में था। दूसरों के लिए क्रूर रक्त एक ऐसा कौशल था जो दुश्मन को 1000 और खुद को 800 का नुकसान पहुंचाता था, लेकिन लिन फैन के लिए यह उसके लिए ही बना एक कौशल था। कितनी तेज जानलेवा आभा है। वह अपनी ही रक्त ऊर्जा जला रहा है। व्हाइट स्टोन ने भौहें चढ़ाईं। उसे लगा कि इस आदमी से निपटना मुश्किल है। वह उन लोगों से बिल्कुल अलग स्तर पर था। धिक्कार है, मैं अब और नहीं सह सकता। बूढ़े की खाल के नीचे छिपा दुष्ट साधक अब और नहीं सह सका। उसने अपनी खाल उतार दी और खुद को प्रकट किया। उसने लिन फैन को मारने की नीयत से देखा। मर जा। ये लोग पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी खाल के नीचे छिपे हुए थे, लेकिन अब वे और छिपना नहीं चाहते थे। उनकी खालें एक एक करके फट रही थीं और माहौल बेहद घिनौना हो गया था। दुष्ट साधक लिन फैन के ठीक बगल में प्रकट हुआ और उसने जोरदार हत्या के इरादे से मुक्का मारा। जाहिर है, इस कौशल की साधना के लिए हत्या करना जरूरी था, और यह पता नहीं था कि इस जोरदार हत्या के इरादे ने कितने लोगों की जान ली थी। क्या तुम खुद को ताकतवर समझते हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैंने हजारों लोगों को मार डाला है। तुम भी उनकी तरह ही भयानक मौत मरोगे। दुष्ट साधक ने गर्व से कहा। वह लिन फैन को अपनी उपलब्धियों के बारे में बताना चाहता था। लिन फैन ने दुष्ट साधक को पलटवार करने का मौका दिए बिना अपनी गदा घुमाई। मैं नहीं जानना चाहता कि तुमने कितने लोगों को मारा है, क्योंकि तुम तो पहले ही मर चुके हो। धमाका। उसकी ताकत, गति और विस्फोटक क्षमता सभी बढ़ गई थी। लिन फैन को हर पहलू में जबरदस्त बढ़त मिली थी। उसका हमला इतना शक्तिशाली था कि किसी भी इंसान के लिए उसे रोक पाना नामुमकिन था।
पल भर में खून और मांस चारों तरफ बिखर गया। लिन फैन अब इन लोगों पर दया नहीं दिखाना चाहता था। उनकी लाशों को वैसे ही छोड़ देना उनके लिए पहले से ही दया थी। धत तेरी की। दुष्ट साधक अब और बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने एक साथ हमला कर दिया। व्हाइट स्टोन वहीं खड़ा रहा, लिन फैन को एक ही बार में मार डालने के मौके की तलाश में। तलवार की एक किरण चमकी और लिन फैन पर भयावह तरीके से टूट पड़ी। बाकी दुष्ट साधकों ने लिन फैन के भागने का रास्ता रोक दिया। मैं तुम्हें टुकड़ों में फाड़ दूंगा और तुम्हें ऐसा लगेगा कि काश तुम मर जाते। दुष्ट साधक क्रोधित हो गए। उन्होंने लिन फैन पर चारों तरफ से हमला कर दिया। वे उसे कोई मौका नहीं देना चाहते थे। तुम जैसे लोगों के साथ सपने देखते रहो। एक जोरदार धमाके के साथ वह जगह जहां लिन फैन अभी कुछ देर पहले था ढह गई। एक प्रतिबिंब हवा में एक लंबी रक्त रंजित रेखा खींचता हुआ दुष्ट साधकों के बीच से गुजरा। बड़ा विस्फोट। लिन फैन के हाथ में गदा जानलेवा इरादे से भरी हुई थी, मानो हजारों की सेना को तबाह कर सकती हो। गदा एक दुष्ट साधक पर आकर गिरी, जिससे उसका ऊपरी शरीर तुरंत चकनाचूर हो गया। चारों तरफ खून बिखर गया। उसके अंदरूनी अंग भी फट गए। वह दरवाजे की कील की तरह बेजान हो गया था। ऊंची। जैसे ही लिन फैन दुष्ट साधकों को मारने ही वाला था, भीड़ में छिपे दुष्ट साधक ने अपनी तलवार से वार कर दिया। यह तलवार बहुत तेज थी और लिन फैन की ओर चालाकी से आ रही थी। हाँ, मर जाओ। दुष्ट साधक के चेहरे पर पागलपन का भाव था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन फैन इतना ताकतवर होगा कि उसके इतने सारे साथियों को मार डालेगा। लेकिन अचानक यह तलवार का वार अचानक बंद हो गया और इसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। तुम क्या कह रहे हो? लिन फैन का बायां हाथ एक प्रतिबिंब में बदल गया। जब तक वह फिर से प्रकट हुआ, उसने तलवार पकड़ ली थी। हालांकि तलवार की तेज धार उसकी हथेली को चीर गई थी, लिन फैन को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तुम। दुष्ट साधक चौंक गया। उसने लिन फैन के हाथ से तलवार खींचने की कोशिश की, लेकिन मानो लिन फैन को दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। उसने तलवार को कसकर पकड़ लिया। तुम जरूर मेरे साथ मजाक कर रहे हो। याद रखना, मेरे सामने अपनी तलवार से मत खेलना। तुम अपनी जान से खेल रहे हो। लिन फैन चिल्लाया। उसका हथौड़ा आसमान से उतरा और उस दुष्ट साधक को मांस के टुकड़े में तोड़ दिया। उसने अपने हाथों पर लगे खून को झाड़ा और बचे हुए दुष्ट साधकों को घूरने लगा। फिर वह व्हाइट स्टोन की ओर मुड़ा और बोला, गांव के सरदार, अगर तुम देखते ही रहोगे तो तुम्हारे सारे लोग मर जाएंगे। तुम कब तक देखते रहोगे? धमाका। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लिन फैन फिर से भीड़ में घुस गया। व्हाइट स्टोन का गला रुंध गया और उसने अपनी लार निगल ली। उसे लगा कि यह आदमी तो उनसे भी ज्यादा पागल है और उसके तरीके हद से ज्यादा क्रूर है। वहां खून का समंदर था। हर तरफ मांस और खून बिखरा हुआ था। एक भी लाश सही सलामत नहीं बची थी। उसी समय वह रक्त रंजित आकृति रक्त के समुद्र में डूबे किसी राक्षस की तरह थी। उसने अपनी गदा ऊपर उठाई और नीचे की ओर घुमाई, जिससे मांस और रक्त चारों ओर उड़ने लगा। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? एक 8 स्टार बॉर्डर स्टेज 1 साधक मुझसे 2 चाल भी नहीं ले सकता। वह जानता था कि ऐसे लोग भी हैं जो पृथ्वी तारा सीमा चरण 1 में रहते हुए अजय होने का दावा करते हैं, लेकिन वे उसके जितने मजबूत नहीं थे। सांप का शरीर। अचानक एक दुष्ट साधक ने अपने शरीर को अजीब तरह से मुड़ना शुरू कर दिया, मानो वह नर्म और लचीला हो गया हो। अजगर की तरह उसने लिन फैन को अपनी चपेट में ले लिया और उसे जकड़ लिया। उसकी गर्दन इतनी लंबी हो गई थी कि उसका सिर लिन फैन के सिर के बराबर था। हाँ, वह बंधा हुआ है। मैंने उसे बांध दिया है। मार डालो उसे। दुष्ट साधक चिल्लाया। उसकी आंखें पागलपन से चमक रही थीं। अचानक उसके सामने एक भयावह दृश्य सामने आया। लिन फैन ने अपना सिर पीछे झुकाया और दुष्ट साधक के सिर पर वार कर दिया। धमाका। लिन फैन के हमले से दुष्ट साधक को चक्कर आ गया। उसके शरीर से खून बह रहा था, फिर भी वह लिन फैन को बांधने में कामयाब रहा। मैं कर देता हूँ। दुष्ट साधकों में से एक ने लिन फैन पर भाला लेकर हमला किया, लेकिन लिन फैन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने बार बार उसके सिर पर भाला मारा। क्या तुम्हारा सिर मेरे सिर से ज्यादा मजबूत है? लिन फैन ने अपना सिर पटकते हुए कहा। गोल्डन बॉडी टेम्परिंग तकनीक भले ही कोई उच्च स्तरीय कौशल न हो, लेकिन लिन फैन के शरीर की मजबूती ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना वह कर सके। उल्टी। भाला लिन फैन के शरीर में घुस गया। तलवार से खून बहने लगा, लेकिन लिन फैन ने एक बार भी भौहें नहीं सिकुड़ी। उसने बार बार अपना सिर पटका। दुष्ट साधक का चेहरा पहले से ही खून से लथपथ था। लिन फैन ने उसे मार डाला। उसका शरीर निढाल हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। यह कैसे हो सकता है? भाला पकड़े हुए दुष्ट साधक हैरान रह गया। उसने भाला खींचना चाहा, पर उसे एहसास हुआ कि वह टस से मस नहीं होगा। चूंकि तुम यहाँ हो, इसलिए यहाँ से मत जाओ। लिन फैन ने उस भाले को पकड़ लिया जो उसके शरीर में घुस गया था। फिर उसने ताकत लगाई और भाले को आगे की ओर खींचा। दुष्ट साधक को महसूस हुआ कि भाला अब उसके नियंत्रण में नहीं रहा। उस पर एक जबरदस्त खिंचाव लग रहा था, जिससे वह आगे की ओर गिर पड़ा। लिन फैन ने भाला एक तरफ फेंक दिया और घूम गया। जैसे ही दुष्ट साधक को होश आया और वह पीछे हटने को हुआ, लिन फैन ने उसका सिर पकड़ लिया। बताओ, किसे डरा रहे हो? मैंने कहा था मुझे चाकू मार दो, पर तुम मुझे मार भी नहीं सकते। याद रखना, अगली बार सिर पर या अंगों पर चाकू मारना। तुम सिर्फ शरीर पर चाकू मार रहे हो, जरा भी दर्द नहीं होगा। लिन फैन ने दुष्ट साधक को ऊपर उठाया और अपनी गदा घुमाई, जिससे उसे होम रन मिला। लेकिन दुष्ट साधक उड़कर नहीं गया, बल्कि हवा में ही फट गया। इस समय सभी दुष्ट साधक अचंभित रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि लिन फैन इतना शांत कैसे हो सकता है। क्या उसे पता नहीं कि वह कितनी बुरी तरह घायल है? लिन फैन ने अपना सिर नीचे किया और उस छेद को देखा जो छेदा गया था। खून बेतहाशा बह रहा था और वह थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने झुककर भाला उठाया, उसे तोड़ा और वापस छेद में ठूंस दिया। उसे अपनी बुद्धि का एहसास हुआ। ठीक है, हो गया। अब खून नहीं निकल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ, क्या तुम लोग तैयार हो? मैं अब और नहीं खेलना चाहता। अब तुम लोगों को खत्म करने का समय आ गया है। लेकिन तुम लोगों ने मुझे खुश कर दिया है। मैं तुम्हारी लाशों को वैसे ही छोड़ दूंगा। अपनी गदा लिए हुए लिन फैन के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी, लेकिन दुष्ट साधकों की नजरों में उसकी मुस्कान डरावनी थी। ग्राम प्रमुख व्हाइट स्टोन की उंगलियां थोड़ी कांपने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सामने खड़ा आदमी इंसान नहीं है। यह आदमी उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था। लिन फैन एक ही बार से पृथ्वी को चकनाचूर नहीं कर सकता था, लेकिन हर बार जब वह अपना हथौड़ा घुमाता था तो खून और मांस चारों ओर फैल जाता था। गांव के सरदार व्हाइट स्टोन, मैं आपके रूप रंग से आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप अपना असली रूप क्यों नहीं दिखाते? लिन फैन ने अपना हथौड़ा घुमाया और एक सिर उठाया। फिर उसने मुड़कर व्हाइट स्टोन की तरफ देखा। बाकी दुष्ट साधक अब और नहीं टिक सके। वे लिन फैन से भयभीत थे। उनमें यह मानने का भी साहस था कि उनके सामने जो व्यक्ति खड़ा है वह मनुष्य ही नहीं है। लिन फैन इतनी गंभीर रूप से घायल था, लेकिन उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह इतना शांत कैसे रह सका और उन पर मुस्कुराया? वह कैसे ठीक हो सकता था? मैग्निफिसेंट फ्लेम सेट को ऐसा विकृत शिष्य कब मिला? वह तो लड़ने के लिए पैदा हुआ था और वह बेहद निर्दयी था। हमारी तुलना में तो तुम और भी ज्यादा निर्दयी हो, व्हाइट स्टोन ने ठंडे स्वर में कहा, अपने डर को दबाने की कोशिश करते हुए। निर्दयी? नहीं नहीं, ये निर्दयी नहीं है। मेरे साथ तुम इसी तरह पेश आ सकते हो। फिर उसने कीमे के ढेर की ओर इशारा करते हुए दुखी होकर कहा, यह वही कूड़ा है जिसने इतनी प्यारी लोलिता को बेरहमी से प्रताड़ित किया और मार डाला। जानते हो तुमने क्या क्या गुनाह किए हैं? मेरा दिल दुख रहा है। टकराना। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, लिन फैन वहां से गायब हो गया। जब वह वापस आया तो वह एक काना आंख वाले दुष्ट साधक के सामने खड़ा था। तुम। एक आंख वाला दुष्ट साधक स्तब्ध रह गया। वह लिन फैन की आभा से दबा हुआ था। वह पहले कभी गिरा नहीं था। नहीं, मैं एक दुष्ट साधक हूं। मैं एक शानदार ज्वाला संप्रदाय के शिष्य से कैसे डर सकता हूं? एक आंख वाले दुष्ट साधक का आभा मंडल बढ़ गया और उसकी भुजाएं फूल गईं। हमें मत धमकाओ, हम दुष्ट साधक हैं, वह चिल्लाया। टकराना।
अपने हथौड़े के एक झटके से एक आंख वाला दुष्ट किसान जमीन पर धंस गया और कीमा बनाया हुआ मांस के ढेर में बदल गया। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें धमकाऊं? लिन फैन ने शांति से कहा। फिर वह एक तरफ मुड़ा। चीफ व्हाइटस्टोन, क्या तुम सच में यहाँ बैठकर अपनी मौत का इंतजार करोगे? लेकिन चिंता मत करो, अपना समय लो और देखो, जल्द ही तुम्हारी बारी आएगी। बाकी दुष्ट साधक घबरा गए। श्वेत पत्थर, तुम कब तक देखते रहोगे? अगर तुम देखते रहे तो हम सब मर जाएंगे। उनके लिए मैग्निफिसेंट फ्लेम सेट के अनुयायी चॉपिंग बोर्ड पर पड़ी मछली की तरह थे। उन्हें ऐसे हिंसक व्यक्ति से मिलने की उम्मीद नहीं थी और वे इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लिन फैन ने व्यंग्य करते हुए कहा, चिल्लाना बंद करो, वह पहले से ही बुरी तरह डर गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? व्हाइटस्टोन अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह इस आदमी को हत्याएं जारी रखने नहीं दे सकता था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे सचमुच खत्म हो जाएंगे। क्रूर रक्त पूरी तरह सक्रिय था और बंदूक का हैंडल अभी भी उसके सीने में धंसा हुआ था। ऐसी हालत में उससे बेहतर और कौन हो सकता था? बिल्कुल सही समय पर सबसे डरावनी बात अभी शुरू हुई है। लिन फैन चिल्लाया। उसकी युद्ध की इच्छा प्रबल हो रही थी। बाकी दुष्ट साधक उसकी नजर में कुछ भी नहीं थे। अर्थ स्टार बॉर्डर स्टेज 1 उसे एक ही बार में मार डालने के लिए काफी था। अगर वो काफी नहीं था तो 2 बार भी काफी होंगे। वास्तव में दुष्ट साधकों के इस समूह में कुछ शारीरिक तड़का लगाने वाले क्षेत्र के लोग भी थे। कमीने, व्हाइटस्टोन के हाथ में छड़ी जोर से पलट गई। लिन फैन की ओर वार करते हुए वह तेज धरती की ऊर्जा से भर गई। लिन फैन के दिमाग में अब केवल यही विचार था कि व्हाइटस्टोन से निपटने से पहले इन सभी चींटी जैसे दुष्ट साधकों को मार दिया जाए। आखिरकार लिन फैन बता सकता था कि लिन फैन एक विशेषज्ञ था क्योंकि वह पूरी लड़ाई देख रहा था। चूंकि वह एक विशेषज्ञ था, इसलिए उसे निश्चित रूप से अंतिम लड़ाई के लिए छोड़ दिया जाएगा। लिन फैन ने अपना हथौड़ा घुमाया और दुष्ट साधक फट गया। उसके लिए इतनी विस्फोटक शक्ति को रोकना असंभव था। खून और मांस हर जगह बिखरा हुआ था। अनाम दुष्ट साधक के बगल में खड़े दुष्ट साधक की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने जो कुछ भी हुआ था उसे देखा। वह खूनी और हिंसक दृश्य उसकी रीढ़ की हड्डी में सहरन पैदा करने के लिए पर्याप्त था। उन्हें यकीन था कि अगर लिन फैन उनके संगठन में शामिल हो गया तो वह निश्चित रूप से सबसे भयानक अस्तित्व होगा। पूची, व्हाइटस्टोन के तेज हमले ने हवा को चीर दिया और लिन फैन की बांह काट दी। शेष दुष्ट किसान यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। टिल्डर, धिक्कार है, तुम जल्द ही मर जाओगे। टिल्डर। लिन फैन ने पलटकर व्हाइटस्टोन पर हथौड़ा चलाया, जिसे उम्मीद नहीं थी कि लिन फैन में अब भी जवाबी हमला करने की ताकत बची होगी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने हमले को रोक दिया। धमाका। व्हाइटस्टोन ने भौहें चढ़ाईं। लिन फैन की विस्फोटक शक्ति बहुत तेज है। घायल होने के बावजूद वह अभी भी इतनी ताकत लगा सकता है। कितना भयानक है। लिन फैन मुस्कुराया। उसके बर्फ जैसे सफेद दांत दिखाई देने लगे। उसकी आंखों में भयानक युद्ध की भावना चमक रही थी। बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। व्हाइटस्टोन, बस इतना ही है तुम्हारे पास। गल्प। व्हाइटस्टोन ने घुटन भरी सांस ली। यह अब तक मिले सबसे भयानक दुश्मनों में से एक था। मानो उसे मारा ही न जा सके। नामुमकिन, यह नामुमकिन है। मुझे बचाओ। पूची। जैसे ही वह अचंभित हुआ, एक अन्य दुष्ट साधक को कुचलकर मार डाला गया। कितना परेशान करने वाला है। मैं पहले जितना फुर्तीला नहीं रहा क्योंकि मेरा एक हाथ नहीं है, वरना मैं तुम्हें अपने हथौड़े से मार डालता। लिन फैन ने बाकी 4 दुष्ट साधकों की तरफ देखा और अफसोस से कहा। झंकार। दुष्ट किसान का हथियार जमीन पर गिर गया और वह बेहोश हो गया। तुम इंसान हो या भूत? दुष्ट साधक ने डरते हुए पूछा। उसकी युद्ध करने की सारी इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी थी। जहां भी उसकी नजर जाती पूरी जमीन लाल हो जाती। हल्की सांस लेने पर ही उसे खून की तीखी गंध आती। अब समय आ गया है। लिन फैन को अपने शरीर में जान जाती हुई महसूस हुई। उसने छिपना बंद कर दिया और अपनी छाती से भाला निकाल लिया। गल्प। उसके शरीर में जमा हुआ रक्त का प्रवाह बाढ़ की तरह उसकी छाती से नीचे बहने लगा। मर जाओ। लिन फैन ने अपनी गदा ऐसे घुमाई मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसने एक दुष्ट साधक पर अपनी नजरें गड़ा दी और उस पर गदा घुमा दी। सफेद पत्थर अब और सहन नहीं कर सका। वह एक छाया में बदल गया और अपने हाथ में पकड़ी छड़ी से एक तेज आवाज छोड़ी। वह इस हमले से दुष्ट साधक को मार डालने वाला था। टकराना। पूची। 2 तेज आवाजें सुनी जा सकी। गदा फिर से दुष्ट साधक पर टूट पड़ी। जमीन पर खड़े दोनों दुष्ट साधकों की हिम्मत नहीं हुई कि वे हिलें। खूनी दृश्य देखकर वे डर गए। लेकिन जब उन्होंने लिन फैन की हालत देखी तो वे उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके। लिन फैन ने उस छड़ी को देखा जो उसके दिल में चुभ गई थी और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने अपना शरीर झुकाया और एक कदम आगे बढ़कर छड़ी को बाहर निकाला। फिर जोरदार धमाके के साथ उसने गदा जमीन में घुसा दी। बुरा नहीं, तुमने आखिरकार मुझे मार ही डाला। चीफ व्हाइटस्टोन, तुम वाकई ताकतवर हो। लिन फैन मुस्कुराया और सीधा खड़ा हो गया। फिर वह पीछे झुककर जमीन पर गिर पड़ा। लिन फैन के मर जाने के बावजूद व्हाइटस्टोन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे एक अवर्णनीय एहसास हो रहा था। वह मर चुका है, व्हाइटस्टोन ने धीरे से कहा। शेष 2 दुष्ट किसान हंगामा करने लगे। वह मर चुका है, वह अंततः मर चुका है। वह किस प्रकार का राक्षस है? वह अब तक क्यों जीवित रहा? हमें क्या हो गया? वे जमीन पर बैठ गए और उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वे निराशा में डूब गए थे और अब अंततः उन्हें बचा लिया गया। जमीन पर पड़ी खून से लथपथ लाश को देखकर बाइश ने राहत की सांस ली। लिन फैन जैसा कोई योद्धा उसे पहले कभी नहीं मिला था जो एक हाथ खोने के बावजूद भी शांति और निडरता से लड़ सकता था। लिन फैन के पास पीछे हटने का भी कोई जरिया नहीं था। यह सचमुच एक दुस्वप्न है। खुशकिस्मती से वह मर चुका है। हालांकि मेरी तरफ से जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी लेना मेरे लिए मुश्किल है। जब दुष्ट साधकों को होश आया तो दोनों ने गुस्से से बाइश को घूरा। बाइश, तुमने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या तुम तभी कुछ करने वाले थे जब हम सब मर चुके थे? बाइश ने मुड़कर उनका सामना किया। उसकी तीखी नजर ने दोनों दुष्ट साधकों को तुरंत निराशा से जगा दिया। उन्हें एहसास हुआ कि बाइश ही उनका मालिक था और अपने मालिक से इस तरह बात करना बहुत बड़ी भूल थी। उन्होंने तुरंत जमीन की ओर देखा, सांस लेने की कोशिश करते हुए। आखिर ये कौन है? ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? दुष्ट साधकों में से एक बोला। लिन फैन को अपने दोस्तों की हत्या करते और अपने दिल में दहशत पैदा करते देखने के सदमे से वो अभी तक उबर नहीं पाया था। अगर बाइश उसे नहीं मार पाता तो हम सब भी बाकियों की तरह खत्म हो जाते। कीमा, मैं हमारे पंथ के सदस्यों की इतनी बड़ी संख्या में हुई मौतों को कैसे समझाऊं? बाइश ने अपनी छड़ी जमीन पर थपथपाते हुए पूछा। हम कह सकते हैं कि हमें मैग्निफिसेंट फ्लेम सेट ने खोज लिया और फंसा लिया। हमने हत्या करके अपना रास्ता निकाला। हाँ, उनके भेजे हुए कुलीन लोगों से कड़ी टक्कर के बाद हम भागने में कामयाब रहे। मैं समझ गया, बाइश ने गुनगुनाया। यह बहुत बड़ा नुकसान था और अब उसके लिए इस गांव या इस खाल में खुद को छुपाना नामुमकिन था। बाइश के पास अब उस खाल को छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था जो उसे बहुत पसंद थी। अगर यह आदमी न होता तो हमें इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। तीनों की पीठ लिन फैन की ओर थी क्योंकि वे उस दृश्य को देख नहीं सकते थे। यह देखने में इतना खूनी था कि वे इसे देख नहीं सके। 10 सेकंड बाद पुनर्जीवित। हल्के नीले आसमान में बिखरे बादलों का खूबसूरत नजारा कुछ आंखों में झलक रहा था। इन आंखों में उम्मीद भी तैरती दिख रही थी। कितना खूबसूरत दिन है। अब मैं ऊर्जा से भर गया हूं। धिक्कार है, किसने सोचा होगा कि मैग्निफिसेंट फ्लेम सेट में इतना शक्तिशाली व्यक्ति होगा। हम भाग्यशाली हैं कि अपनी जान बचाकर भाग पाए। अरे बाइश, तुम घायल हो। एक दुष्ट साधक को एहसास हुआ कि बाइश के पुर्लिक्यू से खून टपक रहा है। बाइश एक अर्थ स्टार बॉर्डर स्टेज 2 है और फिर भी वह उस बी से घायल हो गया। वह कितना शक्तिशाली रहा होगा? दुष्ट साधक ये सोचकर कांप उठा। बाइश ने हाथ उठाकर चोट को देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सामने वाला इतना ताकतवर होगा कि उसकी नसें फाड़ देगा। उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। दरार, दरार। अचानक पूरे इलाके में एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे हड्डियां टूटने की आवाज हो।
तीनों अवाक रह गए। एक भयानक घटना की याद आते ही उनके चेहरों का रंग उड़ गया। वे धीरे-धीरे पीछे मुड़े और उनका स्वागत एक अद्भुत दृश्य से हुआ। जमीन पर लेटा लिन फैन खड़ा हो गया। उसने अपनी गर्दन और हाथ पैरों को तान दिया और उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। ठीक है, मैंने स्ट्रेचिंग पूरी कर ली है। क्या तुम लोग तैयार हो? लिन फैन ने जमीन से निकली गदा को अपने कंधों पर उठा लिया। बताओ, क्या तुम लोग असली लड़ाई के लिए तैयार हो? उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। असंभव। बाईशे के अलावा बाकी दुष्ट साधक डर के मारे लिन फैन को घूर रहे थे और चीख रहे थे, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वे उस दृश्य पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे जो उस समय घटित हो रहा था। वह तो मर ही गया, वह कैसे जिंदा हो सकता है? मतिभ्रम, हमें मतिभ्रम हो रहा होगा। बाईशे हक्का बक्का रह गया। उसने कई अजीबोगरीब नजारे देखे थे, लेकिन जो अभी हुआ था, उस पर यकीन करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। बाईशे की नजर लिन फैन के बाएं हाथ पर से हटी ही नहीं, जिसे उसने पहले ही काट दिया था। उसका हाथ फिर से वहां कैसे हो सकता है? मुझे बहुत अफसोस है, मैं पहले बहुत गुस्से में था, इसलिए मैं बहुत हिंसक हो गया था। लेकिन निश्चिंत रहो, मैं अब शांत हो गया हूं। मैं तुम्हारे साथ न्याय कर सकता हूं और वादा करता हूं कि मैं तुम में से किसी को भी गुस्सा नहीं दिलाऊंगा। लिन फैन ने कहा, इस बात की जरा भी परवाह नहीं की कि तीनों उसकी बात सुन रहे हैं या उन्हें कैसा लग रहा है। क्या बिल्ली है? बाईशे अभी भी तथ्यों को स्वीकार करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन बाकी दो साधक ऐसा नहीं कर सकते थे। उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। उनके पास लिन फैन की हरकतों का विरोध करने का भी कोई जरिया नहीं था। अब बाईशे ही पृथ्वी तारा सीमा क्षेत्र का एकमात्र साधक बचा था। बाकी सब तो पहले ही चूर्ण चूर्ण हो चुके थे। जब हमारा सामना ऐसे भयानक प्राणी से हो तो हम उसका प्रतिरोध कैसे करें? प्लॉप। किसी समय बाकी दो दुष्ट साधक घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े थे। वे इस समय व्यथित थे। उन्होंने लिन फैन को मारने के लिए न जाने कितने जीवन बर्बाद कर दिए थे। फिर भी अब लिन फैन वैसा ही दिख रहा था जैसा उन्होंने उसे पहली बार देखा था, जिंदा और तरोताजा। दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। हम उससे किससे लड़ सकते हैं? नहीं, मैं जरूर सपना देख रहा हूं। मैं इतनी निराशा में कभी नहीं पड़ूंगा। मैं निराशा में नहीं पड़ना चाहता। एक दुष्ट साधक ने कहा। उसके चेहरे की मांसपेशियां ऐसे फट रही थी मानो उसे कोई घबराहट का दौरा पड़ गया हो। उसने अपना हथियार उठाया और पागलों की तरह मुस्कुराया। यही स्थिति होगी। यह एक सपना है। जब तक मैं इस सपने से मुक्त हो जाऊंगा, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। युआन मैन, जेंग गुओ, जियो वांग, हम यहाँ आए। उई। दोनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के आत्महत्या कर ली। अरे, लिन फैन ने हैरानी से कहा, तुम्हारे दोस्तों का दिमाग खराब हो गया है। मुझे लगता है कि अब सिर्फ तुम ही बचे हो जो मेरे साथ खेल सकते हो। लिन फैन बाईशे की ओर मुड़ा। क्रूर खून। लिन फैन के चारों ओर खून और प्राणों की लहरें घूम रही थीं, और खून के टैटू फिर से उभर आए। एक तेज आभा भी महसूस की जा सकती थी। बाईशे, देखो मैं तुम्हारे साथ कितना अच्छा व्यवहार कर रहा हूं। मैंने अपना सबसे अच्छा तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। तुरंत मत मरो, ठीक है? इसमें कोई मजा नहीं आएगा। टकराना। और लिन फैन तुरंत वहां से गायब हो गया। बाईशे के चेहरे का रंग उड़ गया। वह बहुत तेज है, और भले ही उसके पास पृथ्वी की ऊर्जा नहीं है, लेकिन पृथ्वी तारा सीमा चरण एक जैसी उसकी ऊर्जा लोगों में डर पैदा करने में सक्षम है। बाईशे ने चारों ओर देखा, लिन फैन को खोजते हुए। बाईशे, मैं यही हूं। बाईशे की पीठ से एक आवाज आई, और बाईशे ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अपने अंदर की सारी ऊर्जा समेटी और लिन फैन पर हमला करने से पहले कुछ पृथ्वी ऊर्जा छड़ी में भी स्थानांतरित कर दी। टकराना। कितनी तेज शक्ति है? बाईशे का हाथ ऊपर उठा। जोरदार शक्ति का एहसास होते ही वह कुछ कदम पीछे हट गया। कमजोर, तुम सच में कमजोर हो। क्या तुम और भी मजबूत हो सकते हो? लिन फैन ने हमला किया। वह बाईशे से थोड़ा निराश था, जो स्टार बॉर्डर स्टेज 2 था। झड़प के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। फटी हुई त्वचा देखकर बाईशे गुस्से से आग बबूला हो गया। धिक्कार है, तुमने मुझे गुस्सा दिला ही दिया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने अपनी असली शक्ल दिखाने के लिए त्वचा को फाड़ दिया। वह गंजा था और सिर्फ 66 सेंटीमीटर लंबा था। वह गुस्से से लिन फैन को घूर रहा था। तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है, मैं तुम्हें मरवा देना चाहता हूं। बाईशे को देखकर लिन फैन हंस पड़ा। तो आप ऐसी दिख रही हैं। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि आप खुद को दिखाने के लिए इतनी अनिच्छुक थीं। उभरी हुई और हिलती हुई मांसपेशियां बाईशे को अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दिखाती थीं। यह अफसोस की बात थी कि वह इतना छोटा था। महान ज्वालापंथ के शिष्य, मैं तुम्हें अपना वास्तविक रूप नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। बाईशे ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। उसकी ऊंचाई उसके लिए वर्जित थी, और कोई भी उसे अपमानित नहीं कर सकता था। चूंकि तुमने मुझे मजबूर किया है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी असली क्षमता दिखाऊंगा। याद रखो, तुम्हारी मौत का कारण बाईशे है। हिंसक शरीर। टकराना। बाईशे पल भर में ही लंबा हो गया। उसकी भुजाएं भी बड़ी हो गईं। पृथ्वी की ऊर्जा उससे रिसती हुई महसूस हो रही थी, और बाईशे को अब ऐसा लग रहा था जैसे वह एक कट्टरपंथी हो जो भारी तबाही मचाने में सक्षम हो। दिलचस्प, लिन फैन हंसा। ठीक है, चलो गंभीरता से लड़ते हैं। मैं तुम्हारी ऊंचाई पर नहीं हंसूंगा, चिंता मत करो। बाईशे अब लिन फैन के अहंकार को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और दांत पीसते हुए पूरी ताकत से लिन फैन की ओर दौड़ा। मरना। पर्वतीय भूकंप ऊर्जा। धमाका। एक विस्फोट हुआ। जिस जमीन पर दोनों पक्ष खड़े थे, वह ढह गई। हर जगह धूल ही धूल थी, जिससे पूरा दृश्य ढक गया था। धीरे धीरे धूल उड़ गई। वहां एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दे रहा था जिसके पैरों के नीचे ताजा कीमा का ढेर था और उसमें से अभी भी गर्मी निकल रही थी। यह कोई मजाक नहीं है, मैंने सोचा था कि वह अधिक शक्तिशाली है। तो यह सिर्फ एक स्मैश की बात है। लाशों के बीच खड़ा लिन फैन दूर तक देखता रहा, थोड़ा नीचे देखते हुए। उसने आह भरी और अपने हाथों मारे गए दुश्मनों को अलविदा कहा। उन्होंने सोचा था कि बौना बाईशे एक उत्कृष्ट साधक था, लेकिन परिणाम ने लिन फैन को गलत साबित कर दिया और यह सब उसकी इच्छाधारी सोच थी। एक ही बार में बाईशे का ज्यादातर हिस्सा चूर्ण चूर्ण हो गया। अजय होना अकेलापन है। नोबेल बिन द्वारा प्रकाशित। एक अजय होना अकेलापन है। अध्याय 80 अल्पकालिक लक्ष्य निर्धारित करना। अध्याय 80 अल्प लक्ष्य निर्धारित करना। अनुवादक एक्सोस्टेल्स संपादक एक्सोस्टेल्स। लाशों के बीच खड़ा लिन फैन दूर तक देखता रहा, थोड़ा नीचे देखते हुए। उसने आह भरी और अपने हाथों मारे गए दुश्मनों को अलविदा कहा। उन्होंने सोचा था कि बौना बाईशे एक उत्कृष्ट साधक था, लेकिन परिणाम ने लिन फैन को गलत साबित कर दिया और यह सब उसकी इच्छाधारी सोच थी। एक ही बार में बाईशे का ज्यादातर हिस्सा चूर्ण चूर्ण हो गया। मैं क्या करूं? मैं भी नहीं चाहता था कि ऐसा हो। उसने खून को देखा और जमीन पर पड़ा रहा। जो करना है वो करना ही होगा। मैं एक गरीब बच्चा हूं, मृतकों से लेना मेरे लिए कमाने का बुरा तरीका नहीं है। हालांकि अब उसका सामान ढूंढना आसान नहीं है। मुझे उसे मारने के अपने तरीके पर पछतावा हो रहा है। मुझे उसे एक ही टुकड़े में मरने देना चाहिए था ताकि मुझे इस खूनी कीचड़ में हाथ पांव मारने की नौबत न आए। मेरा शरीर अभी भी ठीक से काम कर सकता है और मैंने क्रूएल ब्लड लेना बंद कर दिया है। हालांकि इसके कुछ अवशिष्ट प्रभाव हैं, मैं उन्हें बाद के लिए छोड़ सकता हूं। ज्यादा जरूरी यह है कि मैं पहले वो काम करूं जो मुझे करने हैं। मुझे अपने अंक जांचने दो, मैं बहुत अच्छे मूड में हूं। 760 अंक। अर्थ स्टार बॉर्डर स्टेज 1 के लिए 200 अंक तथा अर्थ स्टार बॉर्डर स्टेज 2 के लिए 300 अंक। दोनों चरणों में कोई खास अंतर नहीं है। ऐसा लगता है कि अंकों के मामले में मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता मायने रखती है। खैर, माउंटेन क्वैक एनर्जी बुरी नहीं है, इसने मेरी ताकत दोगुनी कर दी। बाईशे को मारने के लिए मैंने जो ताकत इस्तेमाल की, वो कमाल की है। उसके जैसा अर्थ स्टार बॉर्डर स्टेज 2 एक भी बार झेल नहीं पाया और अब चूर्ण चूर्ण हो गया है। मैं अपनी क्षमता से प्रभावित हूं। अगर मैं अभी इतना शक्तिशाली हूं, तो भविष्य में मैं कितना शक्तिशाली होऊंगा। मृतकों की संपत्ति लेना अब शुरू होता है।
लिन फैन का पहला निशाना 22 था। हालांकि अब वो मैच हो चुका है, फिर भी मैं उसके ढेर में से उसकी सारी चीजें निकाल लूंगा। पर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। कोई इतना छोटा कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक स्मैश से वो कुछ भी न बचे। अरे तभी लिन फैन की नजर एक अंगूठी पर पड़ी। यह 22 की स्टोरेज वाली अंगूठी है। लिन फैन की आंखें चमक उठी। मैं इसे लेकर बहुत उत्साहित हूँ। कृपया इसे निराशाजनक न होने दें। खुला। धिक्कार है। जब लिन फैन ने अंदर का सामान देखा तो उसका दिल तेजी से धड़क उठा। अमीर, वह वाकई अमीर है। वहां गोलियों की लगभग 10 बोतलें, नकदी का एक बड़ा ढेर और 2 कौशल सेट थे। त्वचा परिवर्तन संग्रह, नश्वर उच्च श्रेणी कौशल सेट, हिंसक शरीर, रहस्यवादी निम्न श्रेणी कौशल। जंगल में मिले पिछले बुजुर्ग के अलावा 22 की भंडारण अंगूठी ने उन्हें सबसे अधिक खुशी दी। हालांकि यह त्वचा परिवर्तन संग्रह बेकार है। इसका केवल एक ही कार्य है और यह दुष्ट साधकों को नई त्वचा के नीचे छिपने में मदद करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये वायलेंट बॉडी अच्छी है। मेरे पास अभी ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, इसलिए ये बाद में ही आ पाएगी। दूसरे दुष्ट साधकों की भंडारण अंगूठियों को ढूंढना बहुत मुश्किल था। सौभाग्य से लिन फैन काफी कुछ कमाने में कामयाब रहे। हालांकि उनके पास 22 जितना धन नहीं था। घटनास्थल से भाग जाओ। अगले दिन दूर से कुछ आकृतियां आती दिखाई दी। जैसे ही वे घटनास्थल पर पहुंचे, खून की असहनीय गंध उनकी नाक में भर गई। सबने उससे निपटने के लिए अपनी नाक भींच ली। ये सब मर गए हैं? धूसर रंग के लबादे में एक आदमी ने पूछा। सिर्फ उसकी उंगलियां जो उसकी नाक को भींच रही थी, हवा में थी और उन पर काले रंग के निशान दिखाई दे रहे थे। यह दृश्य देखकर उसका दिल टूट गया। हे प्रभु, वे सब मर चुके हैं। उसके आसपास खड़े लोगों ने अपने आसपास का नजारा देखा और जब उन्हें यकीन हो गया कि कोई जिंदा नहीं बचा है और कोई भी लाश नजर नहीं आ रही है, तो उन्होंने जवाब दिया। उन्हें क्या अनुभव हुआ? क्या उनका सामना किसी ऐसे जानवर से हुआ जो लोहे टुकड़े कर देता है? 22 कहाँ है? उस आदमी ने ठंडे स्वर में पूछा। उसकी नाखुशी को महसूस करते हुए उसके आसपास के सभी लोग एक कदम पीछे हट गए और जमीन की ओर देखने लगे, उसकी ओर देखने से डरते हुए। हे प्रभु, वह आपके पैरों के नीचे है। उस आदमी ने नीचे देखा और अपने पैर उठाए तो उसके जूतों पर चिपचिपा पदार्थ और खून दिखाई दिया। बगल में उसे 22 का आधा चेहरा दिखाई दे रहा था और उसकी बची हुई एकमात्र आंख जो उस डर को दर्ज कर रही थी जो उसने अपनी मौत से ठीक पहले महसूस किया था। यह कैसे हुआ? उस आदमी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। 22 कोई कमजोर साधक नहीं था, लेकिन उसकी मौत कितनी भयानक थी। और तो और लाश की बनावट से पता चल रहा था कि अपराधी ने कितनी बेरहमी से हत्या की थी। हो सकता है कि वह कोई दुष्ट साधक रहा हो, लेकिन अपराधी तो उनसे कहीं ज्यादा क्रूर था। प्राचीन नदी गांव की ओर भीड़ अपराधी को पकड़ने के लिए दूर तक दौड़ी। लिन फैन एक जंगल में पहुंचा। उन्होंने अपनी सभी युद्ध ट्रॉफियों को आजमाने के लिए एक स्थान ढूंढ लिया। उसने गोलियां अपने हाथ में उड़ेल ली। ये कई उच्च श्रेणी की नश्वर और रहस्यमय गोलियां हैं। लगता है 22 ने ढेरों खजाने कमाए हैं। हालांकि नश्वर उच्च श्रेणी की गोलियां उसके लिए लगभग बेकार थीं। लिन फैन सभी अंक देखकर खुश था। एक अनुभव बिंदु तो अनुभव बिंदु ही होता है ना? उसने एक ही बार में सभी उच्च श्रेणी की गोलियां खा ली। गोलियों का असर जल्द ही दिखने लगा और उसके शरीर के हर हिस्से में लगातार सुधार होने लगा। बहुत जल्द लिन फैन के अनुभव अंक बढ़ गए। अब उसने अपने लिए एक लक्ष्य तय कर लिया था कि वापस लौटने से पहले उसे अपनी पूरी क्षमता तक साधना करनी होगी, वरना यह यात्रा व्यर्थ हो जाती। माउंटेन क्वेक एनर्जी के कुल 6 स्तर हैं और मैं अभी सिर्फ तीसरे स्तर पर हूं। उच्चतम स्तर तक पहुंचे बिना वापस जाना कितना शर्मनाक होगा। मुझे भी वायलेंट बॉडी सीखना शुरू करना होगा। मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। जहां तक देव तलवारबाजी में परिवर्तन की बात है, जिसके लिए 50,000 अंकों की आवश्यकता है, वह अभी भी मेरे अकालिक लक्ष्य से बहुत दूर है। मुझे और भी कड़ी मेहनत करनी होगी। दरार, वाह, इनका असर थोड़ा ज्यादा ही तेज है। भले ही ये सब सिर्फ मॉडल की उच्च श्रेणी की गोलियां हों, लेकिन इनके तेज असर से मेरी छाती लगभग फट ही गई। शुक्र है मैं ठीक हूं। अपनी छाती में दरार देखकर लिन फैन ने आह भरी। मुझे मिस्टिक ग्रेड की गोलियां थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेनी होंगी। इनके जबरदस्त असर से मैं मर भी सकता हूं। हालांकि इस बार मैं भाग्यशाली हूं। मुझे जो भी गोलियां मिली वे सभी साधना की गोलियां हैं। अगर वे सहायक गोलियां होती तो इतनी उपयोगी नहीं होती। मैं बहुत भाग्यशाली हूं। लिन फैन ने खुशी से आह भरी। दुर्लभ सहायक गोलियों को छोड़ दें तो खेती की गोलियां सहायक गोलियों से कहीं ज्यादा मूल्यवान थीं। दोनों प्रकारों का अंतर भी स्पष्ट था। गोली का ग्रेड जितना उच्च होगा, उसका प्रभाव उतना ही बेहतर होगा तथा अवशिष्ट प्रभाव भी उतना ही अधिक मजबूत होगा। कुछ घंटों बाद लिन फैन ने सभी गोलियां लेने के बाद 255, 470 अनुभव अंक प्राप्त कर लिए थे। मुझे अपने आंकड़े जांचने दीजिए। नाम लिन फैन। साधना पृथ्वी तारा सीमा चरण 1 जोड़। अनुभव अंक 255, 470 अंक 6760। प्रतिभाएं अमरता, अल्ट्रा प्रिसाइज ब्लेड क्लॉ। विशेषता गोल्डन बॉडी टेम्परिंग सीक्रेट 3। अर्जित कौशल हिंसक गदा अधिकतम, क्रूर रक्त अधिकतम, पर्वतीय भूकंप ऊर्जा स्तर 3। लॉटरी कांस्य 100, रजत 300 अभी तक अनलॉक नहीं किया गया है। गोलियों से प्राप्त अनुभव अंक स्वयं द्वारा की गई साधना से कहीं अधिक है। मैं हर स्तर पर शिखर तक पूरी तरह से साधना करने का लक्ष्य रखता हूं। मुझे अपने गोल्डन बॉडी टेम्परिंग सीक्रेट को भी मिस्टिक लेवल तक ले जाना होगा। अर्थ स्टार बॉर्डर स्टेज 2 तक लेवल अप करने के लिए निश्चित रूप से बहुत सारे पॉइंट्स की आवश्यकता होगी, भले ही मुझे सटीक मात्रा का पता न हो। अपनी सभी युद्ध ट्रॉफियां जीतने के बाद लिन फैन को अब अपना अकालिक लक्ष्य पूरा करना था। उसने ताई संप्रभु तलवार निकाली और आत्महत्या कर ली। एक बेहतरीन हथियार वाकई बेहतरीन होता है। मैं ऐसा कट लगा पाया जो चलते बादलों और बहते पानी जितना चिकना था। जरा भी प्रतिरोध नहीं हुआ। 10 सेकंड बाद पुनर्जीवित हो जाओ। ऊर्जा से भरपूर लिन फैन एक पेड़ की शाखा पर खड़ा था, दूर तक देख रहा था और अपने दिल में खुद को प्रोत्साहित कर रहा था। मैं अपनी मृत्यु के बाद ही अंक एकत्र करना बंद करूंगा। मेरी बात याद रखना। एक धमाके के साथ लिन फैन जमीन पर उतरा और अपनी गदा के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। अंकों का दीवाना लिन फैन एक बार फिर काम पर लौट आया। कुछ ही देर में लिन फैन वहीं रुक गया। वह एक विशाल पेड़ के पीछे छिप गया और उसकी नजर सामने खड़े जानवरों के झुंड पर पड़ी। किसी नई जगह पर होना बहुत अच्छा है। मैंने किक्सिया वन के बाहरी क्षेत्र में इतना कुछ कमाया है कि मेरे लिए वहां कोई जानवर ढूंढना मुश्किल है। यह एक अच्छी जगह है। यह बहुत दुख की बात है कि मैं निम्न वर्ग का हूं, अन्यथा मैं जंगल में और भी अंदर चला जाता। जंगल के अंदरूनी हिस्सों में रहने वाले जानवर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं, उन जानवरों से बिल्कुल अलग जिन्हें मैं अभी बाहरी क्षेत्र में देख रहा हूं। जब मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगा तो मैं अंदर जाऊंगा और भी कमाऊंगा। फिलहाल तो मैं बस उतना ही कमाऊंगा जितना कमा सकता हूं। दरार स्पष्ट और तेज आवाज ने जानवरों का ध्यान अपनी ओर खींचा। कुछ ही देर में अनगिनत क्रूर आंखें शोर की दिशा में देखने लगी। तभी लिन फैन को कंधे पर गदा लिए और चेहरे पर मुस्कान लिए बाहर जाते देखा जा सकता था। मेरे प्यारे बच्चों, आराम करो। क्या हम एक खास स्वागत समारोह रख सकते हैं? गर्जन निम्न साधना के जानवर बुद्धि से लैस नहीं थे। वे प्राकृतिक प्रवृत्ति से जीवित रहते थे। अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति के कारण वे लिन फैन को देखते ही उस पर हमला कर देते थे। मैं देख रहा हूं कि तुम लोग मिलनसार नहीं हो। खैर, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। माफ करना, लिन फैन ने दया से कहा। उसने अपनी गदा कसकर पकड़ ली और पूरी ताकत उसमें झोंक दी और जानवरों को उछलते हुए देखने लगा। अंक जोड़ 80। प्लांट टस्क ऐसे जानवर थे जो पौधों की तरह हरे थे। वे झुंड में रहते थे और उनमें भेड़ियों जैसी स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। उन्हें ऐसे जानवर भी माना जाता था जिनसे एक बार फंस जाने के बाद बचना मुश्किल होता था। पृथ्वी तारा सीमा क्षेत्र से नीचे के किसी भी साधक को इनका झुंड देखते ही तुरंत पीछे हट जाना चाहिए। अंक कम हो सकते हैं, लेकिन लाभ भी हैं। मेरी साधना बढ़ने पर भी अंक कम नहीं होते।
एक भयंकर युद्ध जल्द ही समाप्त हो गया। लिन फैन ने अपनी सभी समस्याओं को हल करने के लिए क्रूर बल का इस्तेमाल किया और उसने प्लांट टस्क के साथ भी ऐसा ही किया। उनमें से हर एक को कुचलकर मार डालना एक आसान काम था। कुछ ही समय में युद्ध समाप्त हो गया। इस लड़ाई में लिन फैन को लगभग 1000 अंक मिले। ये भले ही छोटी रकम रही हो, लेकिन लिन फैन के लिए यह संतोषजनक था क्योंकि वह आने वाले लंबे समय तक ये कमाई जारी रखने वाला था। मैं यहीं नहीं रुकने वाला। जीवन महान है। अब जब मैंने यहाँ सभी जानवरों को मार गिराया है, तो मैं कहीं नई जगह जा रहा हूँ। 2 दिन बाद लिन फैन अभी भी जंगल में जानवरों का वध करते हुए अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद ले रहा था। हर बार जब वह थक जाता, तो वह आंखें बंद कर लेता और भविष्य में दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़े होने की कल्पना करता। यही उसे आगे बढ़ने की ऊर्जा देता था। यदि मैं अपने जीवन में किसी भी बाधा से नहीं गुजरूंगा तो मैं सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता हूँ? वाह! एक लाल रंग का रक्त अजगर बिजली की तरह लिन फैन की ओर झपटा। लिन फैन के चारों ओर कुंडली मारकर धीरे-धीरे ऊर्जा खर्च कर रहा था, मानो वह लिन फैन की हड्डियों को कुचलने के लिए दृढ़ था। 2 अर्थ स्टार बॉर्डर स्टेज 1 ब्लड पाइथन के सामने आने के बाद लिन फैन के मन में उन दोनों को मारने का विचार आया। हालांकि वह इस रक्त अजगर से उलझ गया था जो दूसरे को मारने के बाद उसके आसपास था। ब्लड पाइथन भले ही अर्थ स्टार बॉर्डर स्टेज 1 का ही एक सदस्य रहा हो, लेकिन अपनी प्रकृति के कारण वह इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर था। शायद ईश्वर न्यायप्रिय है। इसमें असाधारण शक्ति थी जो उस बुद्धिमत्ता की पूर्ति कर सकती थी जो इसमें नहीं थी। शस! रक्त अजगर ने अपना मुंह खोल दिया। लिन फैन को निगलना चाहता था। तुम हद पार कर रहे हो। लिन फैन ने अपनी गदा छोड़ी और नंगे हाथों से सांप को पकड़ लिया। पूरी ताकत से उसने उसे अपने शरीर से अलग कर दिया, जिससे सांप दर्द से तड़पने लगा। मरना, टकराना। अपने दोनों हाथों से लिन फैन ने रक्त अजगर को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया, जिससे खून पूरी जमीन पर फैल गया। अरे, आज रात खाना है सांप का सूप। लिन फैन को नहीं पता था कि ब्लड पाइथन जहरीला है या नहीं, लेकिन वो डरा नहीं। मैं हर जहर से प्रतिरक्षित हूँ। बुरा से बुरा तो मैं मरकर फिर से जिंदा हो जाऊंगा। आखिरकार मैं 10 सेकंड के बाद हमेशा एकदम सही अवस्था में होती हूँ। मुझे किसी चीज का डर नहीं है। धीरे धीरे आसमान काला पड़ने लगा। उसके भी बिंदुओं में स्पष्ट अंतर दिखाई देने लगा। दिन भर की मार काट के बाद मैं थक गया हूँ। हालांकि फसल बहुत अच्छी थी। अब मेरे हाथ में 40,000 अंक हैं। मैं अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब पहुंच गया हूँ। शस! लिन फैन ने आग जलाई। ऐसी जगह खुलेआम आग जलाना समझदारी नहीं थी, क्योंकि इससे अनचाहे जानवर आकर्षित हो सकते थे। हालांकि लिन फैन को उम्मीद थी कि जानवर खुद ब खुद आ जाएंगे। मुझे नहीं पता कि मैंने जानवरों का जरूरत से ज्यादा शिकार किया है या क्या, लेकिन अब मुझे उन्हें ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही है। ऐसा लगता है जैसे वे मुझसे बच रहे हैं। तभी एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। लिन फैन खड़ा हुआ और दूर की ओर देखने लगा, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने शायद गलत सुना है। हालांकि जब वह वापस बैठा तो उसने फिर से शोर सुना। क्या हो रहा है? क्या हुआ? मैंने इंसानों की आवाजें सुनी। क्या मेरे इलाके में कोई है? लिन फैन ने खुद से बुदबुदाया, इस बात पर झिझकते हुए कि क्या उसे देखना चाहिए। अंततः उन्होंने इस पर नजर डालने का निर्णय लिया। बुजुर्गों से खजाने पाने के बाद लिन फैन को अब मृतकों की चीजें लेना बहुत पसंद था। इससे उसे हर बार आश्चर्य होता था। जब वह घटनास्थल पर पहुंचे तो लिन फैन ने जानवरों से घिरे लोगों के एक समूह को देखा। उनमें से 2 नाम ऐसे थे जो मुझे जाने पहचाने लग रहे थे। उसने बहुत सोचा और किसी तरह उन्हें याद कर लिया। यूनलो शहर, वांग परिवार के शिष्य, वांग शुफेंग और वांग जियान। क्या ये वही लोग नहीं हैं जिनसे मैं तब मिला था जब मैं और मेरे बड़े भाई किसी मिशन पर गए थे? लगता है ये लोग मुसीबत में हैं। हमला करो, तुम सब हमला करो। जब हम वापस आएंगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अपने सामने की स्थिति देखकर वांग जियान का चेहरा उड़ गया और वह डर के मारे कांपते हुए पीछे छिप गई। वह मौजूदा स्थिति का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। लिन फैन एक पेड़ पर खड़ा होकर मुस्कुराया। स्वर्ग जलता गैंडा, पृथ्वी तारा सीमा चरण 2। दिलचस्प। समूह स्वर्ग में जलते गैंडों से घिरा हुआ था और उनमें से एक पृथ्वी तारा सीमा चरण 2 पर था। इससे निपटना भले ही आसान न हो, लेकिन लिन फैन उनकी जान जरूर बचा सकता था। उनमें से अर्थ स्टार बॉर्डर स्टेज 2 के साधक की बदौलत वांग जियान और वांग शुफेंग अब तक बच पाए हैं। हालांकि अर्थ स्टार बॉर्डर स्टेज 2 का साधक अब ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मौत से ज्यादा दूर नहीं है। यदि वह वांग जियान और वांग शुफेंग की रक्षा नहीं कर रहा होता तो वे अब तक निश्चित रूप से मर चुके होते। हालांकि समूह के बाकी लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। उनमें से ज्यादातर पहले ही मर चुके थे। एक साधारण पृथ्वी स्टार बॉर्डर स्टेज 2 वास्तव में एक स्वर्ग जलते गैंडे के सामने कुछ भी नहीं था। अरे! लिन फैन चिल्लाया। घोर निराशा में लिन फैन की आवाज ने समूह के दिलों में आशा की किरण जगा दी। वांग शुफेंग ने तो वांग जियान को छोड़कर अर्थ स्टार बॉर्डर स्टेज 2 के साधक के साथ उस इलाके से भागने की भी तैयारी कर ली थी, क्योंकि वह वांग शुफेंग का ही एक साधक था। वांग जियान की तुलना में उसकी जान से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी। भाई लिन, हमें बचाओ! वांग शुफेंग चिल्लाया। स्वर्ग जलाने वाले गैंडों का झुंड भी लिन फैन की ओर मुड़ा। उन्हें खतरे का एहसास हुआ, लेकिन झुंड के लिए अपने सामने मौजूद शिकार को छोड़ना नामुमकिन था। लिन फैन को देखकर वांग जियान को अपनी क्षमता याद आ गई। जल्दी करो और मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। आखिरी तिनका पकड़ते हुए वह चिल्लाई, मैं तुम्हें कुछ भी और सब कुछ दे सकती हूँ। लिन फैन स्वर्ग में जलते गैंडों की ओर मुड़ा। भाइयों, मुझे थोड़ा सम्मान दो, रुको और मुझे अपना काम पूरा करने दो। बेशक स्वर्गीय जलते गैंडे लिन फैन को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्हें एहसास था कि लिन फैन उन सब में सबसे खतरनाक है। इसलिए उन्होंने उससे सावधान रहने की ठान ली थी। जब तक वह नहीं हिलता, वे भी नहीं हिलेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन मुझे भी ऐसा ही इनाम चाहिए। बस एक साधारण सी गुजारिश है, तुम्हें बस अपना सब कुछ मुझे देना होगा, अपनी स्टोरेज रिंग समेत। ये तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती तो नहीं है ना? लिन फैन ने पूछा। वांग जियान ने उसकी बातें सुनकर लगभग दम तोड़ दिया। वह बहुत देर तक डरी रही। तुम इतनी मोटी चमड़ी वाली कैसे हो? मैं वांग परिवार की दासी हूँ। एक शानदार ज्वाला संप्रदाय की शिष्या होने के नाते तुम्हें मुझे बचाना होगा, वरना मैं शानदार ज्वाला संप्रदाय में जाकर तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करा दूंगी। सजा मिलने का इंतजार करो। तुम अभी भी वहां क्यों खड़ी हो? जल्दी करो और मुझे बचाओ। मैं वांग परिवार की मिस हूँ। वांग जियान के शब्दों ने लिन फैन को अवाक कर दिया। क्या आप नासमझ हैं? ठीक है, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब यह मेरा काम नहीं है। जैसे ही वह जाने वाला था, वांग शुफेंग की आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। भाई लिन, अगर आप हमारी जान बचा लें तो हम आपके बहुत आभारी होंगे। लेकिन देखिए, यह मेरा परिवार का सदस्य है और यह स्टार बॉर्डर स्टेज 2 का सदस्य है। आपको क्या लगता है अगर यह भागने में कामयाब हो गया और मैग्निफिसेंट फिल्म सेट में पहुंच गया तो क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि अगर यह बात किसी को पता चल गई तो क्या परिणाम होंगे? लेकिन अगर आप हमें बचा लेंगे तो हम भाई लिन को जरूर भारी इनाम देंगे। ये शब्द सुनकर लिन फैन के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे ये सुनकर इतना असहज क्यों लग रहा है? लिन फैन पेड़ से नीचे कूद गया और चेहरे पर शिकन लिए वांग जियान की ओर चला गया। वांग जियान और वांग शुफेंग के चेहरों पर तुरंत मुस्कान आ गई। आखिरकार हमारा सौदा पक्का हो गया। हम अपनी सारी संपत्ति उसे कैसे दे सकते थे? मीठी मीठी बातें और धमकी। सोच विचार के बाद उसे साफ साफ पता होना चाहिए कि क्या करना है। हमारा पृथ्वी तारा सीमा चरण 2 स्वर्ग जलते गैंडे के झुंड से छुटकारा पाने में असमर्थ हो सकता है, लेकिन उसके लिए यहाँ से बच निकलना कोई समस्या नहीं है। जब तक वह भागने में सफल हो जाता है, तब तक लिन फैन मुसीबत में पड़ जाएगा जब वांग परिवार शानदार ज्वाला संप्रदाय में शिकायत दर्ज करा देगा। लिन फैन ने उनकी ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाए, लेकिन उनके पास पहुंचकर वह वहीं रुक गया। हाँ, तुम सही कह रहे हो। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। अगर तुम बच गए तो मैं शिकायत दर्ज करा दूंगा, लेकिन अगर तुम मर गए तो तुम शिकायत कैसे दर्ज कराओगे? लिन फैन ने ऐसे देखा मानो मैं अपनी बुद्धि से बहुत प्रभावित हूँ। तुम क्या हो? वांग शुफेंग चौंक गया, मानो उसे कोई डरावनी बात याद आ गई हो।
याद रखें, मैं किसी की भी धमकियों को बर्दाश्त नहीं करता, खासकर आप लोगों की, क्योंकि मैं तुम्हें बचाने के लिए बाध्य नहीं हूं। टकराना। गदा पृथ्वी स्टार बॉर्डर स्टेज 2 के लिए चला गया। धमाका। पृथ्वी स्टार बॉर्डर वांग परिवार का सदस्य अब मर चुका था। अब संभावित खतरा खत्म हो गया है। अगर आपके पास मुझे धमकाने के लिए कुछ और है तो कृपया बताएं। एक धमाके के साथ गदा जमीन पर गिर पड़ी। लिन फैन ने दोनों को व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ घूरा। वांग शुफेंग और वांग जियान का वांग परिवार में ऊंचा दर्जा था और उनकी दौलत और शानदार जीवन शैली निस्संदेह लिन फैन को आकर्षित करती थी। चूंकि वे अपनी जान की कीमत चुकाने के बजाय मुझे धमकाना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने यही मांगा है। फिर भी याद दिलाने के लिए शुक्रिया। मुझे नफरत है जब लोग मुझे धमकी देते हैं। ग्लूग। वांग जियान का चेहरा कागज के पन्ने जैसा पीला पड़ गया। उसके सामने पड़े खून से सने मैश को देखकर उसे उल्टी आ गई। वांग परिवार की हथेली में मिस और मोती होने के नाते उसने ऐसा घिनौना दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। कुछ ही समय में उसे पश्चाताप का एहसास होने लगा। भाई लिन, यह एक गलतफहमी है। यह सचमुच एक गलतफहमी है। हम भाई लिन को सब कुछ देने को तैयार हैं, बशर्ते भाई लिन हमें बचाएं, वांग शुफेंग ने तुरंत कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह शानदार ज्वाला संप्रदाय का शिष्य इतना निर्दयी होगा कि सिर्फ एक मतभेद के कारण हत्या कर देगा। अब वे झुंड से घिरे हुए थे और उनके ठीक सामने एक नरकट खड़ा था। अब उन्हें बचाने वाला एकमात्र व्यक्ति वही नरकट था जो उनके सामने खड़ा था। वांग शुफेंग इस समय वांग जियान से नफरत से भर गया था। वो निकम्मी औरत, क्या वो कुछ काम नहीं कर सकती? अगर उसकी बातों ने मुझे गुमराह न किया होता तो मैं ये बयान ही न देता। मुझे आशा है कि अब जब मैंने उनकी बात मान ली है तो वे मेरे शब्दों के लिए मुझे क्षमा कर देंगे। स्वर्ग जलाने वाले गैंडों का झुंड अब पूरी तरह से भ्रमित हो गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब इंसान एक दूसरे का गला क्यों काटने लगे हैं। उन्हें लगा कि इंसान वाकई इस धरती पर सबसे खतरनाक प्राणी है। हम गैंडे बहुत एकजुट हैं, हम एक दूसरे को नहीं मारेंगे। हालांकि यह इंसान खतरनाक लगता है, बहुत खतरनाक। क्या वो मेरे साथ मजाक कर रहा है? शुरू में तो वो तैयार नहीं था, पर अब तैयार है। लिन फैन ने मन ही मन सोचा। तुम मुझे उलझन में डाल रहे हो। बातचीत करना वाकई झंझट भरा काम है। लिन फैन ने भौहें चढ़ाईं। गदा तो अब भी सबसे अच्छी है। अगर वे मर चुके हैं तो बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वांग शुफेंग का दिल पहले से ही गले में था, लेकिन यह देखकर कि लिन फैन ने अभी तक उसके साथ कुछ नहीं किया था, उसके दिल की गहराई से उम्मीद जगी। कम से कम वह मुझे मारने के बारे में तो नहीं सोच रहा। भाई लिन, कृपया अपनी बात कहो, मैं तुम्हें वह सब कुछ बता दूंगा जो मैं जानता हूं। लिन फैन हंसा और गदा उसके कंधे पर रख दी। यह बताना मुश्किल है कि तुम्हारी कौन सी बातें सच है। वे मुझे उलझन में डाल रही हैं, मैं किस पर विश्वास करूं? भाई लिन, मैं सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। मैं अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए भाई लिन को अब सब कुछ दे दूंगा। वांग शुफेंग ने तुरंत अपनी स्टोरेज रिंग उतारी और लिन फैन को दे दी। ये देखकर कि लिन फैन ने स्टोरेज रिंग रख ली है, वांग शुफेंग ने राहत की सांस ली और जल्दी से आगे बढ़ा। भाई लिन, मुझे बचा लो। जब तक मैं वापस आऊंगा मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगा। अगर तुमने शुरू से ही मेरा साथ दिया होता तो मैं ऐसा कर देता। लिन फैन हंसा। लेकिन तुम्हारी पिछली बातों ने मुझे याद दिला दिया कि अगर तुम अभी मुझे अपनी सारी चीजें सौंप भी दोगे तो भी संप्रदाय में शिकायत दर्ज कराकर तुम मेरे लिए दुर्भाग्य ला सकते हो। चूंकि मामला ऐसा है इसलिए मैं तुम्हें चुप करा देना चाहता हूं। एक क्षण में ही गदा वांग शुफेंग पर तेजी से गिर पड़ी। नहीं, वांग शुफेंग चीखा, उसकी आंखें भय से भर गईं। टकराना। एक धमाके के साथ वह कीमा बन गया। मैं पहले बहुत लापरवाह था, लेकिन इन दो दयालु आत्माओं के लिए धन्यवाद। मुझे उस मुसीबत की याद दिला दी गई जो तब आ सकती थी जब मैंने उनकी संपत्ति ले ली होती। तो फिर क्यों न मेरी सारी समस्याएं एक ही बार में हल कर दी जाए। इस समय वांग शुफेंग के पास केवल आधा शरीर बचा था और उसकी आस्तीन से पैसों का एक बड़ा ढेर गिर गया। मुझे पता था कि तुम ईमानदार नहीं हो। लिन फैन ने नकदी का ढेर उठाया और आखिरी व्यक्ति की ओर मुड़ने से पहले उसे अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया। वांग परिवार की मालकिन वांग जियान बेहद खूबसूरत लेकिन बेहद स्वार्थी भी। वांग जियान हक्की बक्की रह गई। वह वहीं खड़ी रही, उसका दिमाग खाली हो गया। मर गया, हर कोई उसकी वजह से मर गया। मैं वांग परिवार की मिस हूं, मुझे अभी बहुत आगे जाना है, बहुत लंबी जिंदगी जीनी है। मैं यहाँ कैसे मर सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या चाहिए? वांग जियान ने घबराकर पूछा और एक कदम पीछे हट गई। हालांकि स्वर्ग जलाने वाले गैंडों का झुंड उसके ठीक पीछे खड़ा था। इस समय वह चट्टान के किनारे पर आ गई थी। अब मुझे क्या करना चाहिए? यह व्यक्ति मुझे अवश्य मार डालेगा और मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। मैं खरपतवार काटने और जड़ों को खत्म करने जा रहा हूं। और क्या? लिन फैन हंसा। वांग जियान ने कल्पना भी नहीं की थी कि अगर लिन फैन उसे मार दे तो उसका क्या होगा। क्या मैं भी बाकियों की तरह खूनी हो जाऊंगी? मैं तो एक तस्वीर की तरह सुंदर हूं, फिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे किया जा सकता है? मुझे छोड़ दो। जैसे ही तुम मुझे छोड़ दोगे मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत, रुतबा और खुद को भी दे सकती हूं। मैं खुद को भी तुम्हें दे सकती हूं। वांग जियान को अपने रूप पर पूरा भरोसा था। उसे विश्वास था कि कोई भी उसकी खूबसूरती को नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। जब तक मैं जिंदा हूं उम्मीद बनी रहेगी। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जब मैं परिवार के पास वापस आऊं तो यह इंसान चूर्ण चूर्ण हो जाए। अचानक जब वांग जियान गहन विचार में डूबी हुई थी, एक शक्तिशाली शक्ति उस पर आई। जब उसने ऊपर देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह मर चुकी थी। खलनायक हमेशा इसलिए मरते हैं क्योंकि वे बहुत ज्यादा बोलते हैं और मैं खलनायक नहीं बनना चाहता। पूरे क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। वाह, लिन फैन ने आह भरी। मैं बहुत हिंसक हूं, मैंने इतनी खूबसूरत लड़की को मार डाला। मुझे वाकई एक मजबूत इंसान बनना ही चाहिए। और लिन फैन ने मृतकों का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने गैंडे से मरने वाले शिष्यों को भी नहीं छोड़ा। इस सफर में मैंने बहुत कुछ कमाया है। मुर्दों को लूटकर मैं सचमुच अमीर हो गया हूं। लिन फैन ने मन ही मन आह भरी। वह पहले गरीब था लेकिन अब वह काफी अमीर हो गया था। रुको, मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण काम है जो मैंने नहीं किया है। ध्यान से सोचने के बाद लिन फैन को पता चला कि उसे सबूत नष्ट करना होगा। उसने गैंडे के झुंड पर एक नजर डाली और मृतक का सारा सामान समेटने के बाद तुरंत भाग गया। गैंडे असमंजस में एक दूसरे को घूर रहे थे। लिन फैन की हरकतों से वे हैरान थे। अपने क्रूर स्वभाव के कारण उन्हें लग रहा था कि लिन फैन बेहद खतरनाक है, लेकिन वे उससे उतना डरते नहीं थे। लिन फैन का पीछा न करने की वजह यह थी कि वह बहुत तेज था। दूर एक प्राचीन पेड़ के पीछे लिन फैन का सिर बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। जब वह धीरे धीरे इंतजार कर रहा था, वह घटनास्थल से लोगों के हटने का इंतजार कर रहा था। उसने वांग परिवार के सदस्यों को खूनी दलदल में धकेल दिया था, जिससे निपटना उसके लिए मुश्किल हो गया था। हालांकि अगर वह स्वर्ग जलाने वाले गैंडों के झुंड को इससे निपटने देता तो यह बहुत आसान होता। फिर मैं झुंड को मार डालूंगा और सब कुछ हल हो जाएगा। मैं कितना होशियार हूं। यदि मुझे सर्वश्रेष्ठ नहीं माना गया तो सर्वश्रेष्ठ कौन होगा? स्वर्ग को जलाने वाले गैंडे के झुंड का नेता गुर्राया और अपने परिवार के सदस्यों को भोजन के लिए बुलाया। स्वर्ग जलाने वाले गैंडों का झुंड उमड़ पड़ा और लालच में लाशों को निगलने लगा। कुछ लाशों की भयानक हालत के बावजूद उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आखिरकार सब एक ही था। लिन फैन चुपके से यह नजारा देख रहा था। मुझे दोष मत दो, वह बुदबुदाया। मेरे खिलाफ साजिश रचने और बदतमीजी करने के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। आखिर ऐसे लोग दुनिया के लिए मुसीबत हैं, खासकर वांग जियान बदतमीज और घमंडी। वो ऐसी है जो सोचती है कि उसे देखना ही हमारी शान है। मैं उनमें से जितने भी देखूंगा उन्हें मार डालूंगा। मेरी गदा शाकाहारी नहीं है। उनकी पहचान के कारण यदि मैं उनकी लाशों को खुले में छोड़ दूं तो उन्हें कुछ अन्य लोगों द्वारा खोजा जा सकता है और इससे मुझे परेशानी होगी। लेकिन अब झुंड ने उन सबको अपने पेट में निगल लिया है। सबूत मिटाने का एक बेहतरीन तरीका। अगर वे अब भी मुझे पकड़ पाते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना।
पलक झपकते ही स्वर्ग जलते गैंडों के झुंड ने दृश्य साफ कर दिया। अब समय आ गया है कि मैं खुद को दिखाऊं। मेरे पास अभी जो अंक है वे मेरी जरूरत से बहुत दूर है। मुझे और मेहनत करनी होगी। प्यारे बच्चों, तुम्हारा पेट अभी भरा नहीं है ना? स्वर्ग जाने का समय हो गया है। लिन फैन अपनी गदा लेकर प्राचीन पेड़ से नीचे कूद पड़ा और स्वर्ग जलाने वाले गैंडों के झुंड की ओर दौड़ पड़ा। तेज और सटीक, मैं कोई धुलमुल इंसान नहीं हूं। लिन फैन को वापस आते देख झुंड गुस्से से गुर्रा उठा। लिन फैन के लिए सबसे खतरनाक जानवर झुंड का सरदार होगा, जो एक स्टार बॉर्डर स्टेज 2 था। बाकी गैंडे तो कचरा थे, कचरा जो लिन फैन के लिए किसी भी आम जीव से बस थोड़ा ज्यादा ताकतवर था। चलो चलें, उसने अपनी गदा स्वर्ग जलाते गैंडे पर घुमाई। टकराना, प्रयुक्त हथियार के कारण शव को नीचे उतारने के बाद उसे अक्षुण्ण छोड़ना कठिन था। इस विशेषता ने लिन फैन को परेशान कर दिया, लेकिन उसके पास अब वास्तव में कोई अच्छा हथियार नहीं था, इसलिए वह केवल गदा के साथ ही काम चला सकता था। इसके अलावा यह हिंसक गदा के साथ भी काम करता था, जिससे गदा के हमले का प्रभाव असाधारण हो जाता था। जहां तक तथाकथित 3 संप्रभु तलवारों की बात है जो मुझे मिली है, उनका इस्तेमाल करना असुरक्षित है। बुजुर्ग मारे गए थे, इसलिए मुझे ये जानने से पहले और ज्यादा सावधान रहना होगा कि जुर्म वो कौन है। अपने परिवार को अपने सामने क्रूरतापूर्वक मरते देख स्वर्ग को जलाने वाले गैंडे का नेता गुस्से में गुर्राया और लिन फैन की ओर दौड़ा। उसके शरीर पर काले रंग की लपटें जल रही थीं। स्वर्ग जलाने वाला गैंडा जन्म से ही इस विशेषता से युक्त होता था, इसीलिए उसे उच्च श्रेणी का जानवर माना जाता था। और यह झुंड का नेता था। यह पृथ्वी तारा सीमा क्षेत्र में घुस आया था, इसीलिए यह अपनी वंशावली को खोल पाया और अपने चारों ओर आग का गोला बना पाया। जहां तक शरीर को शांत करने वाले क्षेत्र स्वर्ग के जलते हुए गैंडों की बात है, तो उनका विकास अभी पूरा भी नहीं हुआ था। टकराना, स्वर्ग जलाने वाले गैंडे के नेता ने लिन फैन पर हमला कर दिया। वाह, यह नेता वाकई बहुत ताकतवर है। इसने तो मुझे पीछे धकेल दिया। बुरा नहीं, सचमुच ताकतवर है, लेकिन अब मैं तुमसे लड़ने नहीं जा रहा। इसके बजाय मैं तुम्हारे परिवार के सदस्यों को मार डालूंगा। लिन फैन ने नेता से लड़ाई नहीं की, इसके बजाय वह दूसरे गैंडों पर टूट पड़ा। ये सब मेरे पॉइंट्स हैं, मैं इन्हें आसानी से हासिल कर लूंगा। जहां भी गदा गुजरी, जमीन खून से रंग गई। चूंकि स्वर्ग को जलाने वाले गैंडे आकार में बहुत बड़े थे, इसलिए वह दृश्य इतना खूनी और क्रूर था कि उसे देखना मुश्किल था। गर्जन, स्वर्ग जलाने वाले गैंडे का सरदार गुस्से से बोला, यह इंसान बहुत ज्यादा है। ये मेरे परिवार को मारता रहता है। एक गुर्राहट के साथ उसके शरीर के चारों ओर की काली ज्वाला उबल पड़ी। हालांकि लिन फैन ने स्वर्ग जलाने वाले गैंडे के नेता से बेतहाशा लड़ाई नहीं की। इसके बजाय उसने बचे हुए गैंडों पर ध्यान केंद्रित किया और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें मार डाला। गैंडे लगभग टूटने ही वाले थे। वे अपने नेता के साथ भोजन की तलाश में निकले थे, लेकिन उनकी मुलाकात एक विकृत व्यक्ति से हुई जो सिर्फ उन्हें मारने आया था। अपने परिवार के सदस्यों को आसमान में उछाले जाते देख उनमें भय व्याप्त हो गया। मत जाओ, बाकी गैंडों को उड़ते देख लिन फैन अब खुद को रोक नहीं पाया। अगर मैं उन्हें जाने दूं जबकि वे मेरे हाथ में हैं, तो मैं घाटे में रह जाऊंगा। इससे पहले कि लिन फैन कुछ कर पाता, स्वर्ग जलाने वाले गैंडे का नेता, जो पहले से ही पागल हो चुका था, लिन फैन का रास्ता रोककर उसे क्रोध से घूरने लगा। वाह, अब और इंतजार नहीं कर सकते, तो चलो लड़ते हैं। मुझे दिखाओ कि स्टार बॉर्डर स्टेज 2 का जानवर कितना अच्छा हो सकता है। लिन फैन स्वर्ग में जलने वाले गैंडे के नेता के साथ एक जबरदस्त लड़ाई के लिए तैयार था। क्रूर रक्त, विस्फोट, लिन फैन चिल्लाया और तुरंत दूसरे पक्ष के पास आया। पहाड़ भूकंप ऊर्जा, धमाका, दोनों दल आपस में भिड़ गए और स्वर्ग जलाने वाले गैंडे का नेता बाईशे की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। स्वर्ग जलाने वाले गैंडे के नेता के जन्मजात गुणों के कारण वह बेहद शक्तिशाली था। शक्तिशाली, तुम वास्तव में मेरे हमले का सामना करने में सक्षम हो। मैंने तुम्हें बहुत हल्के में लिया था। लिन फैन हंसा और स्वर्ग जलाने वाले गैंडे के नेता पर लगातार हमला किया। दो शक्तियों के बीच टकराव, एक आदमी और एक जानवर के बीच टकराव। अगर आप मर्द हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, बस आगे बढ़िए। लिन फैन ने गैंडे के नेता पर अपनी गदा से प्रहार किया और गैंडे ने अपनी ज्वाला से हमला कर दिया। टकराना, स्वर्ग जलते गैंडे के सरदार की चीख निकल पड़ी। उसकी चोट से खून बहकर एक तालाब में जमा हो गया। हालांकि स्वर्ग जलते गैंडे के सरदार के मन में लिन फैन के मरने का डर था, लेकिन जब उसने लिन फैन को देखा तो उसकी पुतलियां अविश्वास से सिकुड़ गईं। बुरा नहीं है, तुम सचमुच कुछ खास हो। लिन फैन वर्तमान में काली लौ में ढका हुआ था, एक राक्षस की तरह दिख रहा था। शज्जर, लिन फैन की त्वचा धीरे धीरे फटने लगी और जलने की आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन लिन फैन पर इसका जरा भी असर नहीं हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। लिन फैन पूरी तरह से लड़ने के मूड में था। उसने गदा उठाई और उसे स्वर्ग में जलने वाले गैंडे के सरदार पर घुमाया। जहां भी उसने कदम रखा, वहां काली लपटें और जली हुई जमीन का निशान बन गया। आम इंसान काली लौ के संपर्क में आते ही भयंकर पीड़ा में पड़ जाते और पल भर में ही मर जाते, लेकिन लिन फैन के लिए जब तक वो जिंदा था, लड़ने का समय था। स्वर्ग जलाने वाले गैंडे का सरदार स्तब्ध सा अपनी जगह पर खड़ा रहा। राक्षस के प्रहार से स्तब्ध होकर वह धीरे धीरे पीछे हट गया। उसका हिंसक स्वभाव भी अब भुलाया जा रहा था। क्या हुआ? क्या तुम डर रहे हो? लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। मैंने अभी तक पर्याप्त आनंद नहीं लिया है। हिंसक गदा पहले से ही अधिकतम स्तर पर थी, इस प्रकार इसका प्रभाव चरम पर था। एक धमाके के साथ गदा से एक आश्चर्यजनक शक्ति निकली। स्वर्ग को जलाने वाले गैंडे का नेता गुर्राया और लिन फैन से भिड़ गया। 100 मील के दायरे में इलाका युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया था। एक स्टार बॉर्डर स्टेज 1 इंसान, एक स्टार बॉर्डर स्टेज 2 हेवन बनिंग गैंडे से भीषण युद्ध कर रहा था। दूसरों के लिए यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें कोई तभी शामिल होगा जब उसे मरने की उम्मीद हो। हालांकि इस लड़ाई को देखने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। कुछ ही देर बाद एक भयानक चीख सुनाई दी। स्वर्ग जलाने वाले गैंडे का सरदार चीख कर जमीन पर गिर पड़ा। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई इंसान उसे हरा पाएगा। लिन फैन अपनी जगह पर खड़ा हाँफ रहा था। स्वर्ग जलाने वाले गैंडे के नेता से निपटना वाकई मुश्किल था, लेकिन कम से कम इससे ये तो साबित हुआ कि लिन फैन में दृढ़ता और दृढ़ संकल्प था। दरार, उसकी त्वचा पूरी तरह फट गई। काली लौ और भी भड़क गई, लिन फैन को और भी जलाती हुई। उसका शरीर टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गया। यह वास्तव में साधारण आग से भिन्न है, लेकिन मैं जानता हूं कि राख से कैसे उठना है। यह बहुत दुख की बात है ना? अंततः जमीन पर केवल काली राख का ढेर ही बचा। 10 सेकंड बाद राख से एक आकृति उभरी। वाह, कमाल हो गया। लिन फैन ने आंखें खोली, खुद से प्रभावित होकर। स्वर्ग जलाने वाले गैंडे से लड़ना और उसे अपने साथ नीचे गिराना बहुत अच्छा लगता है। संक्षेप में, स्वर्ग जलाने वाले गैंडे के नेता से निपटना आसान नहीं था, और मैंने जो कौशल सीखे हैं वे सीमित हैं। वे मेरी क्षमता को उजागर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि मेरी माउंटेन ट्रैक एनर्जी उच्चतम स्तर की होती तो मुझे बेहतर समय मिलता। मुझे अपनी फसल देखने दो। वांग जियान और वांग शुफेंग अपने परिवार में बड़े रईस थे। वे जरूर बहुत अमीर रहे होंगे। यह एक बहुत ही भाग्यशाली यात्रा रही है। पैसों के विशाल ढेर को देखकर लिन फैन की आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं। 60 लाख, उसने गटकते हुए कहा। यह एक आंख खोलने वाली घटना है, वास्तव में एक आंख खोलने वाली घटना है। मैंने बहुत मेहनत की, झूठ बोला, चालाकी की और सिर्फ लगभग 1 लाख कमाए, लेकिन उन दोनों को मारकर मुझे 60 लाख से ज्यादा मिले। मैं ये पैसे कैसे खर्च करूं? नहीं, मुझे शांत होने की जरूरत है। मैं पलक झपकते ही अमीर बन गया। यह जानकारी मेरे लिए बहुत ज्यादा है। ये तभी लिन फैन की नजर एक लकड़ी के डिब्बे पर पड़ी। जब उसने उसे खोला तो उसमें 6 गोलियां थीं। वह गोलियां देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रहस्यवादी उच्च श्रेणी की सहायक गोली, गोल्ड एसेंस पिल।
हो सकता है कि यह किसी उच्च स्तरीय रहस्यवादी गोली की तरह ही हो, लेकिन ये गोलियां बेहद कीमती थीं क्योंकि इनका इस्तेमाल किसी की योग्यता बदलने के लिए किया जा सकता था। हालांकि संप्रदाय वास्तव में योग्यता को नहीं मापते थे, फिर भी संप्रदाय का प्रत्येक बुजुर्ग प्रत्येक शिष्य की योग्यता को स्पष्ट रूप से देख पाता था। ये गोलियां इस संप्रदाय में बहुत कीमती हैं। उन दोनों के पास ये कैसे है? उसकी नजर एक चिट्ठी पर पड़ी। लिन फैन ने उसे खोला और देखा कि चिट्ठी वांग परिवार और झाओ परिवार के बीच तय हुए विवाह के बारे में थी। 6 स्वर्णसार गोलियां दहेज थीं। अरे नहीं, लगता है मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। लिन फैन बुदबुदाया और बिना ध्यान से देखे ही पत्र को एक तरफ रख दिया। उसने फिर से स्टोरेज स्पेस में इधर-उधर देखा। ज्यादा गोलियां नहीं थीं, बस कुछ नश्वर उच्च और मध्यम वर्ग की गोलियां थीं, जो लिन फैन के ज्यादा काम की नहीं थीं। मैं उन्हें अपने बड़े भाइयों को उपहार में दूंगा। कुछ दिनों बाद लिन फैन एक पुराने पेड़ की शाखा पर खड़ा था। उसकी कड़ी मेहनत के बाद 100 मील के दायरे में कोई जानवर नहीं मिला। ज्यादातर या तो भाग गए थे या छिप गए थे। लिन फैन के लिए अब एक भी जानवर ढूंढना लगभग नामुमकिन था। जहां तक उच्च लोग के राक्षसों की बात है, चलो उन्हें परेशान न करें। अगर मैं एक भी राक्षस ढूंढ लूं तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन मैं पहले से ही अंकों से खुश हूं। 80,000 अंक बहुत हैं। मैं अंततः ईश्वरीय तलवारबाजी में परिवर्तन प्राप्त कर सकता हूं। मुझे आश्चर्य है कि यह कैसा होगा। यह अविश्वसनीय होगा। भगवान तलवारबाजी में परिवर्तन। देव तलवारबाजी में परिवर्तन सीखने के लिए 50,000 अंक। हाँ, देव तलवारबाजी में परिवर्तन स्तर 1। विशेषताएं। तलवारबाजी की मूल बातें, गति में वृद्धि, संवेदनशीलता में वृद्धि, तलवार पर नियंत्रण। आखिर क्या है? ये तो सिर्फ पहला लेवल है, फिर भी इसमें इतने सारे गुण हैं। ये तो बहुत बढ़िया बढ़ोतरी है। मैं अभी इसे लेवल 2 तक ले जाने के बारे में नहीं सोच रहा। इसके लिए जरूरी पॉइंट्स की संख्या जरूर बहुत ज्यादा होगी। चलो मेरी माउंटेन क्वेक एनर्जी को लेवल 2 स्तर ऊपर करो। लिन फैन ने खुद से बुदबुदाया। अंक -7000। यह अभी भी वैसा ही था जैसा तीसरे स्तर पर था। इससे ताकत में थोड़ी वृद्धि हुई, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। ऊपर का स्तर, ऊपर का स्तर। पर्वतीय भूकंप ऊर्जा स्तर 6 अधिकतम स्तर। विशेषताएं। शक्ति में अधिकतम वृद्धि स्तर 3 थंडर पंच, पृथ्वी को घेरने वाली ऊर्जा। माउंटेन क्वेक एनर्जी को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने के बाद लिन फैन कुछ ही समय में कंगाल हो गया। हालांकि माउंटेन क्वेक एनर्जी ने उसे तीसरे स्तर का थंडर पंच और पृथ्वी को घेरने वाली ऊर्जा प्रदान की, जिससे वह हैरान रह गया। ये महान गुण है। मैं अपनी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि महसूस कर सकता हूं। स्वर्ग भक्षण करने वाले गैंडे की त्वचा मजबूत हो सकती है, लेकिन तीसरे स्तर के वज्र प्रहार और पृथ्वी को घेरने वाली ऊर्जा के साथ यह लगभग कुछ भी नहीं होगा। हिंसक शरीर। हिंसक शरीर सीखने के लिए 2000 अंक। कुछ सोच विचार के बाद लिन फैन ने इसे सीखने का फैसला किया। हो सकता है कि यह एक निम्न स्तरीय रहस्यवादी कौशल हो, लेकिन यह एक ऐसा कौशल था जो वर्तमान में लिन फैन के लिए उपयोगी था क्योंकि यह एक ऐसा कौशल था जिसमें व्यक्ति की क्रूर शक्ति का उपयोग होता था। हिंसक शरीर स्तर 1। लक्षण। शरीर का विस्तार, शक्ति में वृद्धि। लिन फैन ने जो भी कौशल हासिल किए थे, उनमें से ज्यादातर क्रूर बल का इस्तेमाल करते थे। सबसे मजबूत कौशल कोई और नहीं बल्कि देव तलवारबाजी में रूपांतरण था। हाँ, लिन फैन हंसा। अब जिंदगी बेहतर है। हर बार जब मैं बेहतर होता हूं, तो मैं अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच जाता हूं। यह एक लंबी यात्रा है। मुझे अब लौट जाना चाहिए। मेरे बड़े भाइयों को मेरी बहुत याद आती होगी। अब जब मैं तृतीय श्रेणी का आंतरिक शिष्य बन जाऊंगा तो मैं और अधिक चीजों के संपर्क में आ सकूंगा। चलो वापस संप्रदाय में चलते हैं। आराम करो वन, मैं अगली बार आऊंगा। निश्चिंत रहो। कनिष्ठ बहन लियू, वह हरगिज नहीं भागेगा। अपनी कनिष्ठ बहन लियू, जो चित्र जैसी सुंदर थी, के लिए भव्य संप्रदाय के शिष्यों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। एक आकृति बिजली की गति से भागती हुई दिखाई दे रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि पृथ्वी तारा सीमा क्षेत्र के शानदार ज्वाला संप्रदाय के शिष्यों का एक समूह उस पर टूट पड़ेगा। अगर मैं थोड़ा धीमा होता तो मर जाता। यह मेरी गलती है कि मैंने रास्ते में कुछ लोगों को मार डाला और खुद पर मुसीबत ला दी। लेकिन मैं अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकता। ये लोग लगातार मेरा पीछा कर रहे हैं। वे मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। कई आंतरिक शिष्यों के ब्रह्मांडों का केंद्र लियू यू उस दुष्ट साधक को भागते हुए देखकर हंस पड़ी। वरिष्ठ भाइयों, उसने मधुर स्वर में पुकारा, उसे भागने मत देना। अगर वह भाग गया तो मुझे बहुत दुख होगा। उनकी बात सुनकर उनके भीतर के शिष्य पूरी तरह से ऊर्जावान हो गए और उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। भागो मत, रुको। अगर हमारी छोटी बहन तुम्हें मरवाना चाहती है तो तुम कभी नहीं बच पाओगे। रुको और हमें तुम्हें मारने दो। मां, दुष्ट साधक ने शानदार ज्वाला संप्रदाय के शिष्यों को सुनकर शाप दिया। पागलों का झुंड, क्या इन्होंने पहले कभी कोई औरत नहीं देखी? सिर्फ एक औरत के लिए अपना मान सम्मान दांव पर लगा रहे हो? शर्मनाक। अचानक उसने किसी को अपनी ओर आते देखा। उसके कपड़े देखकर दुष्ट साधक समझ गया कि वह एक भव्य ज्वाला पंथ का अनुयायी है। यह देखकर उसका क्रोध भड़क उठा। एक समूह मेरा पीछा कर रहा है और यहाँ भी एक है, तो फिर जाने से पहले मुझे तुम्हें मार डालने दो। लिन फैन अच्छा समय बिता रहा था जब अचानक उसने अपने सामने एक आकृति को गुस्से से अपनी ओर आते देखा। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? लिन फैन ने पूछा। तुम्हें मार डालूंगा। दूसरा पक्ष दुर्भावनापूर्ण इरादे से तुरंत उसके पास आया। लिन फैन हैरान रह गया। आखिर मैंने किसका दिल दुखाया है? तुम मेरी जान क्यों ले रहे हो, जबकि मैं तो बस चलता रहा और अपने काम से काम रखता रहा। लिन फैन ने उलझन में आंखें झपकाई। क्या आपको लगता है कि मैं धमकाने में अच्छा हूं? उसने दूसरे पक्ष पर अपनी गदा चलाई। दुष्ट साधक ने सोचा कि लिन फैन एक साधारण शिष्य है, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि यह हमला बेहद शक्तिशाली था। उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा और उसकी हथेलियां और पैर ठंडे हो गए। टकराना। एक हमले के बाद आखिर क्या हुआ? तुम इतने कमजोर हो फिर भी मुझे मारना चाहते थे। मुझे बहुत सदमा लगा था, इसलिए मैं अपनी मानसिक सेहत के लिए तुम्हारी चीजें ले लूंगा। लिन फैन अपने शरीर में से एक हुनर ढूंढने लगा। वह कुछ भी अच्छा नहीं था। उसने उस पर एक नजर डाली और रख लिया। अब मैं अपनी यात्रा जारी रखूं? रुको, ये हमारा है। एक आवाज सुनाई दी। लिन फैन वहीं रुक गया और उस व्यक्ति को घूरने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लियू यू और समूह ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस दुष्ट साधक का वे इतने लंबे समय से पीछा कर रहे थे, उसे कोई और मार देगा। यह देखकर कि लिन फैन जा रहा है, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे बुलाया। क्या मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूं? लिन फैन ने विनम्रता से पूछा। जब उसे एहसास हुआ कि दूसरा पक्ष भी उसी तरह के शानदार ज्वाला संप्रदाय से है, तो उसने यथासंभव विनम्रता से बात करने की कोशिश की। खैर, अब दृश्य बहुत ही घिनौना हो गया है और हो सकता है कि मैंने उन पर पहले ही प्रतिकूल प्रभाव छोड़ दिया हो। लियू यू ने जमीन पर मांस का ढेर देखा तो उसकी भौहें तन गईं। वह अस्वस्थ लग रही थी। कुछ पुरुष शिष्यों को भी ऐसी रक्तरंजित छवि देखकर उल्टी सी महसूस हुई। हालांकि उनकी कनिष्ठ बहन यू उनके ठीक बगल में थी, इसलिए वे खुद को शर्मिंदा नहीं कर सकते थे। कनिष्ठ भाई, आपने जिस दुष्ट साधक को मारा है, उसे हमने खोजा था और यही वह मिशन भी है जिसे कनिष्ठ बहन लियू को पूरा करना है। हमें उम्मीद है कि आप ये कौशल हमें सौंप देंगे। क्या सच में? लिन फैन ने मरे हुए दुष्ट साधक पर एक नजर डाली। अब वह कीमा बन चुका है, फिर भी तुम उसे पहचान सकते हो? मुझे शक है, लिन फैन ने हैरानी से पूछा। दुष्ट साधक अब पहचान से परे है, फिर भी वह अभी भी पहचान सकता है। प्रभावशाली, लेकिन वह मेरे हाथों मर गया। मैं उसे तुम्हें कैसे दे सकता हूं? अन्य शानदार ज्वाला संप्रदाय के शिष्यों के लिए लिन फैन उन्हें कौशल हासिल करने के लिए तैयार नहीं था और परेशानी की तलाश में था। इस समय सभी लिन फैन से नाखुश थे। लिन फैन का चेहरा देखकर एक शिष्य ने पूछा, क्या आप जूनियर ब्रदर लिन है? जूनियर ब्रदर लिन जिसने अखाड़े में सनशाइन संप्रदाय के शिष्यों को मार डाला? हाँ, मैं ही हूँ। लिन फैन हंसा। मुझे हैरानी है कि तुमने मुझे पहचान लिया। लियू यू, जो अब तक चुप थी, अचानक बोल पड़ी, तो तुम वही घमंडी आदमी हो जिसके बारे में मेरी बहन ने बात की थी। वह जो नहीं जानता कि उस समय तुम्हारे कृत्य कितने मूर्खतापूर्ण थे।
मैं वह दिन देखना चाहती हूँ जब तुम पछतावे में घुटने टेक कर रोगे। लिन फैन लियू यू की अशिष्ट टिप्पणियां सुनकर दुखी हुआ। और तुम्हारी बहन कौन है? हम सुनो, मेरी बहन एक बेहतरीन आंतरिक शिष्या है। लियू रुचेन। लियू यू ने गर्व से लिन फैन को देखा। अपनी बहन की बदौलत लियू यू ऊंचे मुकाम पर पहुंच पाई और कई लोग उसके इर्द गिर्द घूमते रहे। लियू रुचेन। लिन फैन ने नाम नोट कर लिया। वो स्मार्ट लगती है और मुझे स्मार्ट लोगों से बातचीत करना पसंद है। जो शिष्य लिन फैन के साथ मारपीट करने की योजना बना रहे थे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। कहा जाता था कि लिन फैन एक ऐसा शिष्य था जिसे एल्डर तियान जो बहुत पसंद करते थे। अगर वे उसे पीटते तो अनचाही मुसीबत आ सकती थी। क्या आप मुझे अब वह वस्तु दे सकते हैं? लियू यू ने पूछा। जरूर, लिन फैन ने अपने हाथ में रखे हुनर पर नजर डालते हुए कहा। मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन यह एक मिस्टिक निम्न श्रेणी का हुनर है। बाजार में इसकी कीमत 2 लाख है। अगर तुम इसकी कीमत चुका सको तो मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि मैंने उसे मारा है, लेकिन उसकी मौत से फायदा तुम ही उठा रहे हो। मेरे पास अब लाखों रुपए हो सकते हैं, लेकिन अधिक धन किसे नापसंद होगा? असंभव। क्या तुम इतने गरीब हो कि पागल हो गए हो? लियू यू ने डांटा। मैं किसी बड़े या छोटे भाई के साथ तो अच्छा व्यवहार कर सकता हूं, लेकिन इस मूर्ख बाहरी शिष्य के साथ नहीं। यदि वह वास्तव में एल्डर तियानजू का प्रत्यक्ष शिष्य होता तो मैं उसके बारे में अन्यथा सोचता या उसकी चापलूसी भी करता, लेकिन अब वह एक मूर्ख से अधिक कुछ नहीं है। लिन फैन ने अपनी गदा तौली। अगर उसकी पहचान न होती तो मैं उसे पहले ही उस पर फोड़ चुका होता। लेकिन मुझे अपना गुस्सा काबू में रखना होगा। जो भी हो, अगर चाहो तो खरीद लो और नहीं चाहो तो छोड़ दो। अलविदा, उसने कहा और गदा अपने कंधों पर रखकर चला गया। रुको, फैंग शाओयुन ने लिन फैन का रास्ता रोक लिया। उसने उसे ठंडी निगाहों से देखा। छोटे भाई लिन, क्या तुम सच में हमें मोह दिखाने वाले नहीं हो? लिन फैन ने अपनी कमर पर लटके संप्रदाय के बैज पर एक नजर डाली। तीसरे दर्जे का आंतरिक शिष्य। वह अपनी हैसियत का इस्तेमाल करके मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। वरिष्ठ भाई, क्या आप इसे मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं? यह अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना। मैं एल्डर तियानजू का शिष्य नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं शिकायत दर्ज कराऊंगा क्योंकि आप मुझे धमका रहे हैं। सचमुच, यह कथन काम कर गया। फैंग शाओयुन के पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। क्या मुझे सचमुच इसे 2 लाख रुपए में वापस लेने की जरूरत है? यह बाजार मूल्य है, लेकिन कौशल मेरे लिए बेकार है। और मुझे मारने के बारे में मत सोचना। मैं बहुत तेज भागता हूँ। एक पल में मैं चला जाऊंगा। लिन फैन को अपने भागने के सारे रास्ते तय करने की जरूरत महसूस हुई। यहाँ कुछ लोग हैं जिनकी साधना मुझसे ज्यादा है। अगर वे मुझे मारने की योजना बना रहे हैं तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। मुझे उन्हें बताना होगा कि मैं गर्म पहियों जैसा हूँ। बस मैं चला गया। अचानक एक तेज आभा ने भीड़ पर दबाव डाला और उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। दबाव बढ़ता देख उनके चेहरों का रंग उड़ गया। लिन फैन के लिए ये कोई खास बात नहीं थी। बस ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कंधों पर दबाव डाल रहा हो। तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हरे कपड़े पहने एक आदमी हवा में तैरता हुआ बोला। वह सूरज की तरह चमक रहा था और जब उसने नीचे देखा तो भीड़ को ऐसा लगा जैसे उन्हें पूरी तरह से देखा जा रहा हो। शक्तिशाली, वह बहुत शक्तिशाली होगा। क्या ये चेंग याओजिन जो अप्रत्याशित रूप से हमारे बीच आ गया है, हम सभी को मारने जा रहा है? टीएल नोट 1। अगर ऐसा है तो कृपया कृपया हमें मार डालिए। जब मैं पुनर्जीवित हो जाऊंगा तो मैं उनकी संपत्ति ले लूंगा। इतने शक्तिशाली साधक को हमारी संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन सुरक्षा के लिए मैं सभी भंडारण रिंगों को निकल जाऊंगा। लिन फैन को यह समझ में नहीं आया कि समूह ने हवा में ही आकृति को प्रणाम करना शुरू कर दिया। नमस्कार वरिष्ठ भाई जून। तुम लोग क्या कर रहे हो? जमीन पर खून और मांस क्यों है? जुन वुतियान ने हवा से पूरी स्थिति को देखते हुए पूछा। लियू यू की आंखें तुरंत ही खुल गईं जब उसने जून वुतियान को देखा, जो मैग्निफिसेंट फ्लेम संप्रदाय के 10 शिखरों के प्रमुख और अगले मैग्निफिसेंट फ्लेम संप्रदाय के नेता के संभावित उम्मीदवार थे। वह सभी महिला शिष्यों के लिए आदर्श और सभी पुरुष शिष्यों के लिए आदर्श थे। लियू यू बड़े भाई को सम्मान देती है। लियू यू धीरे से बाहर आई और प्यार से बोली। सुंदर मुद्रा में वह किसी तस्वीर जैसी सुंदर लग रही थी। उसने अपनी खूबसूरत आंखों से हवा में लटकी उस आकृति को प्यार से देखा। जूनियर सिस्टर लियू की छोटी बहन जुन वुतियान ने कहा। वरिष्ठ भाई लियू रुचेन सचमुच मेरी बड़ी बहन है। मैंने अपने वरिष्ठ और कनिष्ठ भाइयों की मदद से अपना मिशन पूरा करने के लिए संप्रदाय से बाहर यात्रा की है, लेकिन इस कनिष्ठ भाई ने हमारा मिशन का सामान छीन लिया और हमें 2 लाख यान हेवन YHV देकर उसे वापस खरीदने को कहा। वरिष्ठ भाई फैंग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वे उनसे तर्क कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वरिष्ठ भाई इस मामले को सुलझाने में हमारी मदद कर सकते हैं। लियू यू ने खुद को बेहद असहाय दिखाते हुए नाजुक लहजे में कहा। उन्होंने ये भी कहा कि वे एल्डर तियानजू को इसके बारे में बताएंगे और हमें ज्यादा सावधान रहना चाहिए। लिन फैन को अचानक एक अशुभ सा एहसास हुआ। ये हसीना मुझे बुरा बनाने की कोशिश कर रही है। मैं भले ही कामुक ना हूं, पर वो लोग शायद नजरों से अंधे हो गए होंगे। ये गुलाबी कंकाल अत्यंत घातक है। टीएल नोट 2। इससे मेरे लिए चीजें निश्चित रूप से कठिन हो जाएंगी। उसी समय जुन वुतियान ने लिन फैन की ओर मुड़कर कहा, तुम लिन फैन हो, वही बाहरी शिष्य जिसने एल्डर तियानजू को अस्वीकार कर दिया था। लिन फैन अब तेजी से सोच रहा था। मुझे अब एक योजना की जरूरत है। मैं अमर हो सकता हूं, लेकिन एक शक्तिशाली साधक के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर उसने मुझे धमकाने की ठान ली तो क्या होगा? और मैं इतना तुच्छ इंसान हूं कि नफरत में आसानी से अंधा हो जाता हूं। अगर मैं फिर उस जगह को खून से रंग दूं तो यह अच्छी बात नहीं होगी। हाँ बड़े भाई, लिन फैन ने जवाब दिया। दरअसल, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी व्याख्या पूरी कर पाता, जुन वुतियान ने उसे बीच में ही रोक दिया। छोटी बहन लियू को वह चीज लौटा दो, जुन वुतियान ने ठंडे स्वर में कहा, जिससे लिन फैन को अपनी बात पर अड़ा दिया गया। भले ही एल्डर तियानजू तुम्हारा पक्ष लेते हो, फिर भी मेरी नजर में न्याय सर्वोपरि है। और अगर एल्डर तियानजू को मेरे इस फैसले के बारे में पता होता तो वे इसे मंजूर कर देते। लिन फैन ने उसे शांति से देखा। तो क्या ये अनुचित शक्तिशाली व्यक्ति ऐसे ही होते हैं? मैं पहली बार इसका अनुभव कर रहा हूं। लियू यू और बाकी लोग लिन फैन को मजाक भरी नजरों से घूर रहे थे, उसकी बदकिस्मती पर खुश हो रहे थे। अब तुम क्या करोगे? ये सीनियर भाई जुन है। केवल आज्ञाकारी ढंग से वस्तु सौंपना ही सही तरीका है। लिन फैन इस समय गहरी सोच में डूबा हुआ था। क्या मुझे इसे आसानी से छोड़ देना चाहिए? क्या मैं भी इतनी आसानी से हार मान लेता हूं? यह सोचने वाली बात है। फैंग की उदासीनता देखकर फैंग शाओयुन का चेहरा ठंडा पड़ गया। क्या तुमने सुना नहीं कि सीनियर भाई जुन ने क्या कहा? अब जब सीनियर भाई जून उनके लिए खड़े थे तो उन्हें डरने की कोई बात नहीं थी। तो क्या हुआ अगर लिन फैन एल्डर तियानजू से रिश्तेदार था? वरिष्ठ भाई जून 10 चोटियों के नेता थे और उनका दर्जा ऊंचा था। किसी बाहरी शिष्य को सबक सिखाने में उन्हें क्या दिक्कत होती? अगर एल्डर तियानजू को भी इस बारे में पता होता तो भी वे कुछ नहीं कहते। अपने मालिक की ताकत पर भरोसा करके घमंडी होना कुत्ते के लिए थोड़ा ज्यादा ही होता है। अगर लिन फैन मुझे दबाने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहता है तो उसने सही चुनाव किया है। लिन फैन खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। लिन फैन की शैली के अनुसार वह इन लोगों को निश्चित रूप से मांस के पकौड़े बना देगा, लेकिन चूंकि जुन वुतियान यहाँ है इसलिए मुझे सावधानी बरतनी होगी। अगर मैं घमंडी भी हूं तो भी मैं उनका फायदा नहीं उठा पाऊंगा। अगर उन्हें हराने की सिर्फ 1% भी संभावना हो तो भी मुझे अपनी पीठ सीधी करके कुछ कहना होगा। अपनी मां को चो दो। तभी लिन फैन जुन वुतियान की ओर मुड़ा। वरिष्ठ भाई जुन, मुझे इस बारे में कुछ संदेह है, क्या मैं आपको समझा सकता हूं? जुन वुतियान ने ठंडी सांस ली। असीम शक्ति स्वर्ग से उतरी और लिन फैन पर टूट पड़ी। उसने सोचा भी नहीं था कि यह तुच्छ बाहरी संप्रदाय का शिष्य उसकी अवज्ञा करने की हिम्मत करेगा। वह तो बस मौत को दावत दे रहा था। अगर उसने उसे सबक नहीं सिखाया तो उसे अपनी औकात का पता ही नहीं चलेगा। अचानक फैंग शाओयुन और बाकी लोगों को जोरों का अजय होना अकेलापन है। नोबेल बिन द्वारा प्रकाशित। 1 अजय होना अकेलापन है। अध्याय 86 वरिष्ठ भाई लड़ाई।
अध्याय 86 वरिष्ठ भाई लड़ाई। लिन फैन की ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर फैंग शाओयुन का चेहरा उतर गया। क्या आप शायद सीनियर भाई जून की बात अनसुनी कर रहे हैं? सीनियर भाई जून उनके साथ खड़े थे, इसलिए उन्हें लिन फैन से कोई डर नहीं था। हालांकि वह एल्डर तियानजू से कुछ हद तक रिश्तेदार था। तो क्या हुआ? वरिष्ठ भाई जुन शानदार ज्वाला संप्रदाय के 10 शिखरों के प्रमुख हैं। जुन वुतियान के रुतबे के साथ अगर वह किसी बाहरी शिष्य को सबक सिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एल्डर तियानशू को इस बारे में पता भी होता तो भी उनके पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता। लिन फैन ने इधर उधर देखा। एक कुत्ता अपने मालिक की ताकत के दम पर मुझे धमका रहा है। कितना अत्याचारी! क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझ पर इस तरह दबाव डाल सकते हो? हाँ, तुम कर सकते हो। तुम मुझे बहुत लाचार और दुखी महसूस कराते हो। यदि मैं अपनी इच्छानुसार कार्य करता तो मैं इस भीड़ को चूर्ण चूर्ण बना देता, लेकिन ये जुन वुतियान यहाँ है, इसलिए मुझे शांत रहने की आवश्यकता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम पूरी तरह से नियंत्रण में हो, तब भी मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं तुम सब पर हावी हो जाऊंगा, भले ही मेरे सफल होने की सिर्फ 1% संभावना ही क्यों न हो। तो ये तुम्हारे लिए एक शब्द है। तुम्हारी माताओं को धिक्कार है। लिन फैन फिर जुन वुतियान की ओर मुड़ा। वरिष्ठ भाई जुन, मुझे इस मामले में एक छोटा सा संदेह है। क्या मैं इसे बता सकता हूँ? जुन वुतियान ने लिन फैन को दबाते हुए ठंडे स्वर में उपहास किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई बाहरी शिष्य उसकी बात नहीं मानेगा। नरक जाने के लिए तड़प रहा है ना? मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा वरना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ हो। अचानक फैंग शाओयुन और भीड़ पसीने से तरबतर हो गए। उनकी हथेलियां और पैर भी बर्फ जैसे ठंडे हो गए। हालांकि जुन वुतियान ने उन्हें दबाया नहीं, फिर भी समूह में भारी तनाव था, जिसका उनकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा था। वे सब जल्द ही टूट जाने वाले थे। लिन फैन सामने खड़ी भीड़ को अजीब नजरों से घूर रहा था। ये लोग क्या कर रहे हैं? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये बुरी तरह डरे हुए हैं? उसने बस इतना ही कहा, हम क्या इस तरह प्रतिक्रिया देने की जरूरत है? फैंग शाओयुन और समूह ये देखकर हैरान थे कि लिन फैन कितना शांत था। सीनियर भाई जून के दबाव में उसे कुछ भी महसूस क्यों नहीं हो रहा था? जुन वुतियान ने भौहें चढ़ाई। वर्तमान दृश्य अप्रत्याशित था। हम वह फिर से हंसा। शोर पूरे इलाके में बिजली की तरह गूंज उठा। एक शक्तिशाली साधक केवल अपना गला साफ करके इतना अधिक दबाव डाल सकता है। लिन फैन ने उलझन में ऊपर देखा। ये क्या कर रहा है? क्या इसका गला ठीक है? जुन वुतियान भले ही भावशून्य लग रहे हों, लेकिन असल में वो स्तब्ध है। ऐसा कैसे हो सकता है? फैंग शाओयुन और उनके साथियों के पैर कांप रहे थे। वे अब जुन वुतियान का दबाव नहीं झेल पा रहे थे। मानो उनके कंधों पर अनगिनत पहाड़ हों। वे मानसिक रूप से टूट रहे थे और बेहद व्यथित थे। हम जून वुतियान ने व्यंग्य किया। बड़े भाई जून, क्या आपका गला खराब है? कुछ देर बाद लिन फैन अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाया। अपने गृहनगर में जब गला खराब होता है तो हम पानी पीते हैं। जुन वुतियान हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लिन फैन इतना दबाव कैसे झेल पा रहा है। क्या उसके पास कोई खास खजाना है या कोई राज है जो मुझे पता नहीं? उसके दिमाग में एक विचार आया और जुन वुतियान की आंखें चमक उठी। जुन वुतियान की आंखों में लालच देखकर लिन फैन को बुरा लगा। छोटी बहन लियू को यह सामान लौटा दो, जुन वुतियान ने झट से कहा। उसने अपने लहजे से साफ कर दिया कि अगर लिन फैन ने और कोई टिप्पणी करने की हिम्मत की तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। क्या अमरता ने मेरी मानसिक स्थिति पर बुरा असर डाला है? लिन फैन अब समझ गया था कि जुन वुतियान उसे अपने दबाव से दबाने की कोशिश कर रहा था। वरना फैंग शाओयुन और बाकी लोग ऐसे क्यों दिखते जैसे उन्होंने अभी अभी नहाया हो? कुछ देर सोचने के बाद लिन फैन इस नतीजे पर पहुंचा कि हो सकता है मैंने न जाने कितनी बार आत्महत्या की है। शायद मैं बहुत पहले ही पागल हो चुका होता। क्या आप इसे सौंपने जा रहे हैं या नहीं? लिन फैन के पास अब केवल दो विकल्प थे। एक बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के आगे झुक जाता है। जब जीवन है तो आशा है। अगर मैं निडर हूं तो मैं नीचे जाऊंगा और फिर होश में आ जाऊंगा। अगर मैं डरूंगा तो मैं शर्मिंदगी का कारण बन जाऊंगा। यह कितना मुश्किल चुनाव है। मैं कमजोर होने के लिए सिर्फ खुद को ही दोषी ठहरा सकता हूं। अगर मैं ज्यादा ताकतवर होता और इस सीनियर भाई जून के पास शक्ति होती तो मैं अपनी मर्जी से काम कर पाता। मैं निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के उसे कुचल दूंगा। हालांकि इस समय तो मेरे सिर में दर्द हो रहा है। धमाका। अचानक दो विशाल आकृतियां आसमान से जोरदार धमाके के साथ उतरी और जमीन जोर से हिलने लगी। यह दृश्य देखकर भीड़ हक्की बक्की रह गई। धूल ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया था क्योंकि वे अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। जुन वुतियान का चेहरा उतर गया। वह चिंतित लग रहा था। जब धूल हट गई तो उनके सामने दो विशालकाय आकृतियां खड़ी दिखाई दी, जिनमें से एक दूसरे से छोटी थी। गर्जन। उसकी दहाड़ पूरे इलाके में सुनाई दे रही थी, जिससे पक्षी जल्दी से उड़ गए। इस 20 मील के दायरे में कोई भी जानवर पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यह दृश्य देखकर लिन फैन घबरा गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जान पहचान वाले से मिल रहा हो। विशाल शरीर, मजबूत बाहें और मनमोहक आंखें, शरीर पर पतले बालों के साथ वो बहुत ही शानदार लग रहा था। रक्त आंखों वाला राक्षसी वानर, वह जो मुझे पहले मिला था, और उसके बगल में दूसरा रक्त आंखों वाला राक्षसी वानर उसके आकार से दोगुना है। इतनी ऊंची खेती के जानवरों को देखकर फैंग शाओयुन का दिल बैठ गया। तभी लिन फैन को एहसास हुआ कि खूनी आंखों वाला राक्षसी वानर उसे घूर रहा है। उसकी खूनी आंखों में गुस्सा तैर रहा था। अरे नहीं, क्या त्रासदी है? लिन फैन बुदबुदाया। उसने पहले भी अपनी बमबारी से इस बुद्धिमान बंदर को जंगल से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया था। अब वो मेरे सामने है और मुझे घूर रहा है। जरूर वो मुझे मारने पर तुला हुआ है। जुन वुतियान ने भौहें चढ़ाई और विशाल रक्त आंखों वाले राक्षसी वानर को घूरने लगा, मानो वह दूसरे पक्ष को यह संदेश देने की कोशिश कर रहा हो कि मैं सिर्फ एक राहगीर हूं और यहां लड़ने के लिए नहीं आया हूं। लिन फैन ने सोचा, मेरे प्रदर्शन का समय हो गया है। वह खड़ा हुआ और उस रक्त आंखों वाले राक्षसी वानर की ओर इशारा किया जिससे वह पहले मिल चुका था। तुम क्या देख रहे हो? अगर तुम मुझे देखते रहे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। जानते हो वह कौन है? वह मेरा बड़ा भाई जून है। अगर तुम तुरंत नहीं गए तो वह तुम्हें भून देगा। वह राक्षसी वानर जिससे वह पहले मिला था, अपने आप में पहले से ही शक्तिशाली था। लिन फैन की बात सुनकर वह दूसरे राक्षसी वानर की ओर मुड़ा और लिन फैन की शिकायत करते हुए चीखने लगा। अचानक जुन वुतियान को लगा कि वह बड़ा राक्षसी वानर उसे गुस्से से घूर रहा है। वह उछल पड़ा और गुस्से से लिन फैन की ओर मुड़ा। तुम। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, बड़े राक्षसी वानर ने अपनी मुट्ठी भींच ली और भीड़ को दबा दिया। यह देखकर लिन फैन बिना किसी हिचकिचाहट के भाग गया। बड़े भाई जून, छोटे भाई आपकी मदद करेंगे। चिकन नगेट्स दोनों ही उच्च गुणवत्ता वाले हैं। तुम। जुन वुतियान गुस्से से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दो रक्त आंखों वाले राक्षसी वानर इतने गुस्से में क्यों थे। उन्होंने छोटे वानर को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन वयस्क रक्त आंखों वाले राक्षसी वानर को कम नहीं आंका जाना चाहिए था। पलक झपकते ही वयस्क राक्षसी वानर जुन वुतियान को घूर रहा था। उसकी शक्ति अंतरिक्ष को तहस नहस करने के लिए पर्याप्त थी। कोई भी पृथ्वी ऊर्जा उसके प्रहार का सामना नहीं कर सकती थी। लियू यू स्तब्ध रह गई। फैंग शाओयुन ने उसे वापस खींच लिया। जूनियर सिस्टर लियू, चलो। फैंग शाओयुन के लिए यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे वे संभाल नहीं सकते थे। दो रक्त आंखों वाले राक्षसी वानर उच्च स्तरीय राक्षसी जानवर थे। उनमें से कोई भी उन्हें मार सकता था। तभी राक्षसी वानर, जो पहले लिन फैन से दुश्मनी रखता था, दहाड़ता हुआ लिन फैन का पीछा करने लगा। लिन फैन तेजी से भाग गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। ईश्वर बहुत शक्तिशाली है। स्वर्ग से सहायताएं आ रही थी। शुरुआत में उसे राक्षसी वानर से परेशानी थी, लेकिन अब उसके पास कहने को कुछ नहीं था। हमारे बीच की शिकायतें दूर हो जाएंगी। धमाका धमाका। जमीन जोर से हिल रही थी। ये लड़ाई वाकई जबरदस्त थी। जब उसने मुड़कर देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रक्त आंखों वाला राक्षसी वानर इतनी तेजी से उसका पीछा करेगा। क्या हो रहा है? ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? लिन फैन चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि राक्षसी वानर इतना तुच्छ होगा।
कचरा, क्या बकवास है। 10 चोटियों का सरदार, सीनियर भाई जून, 2 राक्षसी रक्त नेत्र वाले वानरों को भी नहीं संभाल सका। उसने उनमें से एक को भागने दिया और मुझ जैसे नन्हे फूल को चोट पहुंचाई। कितनी शर्मिंदगी की बात है। अचानक लिन फैंग के कानों में एक खुशी भरी आवाज गूंजी। लियू यू और बाकी लोग डर गए। वरिष्ठ भाइयों, रक्त आंखों वाला राक्षसी वानर उसका पीछा करेगा। चलो हम दूसरी दिशा से चलें और उसे हमें ले जाने दें। फैंग शाओयुन बहुत खुश था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राक्षसी वानर उनके बजाय सिर्फ जुन वुतियान के पीछे क्यों पड़ा। उसने जरूर बहुत बुरे काम किए होंगे। लिन फैन नाराज हो गया। इन लोगों ने असल में उसकी बदकिस्मती पर खुशियां मनाने की हिम्मत की। अगर मैंने इन्हें बर्बाद नहीं किया तो मैं अपना सरनेम बदलकर तुम्हारा सरनेम रख लूंगा। वरिष्ठ भाई, वरिष्ठ बहन, मुझे डर लग रहा है, मुझे छोड़कर मत जाना। उसने अपनी दिशा बदली और सीधे फैंग शाओयुन और बाकी लोगों की ओर चल पड़ा। वरिष्ठ भाई, वरिष्ठ बहन, मुझे डर लग रहा है, अगर तूने यहाँ आने की हिम्मत की तो मैं तुझे मार डालूंगा। फैंग शाओयुन चौंक गया और लिन फैंग को घूरने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन फैंग राक्षसी रक्त आंखों वाले वानर को यहाँ फुसलाएगा। अगर वह रक्त आंखों वाले राक्षसी वानर का निशाना बन गया तो यह एक त्रासदी होगी। उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। लियू यू बुरी तरह डर गई। वरिष्ठ भाई, मुझे बचा लो। अब जबकि वरिष्ठ भाई जून यहाँ नहीं थे और राक्षसी रक्त वानर बलि का बकरा था तो डरने की क्या बात थी। धमाका। राक्षसी रक्त नेत्र वानर क्रोध से दहाड़ा और दोनों हाथों से जमीन पर जोरदार प्रहार किया। चारों दिशाओं में एक जोरदार प्रहार हुआ। लिन फैन अपना संतुलन खो बैठा और शॉकवेव की चपेट में आ गया। वह हाथ में गदा लहराते हुए एक बड़े भाई की ओर दौड़ा। बड़े भाई सावधान, वह चिल्लाया। बड़े भाई वूमिंग ने अपना सिर घुमाया। लिन फैन को देखते ही उनका चेहरा बदल गया। इधर मत आना, टकराना। लिन फैन ने अपनी गदा ऐसे घुमाई मानो उसका इरादा ही ना हो। गदा बड़े भाई के चेहरे पर लगी। वरिष्ठ भाई मर गया। तुम। फैंग शाओयुन का चेहरा बदल गया। वरिष्ठ भाई, मेरा यह मतलब नहीं था। लिन फैन चिल्लाया। ये सब राक्षसी रक्त आंखों वाले वानर की गलती है। अगर ऐसा ना होता तो वरिष्ठ भाई मरते नहीं। धिक्कार है, मैं इस कमीने को मार डालूंगा। नहीं, मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता। मैं यूं ही नहीं मर सकता। मुझे और भी ताकतवर बनना है और भविष्य में अपने बड़े भाई का बदला लेना है। ये सुनकर फैंग शाओयुन इतना गुस्सा हुआ कि उसे खून की उल्टी होने लगी। क्या तुम और ज्यादा बेशर्म नहीं हो सकते। राक्षसी रक्त नेत्र वाले वानर को अपना पीछा करते देख लियू यू का चेहरा पीला पड़ गया। वरिष्ठ भाई, मुझे ले आओ। फैंग शाओयुन की साधना सबसे ज्यादा थी। अब जब राक्षसी रक्त नेत्र वानर उनका पीछा कर रहा था तो यह खतरनाक था। अगर वह लियू यू को साथ ले आता तो उसकी गति कम हो जाती और वह बोझ बन जाती। खासकर ये आदमी, राक्षसी रक्त आंखों वाला वानर उसका पीछा कर रहा था लेकिन उसने उसे फुसला लिया। कितना घिनौना है। लियू यू के अलावा कई पुरुष शिष्य थे जो हिचकिचा रहे थे। ये शिष्य उनके साथ नहीं जाएगा। अगर वे अलग हो जाते तो वे निश्चित रूप से बच निकलते। जूनियर बहन, अपना ख्याल रखना। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद पुरुष शिष्यों ने अपना सिर नीचे कर लिया और एक तरफ भाग गए। ये स्पष्ट था कि वे लियू यू और अन्य लोगों के साथ नहीं रहना चाहते थे। ये देखकर लियू यू चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ने की। मैं अपनी बहन को इसके बारे में बता दूंगी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जो लोग उसकी रक्षा करते थे वे अलग हो जाएंगे और चले जाएंगे। फैंग शाओयुन ने दांत पीस लिए। वह लियू यू को पीछे छोड़ने के लिए तैयार था। तभी दूर से एक क्रोधित दहाड़ सुनाई दी। उनका पीछा कर रहा राक्षसी रक्त नेत्र वानर अचानक रुक गया और दूर देखने लगा। फिर वह हवा में उछला और शिष्यों का पीछा करने लगा। क्या हो रहा है, उन्होंने पीछा करना क्यों बंद कर दिया। लिन फैंग ने मन ही मन सोचा, ये तो बहुत अच्छा मौका था, क्या वे बस चूक गए। फैंग शाओयुन ने यह देखकर राहत की सांस ली। फिर उसने लिन फैंग को घूरा। तुम, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ। लिन फैंग ने कंधे उचका दिए। लियू यू को छोड़कर गए शिष्य भी लौट आए। जूनियर सिस्टर लियू, हम। उन्होंने लियू यू को अजीब नजरों से देखा। दफा हो जाओ। लियू यू ने गुस्से से उन्हें घूरा। तुम मुझे उस पल कैसे छोड़ गए, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। फिर उन्होंने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और चले गए। लिन फैंग ने दूर तक देखा। पूरा स्थान मानो ढह गया हो और एक तेज धारा पूरे क्षेत्र में बह रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे सीनियर भाई जून और रक्त आंखों वाले राक्षसी वानर के बीच की लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। मुझे जल्द से जल्द संप्रदाय में लौटना होगा। बाहर रहना बहुत खतरनाक है। मुझे तुरंत पीछे हट जाना चाहिए। मैं आज उन्हें नहीं मार सकता, खासकर फैंग शाओयुन को। वह मुझसे कुछ साधना स्तर ऊपर है। अगर मैं उसे नहीं मार पाया तो वह एक समस्या बन जाएगा। मैं जो चाहूं वह नहीं कर सकता। जब मैं संप्रदाय में वापस आऊंगा तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं अपनी साधना को बढ़ा नहीं लेता। जुन वुतियान वयस्क राक्षसी रक्त आंखों वाले वानर से लड़ना नहीं चाहता था। वह शून्य में गया लेकिन एक विशाल ताड़ के पेड़ ने उसे रोक दिया। उस विशाल ताड़ के पेड़ ने शून्य को तोड़ दिया और जुन वुतियान को बाहर खींच लिया। धिक्कार है। जुन वुतियान की साधना प्रबल थी लेकिन राक्षसी रक्त नेत्र वाला वानर आदिम क्रूर वानर का वंशज था। उसका वंश कुलीन था। राक्षसी रक्त आंखों वाला वानर, क्या तुम सचमुच मेरे साथ मौत तक लड़ना चाहते हो। जुन वुतियान चिल्लाया। इस स्तर के राक्षसी जानवर में पहले से ही बुद्धि होती है। अगर जुन वुतियान लड़ने पर अड़ा रहता तो शायद वह उसे मार तो सकता था लेकिन उसके लिए यह आसान नहीं होता। वह समझ नहीं पा रहा था कि एक वयस्क राक्षसी रक्त नेत्र वाला वानर यहाँ क्यों प्रकट हुआ है। भव्य ज्वाला संप्रदाय, पर्वत द्वार। लिन फैन आखिरकार शानदार ज्वाला संप्रदाय में वापस आ गया। उसने राहत की सांस ली। वह इस यात्रा के लिए खुद को पूरे अंक दे सकता था लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वापसी में उसे इतनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वह लियू यू और बाकियों से नहीं डरता था लेकिन जुन वुतियान इतना शक्तिशाली था कि उसे संभालना उसके लिए मुश्किल था। वह इतना शक्तिशाली था कि अगर वह अपनी सारी दिमागी कोशिकाएं भी लगा दे तो भी वह उससे लड़ने का कोई रास्ता नहीं सोच सकता था। अमर शरीर शक्तिशाली हो सकता है लेकिन अगर वह जुन वुतियान से लड़ता है तो वह शानदार ज्वाला संप्रदाय में वापस नहीं लौट पाएगा। यह एक बहुत बड़ी क्षति होगी। इसलिए उन्होंने एक जुआ खेलने का फैसला किया और शानदार ज्वाला संप्रदाय में वापस लौटने का फैसला किया। कमीने, मुझे नुकसान पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। दूरी में जुन वुतियान ने बहुत प्रयास किया और अंततः राक्षसी रक्त आंखों वाले बंदर से छुटकारा पा लिया लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। एक बाहरी शिष्य की हिम्मत कैसे हुई कि मुझे नुकसान पहुंचाए। मैं भविष्य में अपनी गरिमा कैसे बनाए रख पाऊंगा। रोंगटे। लिन फैंग घबरा गया। क्या यह आदमी मुझे शानदार ज्वाला संप्रदाय में मारने की हिम्मत करता है। मुझे इस पर विश्वास नहीं है। वरिष्ठ भाई जून, यह एक गलतफहमी है। लिन फैन असहाय भाव से दूर देखता रहा। क्या यह आदमी पागल है। यह सचमुच एक गलतफहमी है। आप मुझसे और क्या कहलवाना चाहते हैं। यदि मैं तुमसे बहुत कमजोर न होता तो मैं तुम्हें सबक सिखा देता। शानदार ज्वाला संप्रदाय में प्रेम हो सकता है लेकिन जुन वुतियान की हैसियत के कारण वह जो चाहे कर सकता था। यहाँ तक कि साधारण बुजुर्गों को भी उसकी चापलूसी करनी पड़ती थी। जब तक कोई अंधा नहीं होता तब तक उसे पता होता कि कुलीनों और पराजितों के बीच लड़ाई में किस पक्ष में खड़ा होना है। वरिष्ठ भाई जून, यह आदमी बहुत घिनौना है। अगर इसने रक्त आंखों वाले राक्षसी वानर को यहाँ आकर्षित न किया होता तो वरिष्ठ भाई चेन की मौत न होती। फैंग शाओयुन जून वुतियान के पास खड़ा था और लिन फैंग को घूर रहा था। वह लिन फैंग को जिंदा निकलने के लिए बेताब था। लियू यू ने लिन फैंग को ठंडेपन से देखा। वरिष्ठ भाई जून, आपको शानदार ज्वाला संप्रदाय के लिए इस आदमी को मार देना चाहिए। हत्या का इरादा। लिन फैंग को जुन वुतियान की हत्या की नियत का एहसास हो गया। यह आदमी सच में मुझे मारना चाहता है। ये देखकर भव्य ज्वाला संप्रदाय की रक्षा कर रहे शिष्यों ने अपना सिर नीचे कर लिया। कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्हें डर था कि कहीं उन्हें फंसा न दिया जाए। साथ ही उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इस शिष्य ने भीड़ को क्रोधित करने के लिए क्या किया था।
लिन फैन ने भुहें चढ़ाई और अपना सिर शून्य में उठाया। क्या तुम लोग मुझे संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर मारने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें संप्रदाय द्वारा दंडित किए जाने का डर नहीं है? क्या मजाक है? सीनियर भाई जून संप्रदाय की सफाई कर रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि संप्रदाय उन्हें सजा देगा? तुम खुद को बहुत ऊंचा समझते हो। लियू ने उन्हें ठंडे और तिरस्कार भरे भाव से देखा। सीनियर भाई जून बहुत नेक है। वे संप्रदाय के 10 शिखरों के मुखिया हैं। उन्हें मारने का अधिकार है। यह ऐसी बात नहीं है जिसकी तुम जैसी चींटी भी कल्पना कर सकती है। बदमाशी, ये तो बहुत ज्यादा बदमाशी थी। लिन फैन गुस्से से लाल हो गया। इन लोगों के मोह वाकई बहुत प्यारे थे। उसे याद रहेगा। इस बार उसे सचमुच याद रहेगा। उसे बस यही उम्मीद थी कि आगे से वो इन्हें न पकड़े, वरना वो जरूर इनकी मोह तोड़ देगा। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम संप्रदाय में हो तुम इस विपत्ति से बच पाओगे? मैं जुन वुतियान 10 चोटियों का नेता हूं। संप्रदाय को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। घुटने टेक दो। जुन वुतियान ने शांति से लिन फैन को देखा। उसकी नजर में यह शिष्य चींटी भी नहीं था। वह उसे आसानी से मार सकता था। आसपास के शिष्यों ने आभामंडल महसूस किया और अपने सिर नीचे कर लिए। 10 चोटियों का नेता वह था जिस तक वे अपने जीवनकाल में कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सभी भय से कांप रहे थे। लिन फैन घटनास्थल पर अकेला था। वह सदमे से शून्य को देख रहा था। जुन वुवो के साथ उसका क्या रिश्ता है? यह देखकर कि शिष्य अभी भी अविचल था, लियू ने सख्ती से कहा, क्या तुम बहरे हो? वरिष्ठ भाई जुन ने तुम्हें घुटने टेकने के लिए कहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम घुटने न टेको? चींटियां भी जीना जानती हैं। मुझे लगता है कि तुम चींटी से भी बदतर हो। तुम्हें चींटी कहना बहुत परेशान करने वाला है। लियू, तुम तो बस एक कुत्ता हो जो अपने मालिक की ताकत पर निर्भर है। अगर हिम्मत है तो नीचे आओ और देखो कि मैं तुम्हें मांस के टुकड़े में नहीं बदल दूंगा। लिन फैन अपनी गदा लेकर शून्य को घूरते हुए एक कदम आगे बढ़ा। 10 चोटियों का सरदार सीनियर भाई जुन, बस इतना ही है। तुम लोगों को मार सकते हो लेकिन उन्हें अपमानित नहीं कर सकते। मैं लिन फैन जानता हूं कि मैं तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता। तुम, लियू ने लिन फैन को घूरा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मरने के करीब होने पर भी लिन फैन इतना घमंडी होगा। जुन वुतियान ठंडी हंसी हंस पड़ा। उसने हाथ उठाते हुए कुछ और नहीं कहा। बिना किसी अतिरिक्त हलचल के एक अदृश्य विशाल हाथ आकाश से उतरा और लिन फैन पर अद्वितीय शक्ति से टूट पड़ा। लिन फैन डर के सामने निडर था। ताकतवर के सामने वह ठहरे हुए पानी की तरह शांत था। चूंकि मामला ऐसा ही है तो आइए हम लड़ें। आओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? लिन फैन ने आकाश में अदृश्य विशाल हाथ को घूरा। एक तेज आभा महसूस हो रही थी और लिन फैन के कपड़ों के कोने हवा में लहरा रहे थे। लियू गर्व से मुस्कुराई। सीनियर भाई जुन आखिरकार अपनी चाल चल रहे हैं। वह इस जिद्दी आदमी के एक क्षण में ठंडी लाश में बदल जाने का इंतजार कर रही थी। अकस्मात ऐसा लगा मानो आकाश और धरती जम गए हों। सीनियर भाई जून का अदृश्य विशाल हाथ बिना किसी निशान के गायब हो गया। संप्रदाय से एक मजबूत आभा महसूस की जा सकती थी। इससे पहले कि भीड़ कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, एक आकृति उनके सामने आ गई। जुन वुतियान समेत सभी शिष्य घुटनों के बल बैठ गए। नमस्कार एल्डर तियानजू। हम एल्डर तियानजू अपनी लंबी दाढ़ी नीचे लटकाए हवा में खड़े थे। उन्होंने धीरे से जवाब दिया, लेकिन उनके शब्दों ने सबको चौंका दिया। एल्डर तियानजू के बोलने से पहले किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वह संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली बुजुर्गों में से एक थे। यहां तक कि 10 चोटियों के नेता जुन वुतियान को भी कुलपति बनने से पहले उनके सामने झुकना पड़ा था। अपनी मां को छोड़ दो, तुमने मुझे मौत के घाट उतार दिया। लिन फैन का दिल जोर से धड़क रहा था। वह शांत हो गया। एल्डर तियानजू, मैं लिन फैन आपको 2666 दूंगा। आप ठीक समय पर आए। लेकिन लिन फैन हैरान था कि यहाँ इतनी शांति थी। अब जब वो यहाँ है तो क्या उसे कुछ नहीं कहना चाहिए? लेकिन जब लिन फैन ने एल्डर तियानजू की ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि एल्डर तियानजू की आंखों में कुछ गड़बड़ थी। मैं इसे कैसे कहूं? ऐसा लगता है कि एल्डर तियानजू की नजर में बहुत कुछ मायने रखता है। लिन फैन ने एल्डर तियानजू की आंखों से कुछ समझा। तुम बड़ी मुसीबत में हो और सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकता हूं। अब क्या तुम्हें पता है कि मजबूत समर्थन का होना कितना जरूरी है? क्या तुम्हें कुछ पता नहीं है? दूसरे लोग दूसरे पक्ष के हाव भाव के अनुसार अभिनय करते थे, लेकिन लिन फैन में दूसरे पक्ष की नजरों के अनुसार अभिनय करने की प्रतिभा थी। जब तक आप मेरी तरफ देखते हैं मैं समझ सकता हूं कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। इस स्थिति ने लिन फैन को अवाक कर दिया था। यह बूढ़ा आदमी चाहता था कि वह कोई चुनाव करे, है ना? उसे शायद अभी भी याद होगा कि पिछली बार क्या हुआ था। लिन फैन ने एल्डर तियानजू को इतनी निर्णायक रूप से अस्वीकार कर दिया जिससे एल्डर तियानजू का चेहरा उतर गया। लेकिन क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूं जो खतरे में पड़ने पर पीछे हट जाऊं? मैं अपनी बात का पक्का होने के लिए मशहूर हूं। एक बार जो कह दूं उसे कभी वापस नहीं लेता। लेकिन हमेशा कुछ विशेष समय होते हैं। अगर मेरे पास मजबूत समर्थन नहीं है तो भी कोई बात नहीं। मैंने अपनी गलतियों से सीखा है और मैं एक अच्छा नौजवान हूं। लियू बे भी मुझसे 3 बार मिलने आई थी। आपका मुझसे 2 बार मिलना बिल्कुल सही है। मैं ज्यादा घमंडी नहीं हो सकती। ज्यादा होशियार होना एक भूल है। एल्डर तियानजू जैसा कोई भी मुझे नहीं भूल सकता। मैं और क्या कहूं? इस समय कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। लिन फैन आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला। उसे डर था कि कोई उसकी बात सुन न ले। शिष्य लिन फैन गुरु का अभिवादन करते हैं। एल्डर तियानजू, जो भावशून्य थे, मुस्कुराए और सिर हिलाया। लिन फैन सिखाने लायक है। चूंकि आप मेरे शिष्य बनने के इच्छुक हैं, इसलिए मैं आपको अपना प्रत्यक्ष शिष्य बना लूंगा। लिन फैन, बेशर्म। ये सुनकर दूर से देख रहे शिष्य चौंक गए। लिन फैन एक अजगर में बदल गया था और अब एल्डर तियानजू का शिष्य था। संप्रदाय में उसका रुतबा जरूर बढ़ेगा और सभी उससे ईर्ष्या करेंगे। फैंग शाओयुन का चेहरा उतर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह बदल जाएंगी। एल्डर तियानजू ने इस पर सहमति दे दी है। यहां तक कि सीनियर भाई जून में भी लिन फैन को परेशान करने की हिम्मत नहीं है। लियू के पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। उसे एक ही समय में गुस्सा और पछतावा हो रहा था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस चींटी को वह तुच्छ समझती थी वह अचानक एक ऐसा अस्तित्व बन जाएगी जिस तक वह नहीं पहुंच सकती। इस परिवर्तन से उसे असहजता महसूस हुई। समारोह 3 दिन में होगा। बुजुर्ग तियानजू ने सिर हिलाया। फिर वह वहां से चले गए। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि संप्रदाय में कोई भी उनके शिष्य को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर वह बाहर भी होता तो कोई भी खुलेआम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। गुरुजी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। लिन फैन मुस्कुराया। उसकी मुस्कान बहुत ही चमकदार थी। फिर उसने मुड़कर आसमान की ओर देखा। अपनी पहचान में आए इस बदलाव से वह असहज महसूस कर रहा था। उनके चेहरों के भाव देखकर लिन फैन को पता नहीं क्यों पर उसे बहुत खुशी हुई। उसे एक अवर्णनीय संतुष्टि का एहसास हुआ। लिन फैन ने अपनी गदा आकाश की ओर तान दी। छोटी बच्ची, अभी अभी तुमने किसे चींटी कहा? नीचे आओ और देखो, मैं तुम्हें हथौड़े से मार डालूंगा या नहीं। मुझे चींटी कहना मेरे गुरु और एल्डर तियानजू का अपमान करने के बराबर है। अपने गुरु का शिष्य होने के नाते तुम्हें सबक सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। नीचे आओ, लिन फैन ने कहा। ऊपरी हाथ मिलते ही इतना घमंडी हो जाना उसके लिए शर्मनाक था, लेकिन इतने लंबे समय तक अपने गुस्से को दबाए रखने के बाद उसे अपना गुस्सा निकालना ही था। लियू वहीं पीला चेहरा लिए खड़ी रही। उसने बनावटी मुस्कान दी। वरिष्ठ भाई लिन, तुम्हारा वरिष्ठ भाई कौन है? क्या तुम मुझ वरिष्ठ भाई का कोई सम्मान करते हो? और अपनी दयनीय अभिव्यक्ति को दूर करो। मैं कोई मूर्ख नहीं हूं जो तुम्हें देखते ही भूल जाए कि वह कौन है। लिन फैन ने डांटा। ये सुनकर फैंग शाओयुन और बाकी लोग पीले पड़ गए। यह आदमी मुझे परोक्ष रूप से डांट रहा है, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते। लियू अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे गुरु एल्डर तियानजू हैं तुम इतने घमंडी हो सकते हो। मैं लियू तुमसे नहीं डरती। ठीक है, नीचे आ जाओ। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें मांस का टुकड़ा नहीं बनाऊंगा। लिन फैन ने अपने हाथ में गदा लहराई।
लियू यू ने नीचे जाकर जुन वुतियान के पीछे छिपने की हिम्मत नहीं की। उसने लिन फैन को डांटने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि उसका भाई जून था, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि उसकी बहन लियू रुचेन थी। हालांकि वह जानती थी कि कोई भी उसके साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इस आदमी से कैसे निपटे। जुन वुतियान को एल्डर तियानजू के यहाँ आने की उम्मीद नहीं थी, न ही उन्हें उम्मीद थी कि एल्डर तियानजू लिन फैन को अपना शिष्य बनाएंगे, और वह भी एक प्रत्यक्ष शिष्य। जूनियर भाई लिन, चलो इस मामले को भूल जाते हैं, जुन वुतियान ने 10 चोटियों के नेता की गरिमा प्रदर्शित करते हुए कहा। वह 10 चोटियों का नेता हो सकता है और संप्रदाय में एक उच्च पद रखता है, लेकिन एल्डर तियानजू की तुलना में वह लिन फैन जैसा ही था। जब लिन फैन पहली बार संप्रदाय में शामिल हुआ था, तब एल्डर तियानजू पहले से ही संप्रदाय के शीर्ष बुजुर्गों में से एक था। अब जब लिन फैन इतना बड़ा हो गया था, तब भी वह लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करता था। यही तो ताकत का अंतर था। एक बड़े और शीर्षस्थ व्यक्ति का सामना करते हुए उसे गहरी असहायता का एहसास हुआ। लेकिन इस घटना के बाद लिन फैन के मन में एल्डर तियानजू के प्रति गहरी छाप रह गई। एल्डर तियानजू उसके दिल में बस गए। क्या भूल गए? तुम खुद को क्या समझते हो? सिर्फ इसलिए भूल गए क्योंकि तुमने ऐसा कहा था। क्या तुम मुझे अभी नहीं मारना चाहते थे? मैं यहीं खड़ा हूं, आओ और मुझे मार डालो। लिन फैन एक कदम आगे बढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें हिम्मत होती तो वह उसे मार डालता। स्पष्टतः वह नहीं चाहते थे कि यह मामला इतनी आसानी से खत्म हो। वह सब कुछ साफ कर देना चाहता था। आज किसी एक को हार माननी ही होगी, वरना यह मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। तुम बहुत घमंडी हो, है ना? फैंग शाओयुन ने सख्ती से कहा। हाँ, जब तुम्हें पहले से ही पता है तो तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? अगर तुम इतने काबिल हो तो जाओ और अपनी रक्षा के लिए कोई शिक्षक ढूंढो। लेकिन तुम्हारे काले चेहरे को देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई मिल पाएगा, लिन फैन ने शांति से जवाब दिया। फैंग शाओयुन ने अपनी छाती पकड़ ली। उसे सीने में भारीपन महसूस हुआ, मानो उसके गले में खून का एक कौर अटक गया हो। जुन वुतियान ने अपनी आस्तीनें ऊपर उठाई, जाने को बेताब, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, अचानक रुक गया। क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? लिन फैन ने कहा। ठीक है, कोई तुम्हें नीची नजर से नहीं देखेगा। 10 चोटियों का नेता, तुम्हें मुझे मारने की भी हिम्मत नहीं है। तुमने इतने लंबे समय तक व्यर्थ साधना की है। आप जुन वुतियान को बहुत चिंता थी, लेकिन वह एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य द्वारा अपमानित होना बर्दाश्त नहीं कर सकता था जो एक चींटी की तरह था। उसे डर था कि आज के बाद यह मामला फैल जाएगा। तुमसे क्या मतलब है? आओ, मुझे यहीं मारो। मैं गारंटी देता हूं कि अगर तुमने मुझे मारा तो मैं मर जाऊंगा। लिन फैन ने अपनी कमीज खोली और उसकी ओर इशारा किया। आसपास के शिष्य एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें लगा कि यह वरिष्ठ भाई लिन वास्तव में उग्र था। शुरुआत में तो उसे दबाया गया, लेकिन फिर हालात बदल गए। अब वह सब कुछ अपने नियंत्रण में कर रहा था और उसने सीनियर भाई जुन का अपमान भी किया। उसका साहस काबिले तारीफ था। साथ ही उन्होंने पहले कभी ऐसा कोई शिष्य नहीं देखा था जिसने जुन वुतियान को इतने खुलेआम भड़काने की हिम्मत की हो। लिन फैन के लिए उसने पहले भी जुन वुतियान को नाराज कर दिया था, इसलिए उसे आगे भी उसे अपमानित करने में कोई आपत्ति नहीं थी। वह एक प्रतिशोधी व्यक्ति था। पहले तो उसे दबाया गया था, अब जब वह वापस आ गया है तो उसका मजाक जरूर उड़ाया जाएगा। जुन वुतियान आसमान से उतरा। उसका चेहरा बेहद काला पड़ गया था। वह लिन फैन की ओर बढ़ा और बोला, ठीक है, तुमने कहा था कि मैं तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। क्या तुम मुझे छूने की हिम्मत कर सकते हो? लिन फैन से सवाल करते समय उनका स्वर दबंग था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, टकराना। जुन वुतियान के सिर पर गदा से भारी प्रहार हुआ। हालांकि लिन फैन की साधना बहुत ऊंची थी और उसका शरीर भी बहुत मजबूत था। गदा उसकी रक्षा पंक्ति को भेद नहीं पाई, बल्कि थोड़ी सी टूट भी गई। हालांकि यह दर्दनाक था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जो कहो वही करो, ये असली मर्द है। तुमने कहा है तो मैं तुम्हें जरूर संतुष्ट करूंगा। लिन फैन की हरकतें बिना किसी हिचकिचाहट के सहज थीं। आसपास के शिष्यों के मुंह खुले के खुले रह गए। सीनियर भाई लिन ने सचमुच जुन वुतियान पर हमला करने की हिम्मत की थी। घटनास्थल का माहौल अचानक दमनकारी हो गया। लियू यू हैरान रह गया। फैंग शाओयुन हक्का बक्का रह गया। जुन वुतियान को उम्मीद नहीं थी कि लिन फैन उस पर सचमुच हमला करेगा। वह और बर्दाश्त नहीं कर सका और अपनी हथेली से वार किया। लेकिन जैसे ही उसकी हथेली लिन फैन की छाती तक पहुंचने वाली थी, वह अचानक रुक गया। क्या हुआ? अब मुझे मारने की हिम्मत नहीं रही। लिन फैन थोड़ा घबराया हुआ था। उसने सोचा था कि जुन वुतियान उसे सचमुच मार डालेगा, लेकिन पता चला कि वह कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। उसने जुन वुतियान का हाथ पकड़ा और उसे अपने दिल के पास ले गया। आओ, ये दिल है, यहाँ मारो, रुकना मत। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, मुझे अपना गुस्सा दिखाओ। 10 चोटियों के नेता के रूप में जुन वुतियान एक ऐसा व्यक्ति था जो हत्या करने का साहस रखता था। उसने शाही तलवार मंडप के 3 बुजुर्गों को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब वह किसी शिष्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि लिन फैन एल्डर तियानजू का प्रत्यक्ष शिष्य था। जुन वुतियान लिन फैन को मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, लेकिन परिणाम कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह सहन कर सके। ताकत, सब कुछ ताकत के बारे में है। यदि लिन फैन की ताकत एक निश्चित स्तर तक पहुंच गई तो वह एल्डर तियानजू के बराबर खड़ा हो सकेगा। धत तेरी की, अब समय आ गया है। मैंने अपनी गरिमा वापस पाली है। लिन फैन ने जुन वुतियान का हाथ झटक दिया और मुड़कर संप्रदाय की ओर चल पड़ा। वह रुका और जुन वुतियान की ओर देखने लगा। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की। आगे से इतना गुस्ताखी मत करना। लिन फैन आगे और दूर चला गया, लेकिन उसकी आवाज अभी भी सुनी जा सकती थी। 10 चोटियों का नेता, वह तो बस काया है। अचंभित दर्शक शिष्य अचंभित रह गए। वरिष्ठ भाई लिन इस बार सचमुच हद पार कर गए हैं, लेकिन वह बहुत दबंग है। जुन वुतियान ने अपनी मुठ्ठियां कस लीं, उसकी नसें फूल रही थीं। यह बहुत अपमानजनक है। जुन वुतियान वहां से नहीं गया और उसके आसपास के शिष्यों ने हिलने या आवाज करने की हिम्मत नहीं की। फैंग शाओयुन और लियू यू पीछे खड़े थे, वहीं जमे हुए। अगर उन्होंने यह दृश्य नहीं देखा होता तो वे कभी विश्वास नहीं कर पाते कि लिन फैन ने सार्वजनिक रूप से जुन वुतियान को अपमानित करने की हिम्मत की। एक हड्डियां कंपा देने वाली आभा पूरे इलाके में छा गई, जिसे हर कोई सहर उठा। वे गहराई से महसूस कर सकते थे कि जुन वुतियान कितना शक्तिशाली था। कचरा। जुन वुतियान ने दांत पीस लिए, उसकी आंखों की रक्तवाहिकाएं फट गईं। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह आज की घटना को याद रखेगा और लिन फैन को मारकर बदला लेगा। ये कहते हुए वह ऊंचा उछला और हवा में गायब हो गया। कुछ ही समय में उसकी आभा लुप्त हो गई। भीड़ ने राहत की सांस ली और फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। उसने सार्वजनिक रूप से वरिष्ठ भाई जून को अपमानित किया। देखते हैं उसका क्या परिणाम होगा। फैंग शाओयुन ने व्यंग्य किया। वह खुद को क्या समझता है? उसने सीनियर भाई जून को नाराज करने की हिम्मत कैसे की? मैं इंतजार कर रहा हूं कि भविष्य में उसकी हालत कितनी दयनीय होगी। क्या वह घुटनों के बल गिर जाएगा? एल्डर तियानजू अभी उसे बचा सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। वरिष्ठ भाई जून अंततः संप्रदाय के नेता होंगे, तब हम देखेंगे। उसी समय लिन फैन अपने कमरे में लौट चुका था। घर लौटते हुए उसे अपने दिल की धड़कनें तेज महसूस हो रही थीं। मैं अपनी जिंदगी में मस्त हूं। अब जब मैंने ये शुरू कर दिया है तो पीछे मुड़कर देखने का कोई सवाल ही नहीं है। कितना सुखद लग रहा है। मैं इतनी खुश हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उड़ रही हूं। मेरा छोटा सा हाथी भी अपना सिर उठाकर तुरही बजा रहा है। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि जुन वुतियान मेरे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सकता, सिर्फ इसलिए कि मैं एल्डर तियानजू का शिष्य हूं। एल्डर तियानजू अभी मेरी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। हालांकि यही काफी है। जब तक मेरे पास समय है, मैं खुद को मजबूत बना सकूंगा और अपनी मर्जी से काम कर सकूंगा। इसमें भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। जुन वुतियान। लिन फैन बुदबुदाया। उसे यकीन था कि उससे गलती हुई है। दादाजी के मरने से ठीक पहले उसे इतना दर्द हुआ होगा कि वह आखिरी शब्द भी नहीं बोल पाया और दूसरा अक्षर दोहराता रह गया। हाँ, ऐसा ही होगा। अब मैं इसका रोल प्ले करता हूँ।
अगर मैं मरने वाला हूं और कातिल का नाम लेना चाहता हूं तो क्या मैं सिर्फ आधा ही नहीं बताऊंगा और आखिरी अक्षर छोड़ दूंगा? जून, जून, वू, तियान। लिन फैन ने अपने हाथ फैलाए, हकलाते हुए और मरने का नाटक करते हुए। मैं सही कह रहा हूं, यही है। लेकिन दादाजी कौन है? जुन वुतियान ने उन्हें क्यों मारा? यह अजीब है। यह बहुत अफसोस की बात है कि मैं अब तीनों संप्रभु तलवारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अरे, ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा कमरा वैसा नहीं है जैसा मैंने छोड़ा था? अपने कमरे को इतना साफ रखना मेरी आदत नहीं है। लिन फैन ने अपने कमरे पर नजर डाली जो अभी साफ सुथरा था। वह इस हालत को देखकर हैरान था। मेरे लिए मेरा कमरा साफ करने कौन आएगा? जूनियर भाई लिन। उसके बड़े भाई की आवाज ने उसकी सोच को तोड़ दिया। लिन फैन ने तुरंत दरवाजा खोला। बड़े भाइयों, खबर तो बहुत जल्दी पहुंचती है। मैं अभी अभी लौटा हूं और आपको तो पता ही चल गया। छोटे भाई, आप इतने लंबे समय से बाहर थे, क्या आपको कोई परेशानी हुई? झांग लोंग और बाकी लोग भी लिन फैन को उत्सुकता से देख रहे थे। उनका छोटा भाई लिन इतनी लंबी यात्रा पर गया था और कोई खबर नहीं मिली थी, इसलिए वे सभी लिन फैन के लिए चिंतित थे। उन्हें तभी राहत मिली जब उन्होंने सुना कि लिन फैन वापस आ गया है। हाँ, बहुत, लिन फैन ने अतिशयोक्तिपूर्ण भाव बनाते हुए कहा। मैंने अभी अभी प्रवेश द्वार पर भीड़ के सामने जुन वुतियान को शर्मिंदा किया है। अगर वह न होता तो मैं पहले ही वापस आ जाता। जब लू किमिंग और बाकी लोगों ने लिन फैन की बातें सुनी तो वे दंग रह गए। सबने मुंह खोले लिन फैन को घूरा। छोटे भाई, तुमने क्या कहा? जुन वुतियान, स्वर्गीय प्रतिशोध शिखर से जुन वुतियान। हाँ, अब मैं एल्डर तियान जू का प्रत्यक्ष शिष्य हूँ। जुन वुतियान मुझसे शर्मिंदा होने के लिए सिर्फ खुद को ही दोषी ठहरा सकता है। वही मुझे सबसे पहले मारना चाहता था। चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। मैं इस यात्रा से सीनियर भाइयों के लिए सामान लाया हूँ। लिन फैन मुस्कुराया और स्टोरेज रिंग से सामान का एक ढेर निकाला। मेज पर नश्वर गोलियों का ढेर रखा था। लिन फैन के लिए तो ये ज्यादा काम की नहीं थी, लेकिन उसके बड़े भाइयों के लिए बहुत मददगार साबित होंगी। इनमें से 6 गोल्ड एसेंस गोलियां सबसे मूल्यवान थीं। जूनियर भाई, आपका क्या मतलब है? झांग लोंग का चेहरा उतर गया। कुछ खास नहीं, ये तो बस मेरे बड़े भाइयों के लिए एक उपहार है, लिन फैन ने कहा। लू किमिंग ने एक गोली ली और उसे गौर से देखा। एक नश्वर उच्च श्रेणी की गोली, जानवरों के खून की गोली। लू किमिंग चीखी, ये तुम्हारी ची और खून बढ़ा सकती है और तुम्हें जानवरों जैसी ताकत दे सकती है। ये सभी नश्वर उच्च श्रेणी की गोलियों में से एक बेहतरीन गोली है। ये तोहफा बहुत महंगा है, छोटे भाई, इसे खुद ले लो या बेच दो, इसे हमें देना बहुत बेकार है। यिन जियाओटियन और बाकी लोगों को गोलियों की लालसा हो सकती थी, लेकिन वे जानते थे कि लिन फैन को उन्हें पाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ा होगा। तुम लोगों का क्या मतलब है? लिन फैन ने यिन शियातियन और बाकियों से नाखुश होने का नाटक किया। क्या तुम मुझे नीची नजर से देख रहे हो? अगर तुम मुझे अपना परिवार मानते हो तो इसे बराबर बांट लो। इसके अलावा 3 दिन बाद मेरा प्रशिक्षु समारोह है, तब तक मेरे पास जितनी जरूरत होगी उतनी गोलियां हो जाएंगी, इसलिए ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। भले ही वे दोस्त थे, लेकिन लिन फैन के शब्दों से उन्हें बहुत नुकसान हुआ। यह बिल्कुल क्रोधित करने वाली बात थी। लिन फैन को देखकर लू किमिंग का दिल दुख गया। हमें तुम पर बहुत गर्व है, लेकिन तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। ठीक है, चूंकि यह जूनियर भाई लिन का अच्छा इरादा है, हम इसे ले लेंगे। लिन फैन हल्के से मुस्कुराया। ऐसा ही है, मैं पहले से ही अर्थ स्टार बॉर्डर स्टेज 1 हूं, सीनियर ब्रदर्स। आप सभी को कड़ी मेहनत करनी होगी, वरना भविष्य में आपको बाहर करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। रुको, यिन जियाओटियन ने लिन फैन को तुरंत रोका। छोटे भाई लिन, हम अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, तुम्हें हमें इतना नुकसान पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, गोलियों की यह बोतल ही मुख्य चीज है। लिन फैन ने बोतल खोली और गोलियां उड़ेल दी, और सबको एक एक गोली दे दी। लिन फैन कुछ कह पाता, उससे पहले ही झांग लोंग का चेहरा पीला पड़ गया। वह तुरंत उछल पड़ा। यह एक स्वर्णसार की गोली है, एक उच्च स्तरीय रहस्यवादी सहायक गोली। ये तुम्हारे पूरे शरीर को शुद्ध कर सकती है और सभी बीमारियों को ठीक कर सकती है। ये साधना की क्षमता को भी काफी बढ़ा देगी। ये भले ही एक उच्च स्तरीय रहस्यवादी गोली हो, लेकिन ये कुछ पृथ्वी की गोलियों से भी ज्यादा मूल्यवान है। झांग लोंग ने तुरंत हाथ हिलाया। नहीं, यह बहुत ज्यादा है। छोटे भाई, आपको इसे अपने पास रखना चाहिए। लू किमिंग स्पष्ट रूप से गोली से हैरान थे, क्योंकि यह ऐसी चीज थी जो उनके जैसे शिष्यों को पसंद थी। नहीं, यहां तक कि अधिकांश आंतरिक शिष्यों को भी यह पसंद नहीं थी। यह बहुत कीमती था। किसी का शरीर जन्मजात होता है, केवल बाहरी कारक जैसे गोलियां या कौशल ही उसे बदल सकते हैं। लेकिन चाहे कोई भी तरीका हो, वे सभी बेहद उपयोगी थे। उदाहरण के लिए, यह गोली किसी दुबले पतले आदमी को पल भर में हट्टा कट्टा बना सकती थी। ये परिवर्तन गुणात्मक थे। लिन फैन, ठीक है, वरिष्ठ भाइयों, इसे ले लो। मैंने पहले ही एक गोली ले ली है, और मेरे पास जो 6 गोलियां हैं, उनमें से 5 मैं तुम्हें दे दूंगा। अभी ले लो। ये खबर भी मत फैलाओ, इन्हें अपने पास रखना बोझ है। ये सुनकर समूह के दिल बैठ गए। अब उन्हें एहसास हुआ कि लिन फैन को गोलियां न्यायसंगत और सम्मानजनक तरीके से नहीं मिली। इस यात्रा में छोटे भाई लिन ने क्या अनुभव किया? हुआंग फुगुई इतना भावुक हो गया कि रो पड़ा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस संप्रदाय में इतनी ईमानदारी भी पाई जा सकती है। मैं इस तथ्य को कैसे स्वीकार करूं कि जूनियर भाई लिन अब हमें इतनी मूल्यवान गोलियां दे रहे हैं। अंत में, जब उसके सभी वरिष्ठ भाइयों के हाथों में गोलियां थीं, तो उन्होंने लिन फैन को अलग तरीके से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वे लिन फैन के चेहरे में छेद कर रहे हों, जिससे वह बेहद असहज महसूस कर रहा था। वरिष्ठ भाइयों, वापस जाओ और उन्हें ले जाओ, लिन फैन ने कहा। जब लू किमिंग और बाकी लोग चले गए, तो उन्होंने लिन फैन के कंधे पर थपथपाया, लेकिन कुछ और नहीं कहा, क्योंकि वे जानते थे कि शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। स्वर्णसार की गोली लिन फैन को छोड़कर सभी के लिए बेहद मूल्यवान थी, जो अनुभव बिंदुओं से साधना करता था। अपनी शारीरिक संरचना में सुधार करने से उसे कोई लाभ नहीं होता, जिससे लिन फैन के लिए गोलियां बेकार हो जाती थीं। यह बहुत अफसोस की बात है कि मेरी गदा टूट गई। मुझे इसे ठीक करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। जिस गदा ने लिन फैन को उसकी अनगिनत उपलब्धियों में मदद की थी, उसमें आए दरार को देखकर लिन फैन का दिल दुखने लगा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सबसे अच्छे दोस्त की हत्या कर दी गई हो। मैं शांत नहीं हो पा रहा हूँ। जुन वुतियान, तुमने मेरी गदा नष्ट करने की हिम्मत कैसे की? हम दोनों एक ही समय में इस दुनिया में नहीं रह सकते। मैंने आंतरिक शिष्य बनने की परीक्षा पूरी कर ली है, लेकिन मैं 3 दिन बाद ही प्रमाण सौंपूंगा जब मैं एल्डर तियान शू का शिष्य बन जाऊंगा। उसी समय मैं जाकर बड़े धूमधाम से प्रमाण सौंप दूंगा। मैं अभी गोल्डन बॉडी टेम्पिंग सीक्रेट का स्तर नहीं बढ़ाऊंगा। मैं देखूंगा कि 3 दिन बाद एल्डर तियान जू का शिष्य बनने के बाद मुझे कौन-कौन से कौशल मिलते हैं। फिर मैं तय करूंगा कि मैं उस कौशल को साधना जारी रखूंगा या उसे छोड़कर कोई दूसरा कौशल साधना शुरू करूंगा। मुझे कड़ी मेहनत से खेती करनी होगी और अपनी खेती को बढ़ाना होगा। इससे पहले मुझे लॉटरी पर 2000 पॉइंट खर्च करने दो। उन्हें यूं ही रखने में कोई मजा नहीं है। चलो चलें। 6 चांदी की लॉटरी, अंक -1800। सिल्वर लॉटरी, धन्यवाद, कृपया पुनः प्रयास करें। एलीट लॉटरी, एक छोटा रिमोट नियंत्रित ग्रेनेड। चिकन नगेट्स, आखिर ये क्या है? लेकिन मैं निडर हूं, ये तो बस दूसरी लॉटरी है, अभी और भी बाकी है। सिल्वर लॉटरी, मिस्टिक लो क्लास स्किल सेट फुल बूस्ट कार्ड, और कुल मिलाकर उसे बस इतना ही मिला। लिन फैन अब उलझन में था। फुल बूस्ट कार्ड क्या होता है? मिस्टिक लो क्लास स्किल सेट फुल बूस्ट कार्ड, किसी भी मिस्टिक लो क्लास स्किल सेट को उसके अधिकतम स्तर तक ले जाने में सक्षम। अंक नहीं काटे जाएंगे। वाह, ये तो कमाल की चीज है, लिन फैन ने उत्साह से कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि खर्च किए गए 2000 पॉइंट से उसे कुछ उपयोगी मिलेगा, लेकिन मिला। प्रत्येक रहस्यवादी कौशल को अधिकतम स्तर तक ले जाने के लिए मुझे कम से कम 10,000 अंकों की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या मुझे इसका उपयोग अभी करना चाहिए या बाद के लिए बचाकर रखना चाहिए? मेरे पास केवल वायलेंट बॉडी कौशल है जो अभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। और वायलेंट बॉडी में कुल 9 लेवल है। इसका पहला लेवल भले ही ज्यादा शक्तिशाली ना हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसके कुल लेवल की संख्या को देखते हुए इसका स्किल सेट कैसा होगा।
कौशल समूह ऐसी चीज है जो स्तर बढ़ने के साथ अधिक शक्तिशाली होती जाती है। कुछ विचार के बाद लिन फैन ने हिंसक शरीर को अधिकतम स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया, क्योंकि शक्ति उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यह कहना कठिन है कि क्या मैं किसी को नाराज कर सकता हूं और जब मैं पुनः संप्रदाय छोड़ूंगा तो क्या मेरी मृत्यु हो जाएगी। हिंसक शरीर के लिए पूर्ण बूस्ट कार्ड का उपयोग करें। ऊपर का स्तर, ऊपर का स्तर, हिंसक शरीर स्तर 2, हिंसक शरीर स्तर 3, हिंसक शरीर अधिकतम। अचानक लिन फैन गुर्राया, उसके शरीर में प्रचंड ऊर्जा उमड़ पड़ी, जिससे उसकी हड्डियां और त्वचा फटने लगी। उसके शरीर से रक्त से भरी नसें बाहर निकलती दिखाई दे रही थीं, जो उसके शरीर में ऊर्जा से लगी चोटों की मरम्मत कर रही थीं। मैंने नियंत्रण खो दिया है। हिंसक शरीर अधिकतम। विशेषताएं, विशाल शरीर, शक्ति में अधिकतम वृद्धि, रिकवरी, कठोर आवरण। लिन फैन के कमरे की मेज गिर गई और ईंट से बने फर्श पर दरारें देखी जा सकती थीं। अधिकतम स्तर के हिंसक शरीर का प्रभाव लिन फैन की उम्मीदों से परे था। उसने अपने हाथ बाहर निकाले और उसे पता चला कि उसकी बाहें पहले से 4 गुना बड़ी हो गई थीं। उसकी बाहें एक पतली काली परत से भी ढकी हुई थीं। क्या यही वो कठोर आवरण है? उसे ऐसा महसूस हुआ कि अब उसके पास दुनिया की सारी ताकत है और उसके हाथों में पूर्ण शक्ति है। यह वास्तव में सच है कि जब कोई कौशल अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच जाता है तो उसमें अविश्वसनीय परिवर्तन देखे जाते हैं। हिंसक शरीर केवल एक रहस्यमय निम्न श्रेणी का कौशल हो सकता है, लेकिन जब यह अधिकतम स्तर पर होता है तो इसके साथ आने वाले प्रभाव कल्पना से परे होते हैं। और गुण व्यक्ति की ताकत से भी प्रभावित होंगे। व्यक्ति जितना अधिक शक्तिशाली होगा, गुण भी उतने ही अधिक शक्तिशाली होंगे। इससे मेरी ऊंचाई भी लगभग 3 मीटर बढ़ गई। अब मैं एक छोटा विशालकाय व्यक्ति हूं। लिन फैन के सारे कपड़े फट गए थे, सिर्फ उसकी पैंट बची थी। वाह, ये तो कमाल है। मेरे सारे हुनर बल प्रयोग के लिए बने हैं। मैं हुनर से लेकर गति तक किसी भी चीज को एक झटके से दबा सकता हूं। बहुत जल्द लिन फैन ने अपने शरीर में बढ़ती ऊर्जा पर नियंत्रण पा लिया और उसका शरीर अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया। मैं जिन कौशलों को विकसित करने का चयन कर रहा हूं, उनके बारे में मैं निःशब्द हूं। मुझे भारी मात्रा में कपड़े तैयार करने होंगे और उन्हें अपने भंडारण रिंग में रखना होगा, अन्यथा जब मैं किसी दुश्मन से टकराऊंगा तो नग्न होना मेरे लिए असहज होगा। सब कुछ हो गया है, तो मैं वापस खेती करने जा रहा हूं। मुझे जल्द ही अर्थ स्टार बॉर्डर स्टेज 2 पर पहुंचना होगा। जून मुतियान वाली घटना के बाद मुझे पता है कि बिना पूर्ण शक्ति के आप अंततः दूसरों द्वारा दबा दिए जाएंगे, और मुझे यह पसंद नहीं है। ग्रेट एम्पर पीक। एक प्रशिक्षण कक्ष में एक अजीब सा स्थान था जो ऐसा लग रहा था जैसे उसे जबरदस्ती खोला जा रहा हो। उस अजीब सी जगह में एक आदमी खड़ा था। उसने एक डरावना कवच पहना हुआ था और अपनी जगह पर सीधा खड़ा होकर उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। वह स्थिर था, लेकिन उसके चेहरे से एक जबरदस्त आभा निकल रही थी जिससे वह अजय लग रहा था। उसकी जीतने की इच्छा शक्ति साफ महसूस की जा सकती थी। अचानक अंतरिक्ष में हलचल दिखाई दी। उस आदमी से मिलती जुलती कई परछाइयां दिखाई दी। उनमें से हर एक ने कवच भी पहना हुआ था, लेकिन उनके चेहरे काले कोहरे से ढके हुए थे, जिससे उनकी असली पहचान छिप गई। उसी समय उस आदमी ने अपनी आंखें खोली। मौत का गहरा सा आभास हवा में छा गया, और जो जगह कभी शांत थी वह अब दिखाई नहीं दे रही थी। मारना। वह आदमी भले ही निहत्था था, लेकिन वह 100 सैनिकों को नियंत्रित करने में सक्षम था। उसने एक ऐसा हमला किया जिसकी ताकत अज्ञात थी, और उसने अपने सामने मौजूद हर दुश्मन को तबाह कर दिया। अपने सभी आंतरिक राक्षसों पर विजय पाने के बाद उस व्यक्ति ने अपने हाथों को एक साथ रखा और अपने आंतरिक राक्षसों को एक में मिला दिया, जिससे वह एक गोली बन गई। वह स्थान टूट गया और वह आदमी उस स्थान से बाहर चला गया। एक आंतरिक शिष्य के रूप में लू दाओशिंग काले कवच वाले व्यक्ति के प्रति आदर से भरे हुए थे। नमस्कार वरिष्ठ भाई। कनिष्ठ भाई आपको अपने सभी आंतरिक राक्षसों पर विजय पाने के लिए बधाई देते हैं। मम्मी, कनिष्ठ भाई लू, मैंने आज आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरे पास एक प्रश्न है। क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं जिसे एल्डर तियानजू ने अपना शिष्य बनाया है? झान होंगी ने पूछा। वह मेरा एक परिचित है, लू दाओशिंग ने सच्चाई से उत्तर दिया। ओह, जान होंगी ने बड़ी दिलचस्पी से लू दाओशिंग को देखा। मुझे इसके बारे में बताओ। मैं जानना चाहता हूं कि वह कितना अलग है कि वह एल्डर तियानजू का कृपापात्र बन सकता है और यहां तक कि भीड़ के सामने जुन वुतियान को भी अपमानित कर सकता है। जुन वुतियान 10 शिखरों का मुखिया है और हम सब में उसकी साधना सर्वोच्च है। कोई भी उसे अपमानित करने का साहस नहीं कर सकता। मुझे विश्वास नहीं है कि किसी बाहरी शिष्य द्वारा अपमानित होने के बाद भी वह स्वयं को 10 शिखरों का मुखिया कह सकता है। लू दाओशिंग किनारे खड़ा रहा, कोई टिप्पणी नहीं की। कुल 10 चोटियां थीं। वह महान सम्राट शिखर का हिस्सा था और अपने बड़े भाई झान होंगी के साथ साधना करता था। संप्रदाय के नेता के पद के लिए 10 चोटियों के बीच हमेशा कड़ी प्रतिस्पर्धा रही थी, लेकिन जुन वुतियान ने हमेशा अन्य शीर्ष नेताओं को दबा दिया था तथा उनमें से सर्वश्रेष्ठ के रूप में उभरकर सामने आया था। लू दाओशिंग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक बाहरी शिष्य जिसे वह थोड़ा बहुत जानता था इतनी तेजी से सुधार कर पाएगा। कुछ ही समय में वह एल्डर तियानजू का प्रत्यक्ष शिष्य बन गया और यहाँ तक कि उसने जुन वुतियान को सबके सामने अपमानित भी किया। इस खबर से पूरा संप्रदाय स्तब्ध रह गया। दिलचस्प, यह दिलचस्प है। लू दाओशिंग की बात सुनकर जान होंगी हंस पड़ा। लू दाओशिंग ने उसे वह सब बता दिया था जो वह जानता था। कनिष्ठ भाई लू, वरिष्ठ भाई देख रहे हैं कि आप पृथ्वी तारा सीमा चरण 5 के शिखर पर है। मैं आपको यह तारा भंजन दानव गोली दूंगा। इससे आप पृथ्वी तारा सीमा चरण 6 तक पहुंच पाएंगे। झांग होंगी ने अपनी उंगलियां थोड़ी ऊपर उठाई और लू दाओशिंग को वह गोली दे दी जो उसने अभी अभी बनाई थी। धन्यवाद वरिष्ठ भाई, लू दाओशिंग ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। तारा तोड़ने वाली दानव गोली एक ऐसी गोली थी जिसे बनाना बेहद मुश्किल था। इसके लिए व्यक्ति को अपने सभी आंतरिक दानवों पर विजय प्राप्त करनी होती थी और आंतरिक दानवों की शुद्धतम ऊर्जा को एक साथ जमाना होता था। लू दाओशिंग के हाथों में जो तारा तोड़ने वाली दानव गोली थी वह झांग होंगी के आंतरिक दानवों की ऊर्जा से बनी थी, इसलिए गोली की शक्ति बेहद प्रबल थी। हाँ, मैं जून वुतियान को बधाई देने के लिए स्वर्ग के प्रतिशोध शिखर की यात्रा करने जा रहा हूँ। लू दाओशिंग ने नीचे देखा। हर शीर्ष नेता संप्रदाय के सभी शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ था। वे संप्रदाय के नेता पद के उम्मीदवार भी थे, इसलिए उनमें लगातार संघर्ष चलता रहता था। और वह महान सम्राट शिखर का हिस्सा थे और झांग होंगी के एक विश्वसनीय सहयोगी भी थे। अगर झांग होंगी सफलतापूर्वक संप्रदाय के नेता बन जाते तो वे संप्रदाय के मूल का हिस्सा बन जाते। कुछ लोग ताकत की तलाश में रहते हैं, जबकि अन्य लोग अधिकार की तलाश में रहते हैं। और लू दाओशिंग बाद वाले थे। 3 दिन बाद लिन फैन ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसके जैसे साधना प्रेमी पागल के लिए जैसे ही वह शुरू करता तब तक रुकता नहीं जब तक कि कुछ घटित न हो जाए। वह पिछले 3 दिनों से लगातार साधना कर रहा था। हर बार जब उसे शारीरिक या मानसिक रूप से थकान महसूस होती तो वह आत्महत्या कर लेता और फिर पुनर्जीवित हो जाता। सत्ता ही मेरी सुरक्षा है। अगर मैं मारा नहीं जाना चाहता तो मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी और सुधार करना होगा। उसने अपनी खेती बढ़ाने के लिए जोर पर दबाव डाला। पृथ्वी की ऊर्जा फूटती हुई महसूस की जा सकती थी, जिसने लिन फैन को पूरी तरह से घेर लिया था। पृथ्वी की ऊर्जा ने उसकी हड्डियों को शुद्ध कर दिया था। उसके डेंटियन में पृथ्वी का आंतरिक केंद्र भी तेजी से घूम रहा था और पृथ्वी की ऊर्जा को अपनी ओर खींच रहा था। जैसे जैसे वह विस्फोट का केंद्र बनता गया और समय बीतता गया, वह बड़ा होता गया। वह पहले ही 4 कौशलों को उनके अधिकतम स्तर तक पहुंचा चुका था और लिन फैन के पास वर्तमान में एक मजबूत आधार था। इस प्रकार लिन फैन स्तर बढ़ाने के बाद एक मजबूत अर्थ स्टार बॉर्डर स्टेज 2 था, न कि ऐसा जिसके पास क्षेत्र तो था लेकिन उससे संबंधित क्षमता नहीं थी। लेकिन लिन फैन को सबसे ज्यादा उत्साहित करने वाली बात यह नहीं थी। अर्थ स्टार बॉर्डर स्टेज 2 होने के नाते उसकी पृथ्वी ऊर्जा उसके शरीर को छोड़कर जहां वो था वहां से लगभग 100 मीटर की दूरी पर हमला कर सकती थी। हो सकता है कि ये सिर्फ एक स्टेज का अंतर रहा हो, लेकिन क्षमता में हुई बढ़ोतरी गुणात्मक थी। अनुभव अंक -1000 000। साधना पृथ्वी तारा सीमा चरण 2 जोड़
वाह, पृथ्वी तारा सीमा क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आवश्यक अंक भयानक है, लिन फैन ने बुदबुदाया। मूल क्षेत्र होने के कारण बॉडी टैंपिंग क्षेत्र में कम अनुभव अंकों की आवश्यकता होती है। बॉडी टैंपिंग स्टेज 9 से अर्थ स्टार बॉर्डर स्टेज 1 तक के स्तर को बढ़ाने के लिए लगभग 2 लाख अनुभव अंकों की आवश्यकता थी, लेकिन अर्थ स्टार बॉर्डर स्टेज 1 से अर्थ स्टार बॉर्डर स्टेज 2 तक के स्तर को बढ़ाने के लिए 10 लाख अनुभव अंकों की आवश्यकता थी। जब लिन फैन ने गोल्डन बॉडी टैंपिंग सीक्रेट की साधना की, तो उसे प्रति सेकंड केवल 3 अनुभव अंक मिले। यह धीमा नहीं था, लेकिन जब उसे अर्थ स्टार बॉर्डर स्टेज 3 या उससे भी ऊंचे लोक तक पहुंचना था, तो उसे कितने अंकों की आवश्यकता होगी। इसलिए लिन फैन का मानना था कि उसे एक अच्छे हुनर की जरूरत है। गोल्डन बॉडी टैंपिंग सीक्रेट की क्लास में सुधार करना भी कोई बुरा विचार नहीं था। दादाजी निश्चिंत रहें, मैं आप सभी का बदला लूंगा क्योंकि आपने अपनी मृत्यु से पहले मुझे इतना कीमती खजाना दिया है। मैं अब कमजोर हो सकता हूं, लेकिन मैं अभी से जुन वुतियान को नाराज कर सकता हूं। यह एक बड़ा सुधार है। उन दादा दादी के बारे में सोचकर मेरा दिल दुखता है जिनकी मौत हो गई। जुन वुतियान ऐसा कैसे कर सकता है? यह बहुत अमानवीय है। मैं अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे अपनी स्थिति जांचने दो। नाम लिन फैन। साधना पृथ्वी तारा सीमा चरण 2 जोड़। अनुभव अंक 33,070। अंक 200। प्रतिभा अमरता अति सटीक ब्लेड पंजा। विशेषता गोल्डन बॉडी टैंपिंग सीक्रेट 3। कौशल हिंसक गदा अधिकतम, क्रूर रक्त अधिकतम, पर्वतीय भूकंप ऊर्जा अधिकतम, हिंसक शरीर अधिकतम, देव तलवारबाजी में परिवर्तन स्तर 1। लॉटरी कांस्य 100, रजत 300 अभी तक अनलॉक नहीं किया गया है। वाह, कुल मिलाकर मैंने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन मुझे अभी भी कड़ी मेहनत करनी है। छोटे भाई लिन, प्रशिक्षु समारोह जल्द ही होने वाला है, जल्दी करो। लिन फैन को अपने दरवाजे से लू किमिंग की आवाज सुनाई दे रही थी। लू किमिंग भले ही मोटे थे, लेकिन वे मेहनती और कुशल थे। स्वर्णसार गोली और अन्य गोलियां लेने के बाद उसकी साधना एक स्तर तक बढ़ गई। वह अभी भी कमजोर हो सकता था, लेकिन यह एक अच्छी शुरुआत थी। प्रांगण में जमीन जेड से पक्की थी और किनारे पर कई शिष्य खड़े थे। वे समारोह देखने आए थे और यह एक अद्भुत दृश्य था। बहुत से लोग उस शिष्य से ईर्ष्या कर रहे थे जो जल्द ही एल्डर तियानशू का शिष्य बनने वाला था। सीधे तौर पर कहें तो प्रत्यक्ष शिष्य। वे इस बात से ईर्ष्या कर रहे थे कि उस शिष्य को जल्द ही कितना शक्तिशाली सहारा मिलने वाला था और वह एक ही दिन में कितना शक्तिशाली बन जाने वाला था। बाहरी शिष्यों को यह जानने की जिज्ञासा थी कि भाग्यशाली शिष्य कौन है। जहां तक आंतरिक शिष्यों की बात है, वे तो ईर्ष्या और जलन से भरे हुए थे। बुजुर्ग तियानजू सिंहासन पर बैठे थे। उनके बगल में लाल बालों वाला एक बुजुर्ग खड़ा था। शून्य में घूर रहा था। वह शांत दिख रहा था, लेकिन ऐसा भी लग रहा था जैसे वह जिस जगह को देख रहा था उसमें छेद कर देगा। तियानशू, इस बार तुम बहुत लापरवाह हो रहे हो, लाल बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। उसे लगा कि तियानशू का किसी बाहरी शिष्य को अपना प्रत्यक्ष शिष्य बनाना मूर्खता थी, खासकर जिसने जुन वुतियान को सबके सामने अपमानित किया था। इस बात ने संप्रदाय के कई बुजुर्गों को लिन फैन से नफरत करवा दी, क्योंकि उन्हें लगा कि वह बहुत घमंडी और तुच्छ है। तियानजू मुस्कुराया और अपनी दाढ़ी सहलाने लगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसे अपने फैसले पर कितना भरोसा था। उसे यकीन था कि उसने सही फैसला लिया है। लाल बालों वाले बुजुर्ग ने 10 शीर्ष नेताओं के लिए रखी खाली सीटों पर नजर डाली। साफ था कि शीर्ष नेता अपनी अनुपस्थिति से क्या संदेश देना चाह रहे थे। कई लोगों ने सोचा कि नेता इस घटना से नाखुश थे और एल्डर तियानजू द्वारा प्रत्यक्ष शिष्य लेने का मामला उनके लिए महत्वहीन था। लेकिन वास्तव में शीर्ष नेता लिन फैन को यह बताना चाहते थे कि भले ही वह एक दिन में शक्ति प्राप्त कर ले और अब एल्डर तियानजू का प्रत्यक्ष शिष्य बन जाए, तो भी वह उनका सम्मान नहीं प्राप्त कर पाएगा। लिन फैन अभी भी उनके आसपास भी नहीं था। प्रशिक्षु समारोह शुरू होता है। धमाका। संप्रदाय के पार एक घंटी बज उठी, जो आकाश में फैल गई। बादल चारों ओर बिखर गए, जिससे संप्रदाय आकाश में धधकते सूरज के सामने आ गया। सूर्य की किरणें संप्रदाय पर पड़ रही थी, जिससे वह जगमगा रहा था। जेड से बने रास्ते पर एक आकृति देखी जा सकती थी। लिन फैन ने प्रशिक्षु समारोह के लिए औपचारिक पोशाक पहनी थी। उसने बादलों के पैटर्न वाला नीला गाउन पहना था। उसने सिर पर एक पुराना मुकुट भी पहना था और उसके बाल हवा के साथ लहरा रहे थे। सीधे खड़े होकर लिन फैन पहले से बिल्कुल अलग, ताजा और सुंदर लग रहा था। जूनियर भाई लिन आज बहुत अलग दिख रहे हैं, हुआंग फुगुई ने हौंकते हुए कहा। अब से हमें उसे सीनियर ब्रदर लिन कहना होगा। झांग लॉन्ग हंसा। वे लिन फैन के लिए और खुद के लिए भी सचमुच खुश थे। अगर लिन फैन और मजबूत होता, तो इसका मतलब था कि उनके पीछे कोई सहारा होगा। इसलिए मैं अब उसे छोटा भाई कह रहा हूं, हुआंग फुगुई ने जवाब दिया। समारोह के बाद वह हमारा बड़ा भाई होगा। कुछ महिला बाहरी शिष्याएं जानती थी कि लिन फैन कौन है, और वे ये भी जानती थी कि उस समय अखाड़े में क्या हुआ था, लेकिन उस समय उनके सामने खड़ी लिन फैन एक अलग ही अनुभूति दे रही थी। हिंसक, बर्बर, सौम्य, सुरुचिपूर्ण और सुंदर, इन सभी गुणों के साथ लिन फैन सभी महिला शिष्यों को अपने लिए चिल्लाने में सक्षम था। वरिष्ठ भाई लिन बहुत अच्छे दिखते हैं। भीड़ में एक औरत खड़ी थी जो लिन फैन को गहरी नजरों से घूर रही थी। उसके आसपास का माहौल मानो गायब हो गया था और उसे सिर्फ अपने बड़े भाई लिन ही अपने सामने खड़े दिखाई दे रहे थे। म्यू लिंग चुपचाप लिन फैन को देख रही थी। दूसरी महिला शिष्यों की तरह उसने लिन फैन की जय जयकार नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी शक्ल कितनी अंक कम करने वाली है। वह बस उसे चुपचाप देखना चाहती थी। उसे देख पाना उसके लिए एक वरदान था। लिन फैन की ओर देखते हुए एल्डर तियानजू ने अपनी दाढ़ी सहलाई और संतुष्टि से सिर हिलाया। यह बच्चा बिल्कुल मेरे जैसा है, बस फर्क इतना है कि यह मुझसे छोटा है और अभी भी थोड़ा कमजोर है। वह मन ही मन बुदबुदाया। एल्डर तियानजू को उम्मीद नहीं थी कि लिन फैन बहुत अच्छा करेगा। उन्हें बस उम्मीद थी कि उनका नया शिष्य उनकी 70% शक्ति तक पहुंच पाएगा। लिन फैन सीढ़ियों पर आया। उसने अपना गाउन एक तरफ सरका दिया और एक घुटने के बल बैठ गया। आपका विनम्र शिष्य लिन फैन गुरुदेव को नमस्कार करता है। हम एल्डर तियानजू ने सिर हिलाया। उठो। मैं तियानजू शपथ लेता हूं कि मैं बाहरी शिष्य लिन फैन को अपना प्रत्यक्ष शिष्य बनाऊंगा। वह मेरी विरासत को आगे बढ़ाएगा और मैं पूरे मन से उसका मार्गदर्शन करूंगा। स्वर्ग और पृथ्वी इस शपथ का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने अंतिम वाक्य बहुत जोर से और दृढ़ता से कहा, मानो वे स्वर्ग और पृथ्वी से संबंध जोड़ रहे हों। लाल बालों वाले बुजुर्ग का चेहरा उतर गया। बुजुर्ग तियानजू स्वर्ग और धरती की कसम खा रहे थे। लिन फैन ने ऊपर देखा और वह एल्डर तियानजू के चारों ओर एक रहस्यमय शक्ति को महसूस कर सकता था, जैसे कि वह जो कुछ भी कह रहा था वह स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा सुना और देखा गया था। यह गंभीर हो रहा है, लिन फैन ने खुद से कहा। जहां तक लाल बालों वाले बुजुर्ग की बात है, उसने कभी नहीं सोचा था कि तियानजू शपथ लेगा। इसका मतलब था कि वह सच्चे दिल से लिन फैन को अपना प्रत्यक्ष शिष्य बनाना चाहता था। आमतौर पर जब कोई प्रशिक्षु समारोह आयोजित करता है तो कोई भी शपथ नहीं लेता, और इससे साबित हो गया कि तियानजू वाकई लिन फैन को सब कुछ सौंपना चाहता था। क्यों? क्या उसकी साधना गलत हो गई और वह पागल हो गया? लियू यू भीड़ के बीच खड़ी होकर चेहरे पर नफरत भरी नजरों से समारोह देख रही थी। लिन फैन को आगे बढ़ते देख उसका खून खौल उठा। नाइंसाफी, वह इतना भाग्यशाली क्यों है? यदि उसे लिन फैन से कोई शिकायत नहीं होती, तो वह खुद को लिन फैन के सामने पेश कर सकती थी और उसके साथ संबंध होने का दावा कर सकती थी। चाहे जो भी हो, वह एल्डर तियानजू का शिष्य था। वह एल्डर जिसके पास अपार शक्ति थी और संप्रदाय में उसका दर्जा बहुत ऊंचा था। वह पूरे संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली बुजुर्गों में से एक था। लेकिन लिन फैन ने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया और वो मुझे हथौड़े से मार डालना चाहता था। अगर ऐसा है तो हम दुश्मन बन जाएंगे। दूसरी ओर लियू रुचेन इस मामले में शांत था। मैं देख रहा हूं कि उसे पता था कि एल्डर तियानजू को अस्वीकार करके उसने कितनी मूर्खता की थी। अब वह अपने शब्द वापस लेने के लिए काफी समझदार है, लेकिन अगर उसे लगता है कि सिर्फ ऐसा करने से उसे सफलता मिल जाएगी, तो वह भ्रम में है। अंत में उसकी ताकत ही मायने रखती है। लियू रुचेन की बातें सुनकर लियू यू के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
बड़ी बहन अब वह एल्डर तियानशु का शिष्य है। अब से वह अलग होगा और संप्रदाय में उसकी बड़ी भूमिका होगी। एल्डर तियानशु की मदद से वह 11वां शिखर भी स्थापित कर सकता है। लियू रुचेन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने लियू यू को ठंडी निगाहों से घूरा। मैं तुम्हें गांव से संप्रदाय में इसलिए लाई थी ताकि तुम दुनिया को बेहतर तरीके से देख सको, न कि मेरे नाम का फायदा उठाकर बाहर घूमो। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने दूंगी। लियू यू अपनी बहन से सबसे ज्यादा डरती थी। मुझे माफ करना बड़ी बहन, वह कांप उठी। लियू रुचेन ने कुछ और नहीं कहा और लियू यू के प्रश्न का उत्तर दिया। संप्रदाय में 10 शिखर है और 11वें शिखर को स्थापित करने के लिए आपको न केवल प्रतिष्ठा की बल्कि योग्यता की भी आवश्यकता होगी। अगर आप संप्रदाय के नेता के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करते हैं तो यह आत्मघाती है। भले ही उसे एल्डर तियानजू की मदद मिल रही हो, यह बेकार है। क्या आपको लगता है कि दूसरे एल्डर बस बैठकर ये सब होते देखेंगे? चाहे आप इसे आंतरिक रूप से देखें या बाहरी रूप से, यह एक गड़बड़ है। संप्रदाय के नेता का पद ऐसा नहीं है जिस पर कोई भी अपनी नजर रख सके। लियू यू ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि उसकी बहन की बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं और वह 11वीं चोटी पर कब्जा करना चाहती है। हालांकि वह ऐसा करने में सक्षम नहीं थी। उसके पास न तो योग्यता थी और न ही अनुभव। अब यह सिर्फ लियू रुचेन का एक निराशाजनक भ्रम था। लियू यू को पता था कि सेंट कॉन्वेंट संप्रदाय का एक धार्मिक भाई लियू रुचेन का पक्षधर था, लेकिन उसकी बहन के अभिमान के कारण धार्मिक भाई को अस्वीकार कर दिया गया था। लियू यू ने धार्मिक भाई को पहले भी देखा था। वह प्रतिभाशाली, सुंदर और दुनिया से ऊंचा था। जब वह शानदार ज्वाला संप्रदाय में आता तो संप्रदाय के नेता को उसका व्यक्तिगत रूप से अभिवादन भी करना पड़ता, जिससे पता चलता था कि वह कितना सम्मानित था। अगर लियू रुचेन की जगह होती तो वह निश्चित रूप से धार्मिक भाई को अस्वीकार नहीं करती। अगर मैं धार्मिक भाई की पत्नी होती तो मुझे अपमानित करने की हिम्मत कौन करता? एल्डर तियानजू के संरक्षण के बावजूद यहाँ का यह आदमी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर मैं ऐसा कहूं तो उसे मेरे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। रुतबा और ताकत से यही होता है। जुन वुतियान समारोह में शामिल नहीं हुआ क्योंकि उसे डर था कि वह अपने गुस्से को रोक नहीं पाएगा और आवेग में आकर लिन फैंग को मार देगा। जहां तक अन्य शीर्ष नेताओं का सवाल है, उनमें से कुछ तो संप्रदाय में नहीं थे, जबकि कुछ दर्शक थे। उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। उनकी स्थिति को देखते हुए उनका एक छोटा सा कार्य भी हंगामा खड़ा कर सकता है। या शायद उनके लिए लिन फैन उनके लिए कोई खतरा नहीं होगा, भले ही उनके पास एल्डर तियानजू उनके गुरु के रूप में हो। सभी 10 चोटियों पर उनके बुजुर्गों का समर्थन था और बुजुर्ग तियानशु हमेशा उनके मामलों में तटस्थ रहे। उन्होंने कभी किसी का पक्ष नहीं लिया। साथ ही उन्हें इस समारोह की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि अगर लिन फैन ने कभी उन्हें नाराज किया तो वे एल्डर तियानजू की खातिर लिन फैन पर नजरें गड़ा देंगे और उसे जाने देंगे। यहां तक कि जोन वुतियान, जो हमेशा दुनिया के शीर्ष पर खड़ा दिखता था, सावधानी से व्यवहार कर रहा था। एल्डर तियानजू को नाराज करने के डर से तुच्छ कार्य करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वह बहुत डरपोक है। प्रशिक्षु समारोह समाप्त हो गया और भीड़ तितर-बितर हो गई। लिन फैन एल्डर तियानजू के साथ चले गए। यह स्थिति लिन फैन के लिए बेहद फायदेमंद थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एल्डर तियानजू से अपना शिष्य बनाने के लिए इतना गंभीर होगा। उसने तो शपथ भी ले ली है। अब मैं क्या करूं? अगर तुम सच में ऐसा कर रहे हो तो चलो, मुझे डर नहीं है। मुझे लिन फैन के पास भेड़िए जैसा दिल और कुत्ते जैसे फेफड़े नहीं है। जो भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। वहीं दूसरी ओर, अगर तुम मेरे साथ बुरा व्यवहार करोगे तो मैं तुम्हें कुचलकर मार डालूंगा। टीएल नोट 1। जीवन इतना ही प्रभावशाली होना चाहिए। एक चट्टान पर आकाश में बर्फ सफेद बादल बिखरे हुए थे। दृश्य पर केवल लिन फैन और एल्डर तियानजू ही बचे थे। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने गुरु के बोलने का इंतजार किया। आमतौर पर गुरु पहले भाषण देते और फिर अपने शिष्य को कोई सलाह देते। और सचमुच एल्डर तियानशु अपनी बाहें पीठ के पीछे बांधे कहीं दूर घूरते हुए खड़े थे। शिष्य, जब मैंने तुम्हें अपना प्रत्यक्ष शिष्य बनाया तो कई एल्डर्स ने कहा कि मैं तुच्छ व्यवहार कर रहा हूं और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी बात सुनकर लिन फैन बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। क्या मैं इतना बुरा हूं? गुरुजी, तो फिर आपने मुझे अपना शिष्य क्यों बनाया? लिन फैन ने शांत भाव से कहा। मैं अभी गालियां देना छोड़ देता हूं। जब मौका मिलेगा तो उन बुजुर्गों को जिन्होंने मेरी बुराई की थी, अभ्यास के तौर पर इस्तेमाल करूंगा। क्योंकि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैंने तुम्हें अच्छाई देखी थी। यह सुनकर लिन फैन अब और शांत नहीं रह सका। उसने अपने चारों ओर देखा। क्या मुझ में कोई अच्छाई है? क्या इसलिए कि मैं बहुत ज्यादा चमकता हूं, जिससे अनजाने में ही मुझसे कोई आभा निकल आती है? इसके तुरंत बाद एल्डर तियानजू ने कहा, अंतर्दृष्टि के बिना आप केवल सतह पर क्या है यह देख सकते हैं, लेकिन अंतर्दृष्टि के साथ आप हर चीज की उत्पत्ति और सार को देख सकते हैं। गुरु को यह आवश्यकता नहीं है कि आप शिखर से ऊंचे हों, शिखर के निकट होना ही पर्याप्त है। ये शब्द दिल को छू लेने वाले थे, लेकिन आखिर में ये ज्यादा अजीब क्यों लगने लगे? आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या अपनी? बेशर्म, तुम तो बस अपनी धाक जमाने के लिए मेरी तारीफ कर रहे हो ताकि बाद में अपनी तारीफ खुद कर सको। कितना सहज और कुशल लेन देन है। लेकिन गुरु होने के नाते आपकी हर बात सही है। मैं बस आपकी बात सुनूंगा और जो भी अच्छी बात आप मुझे बताएंगे उसे स्वीकार करूंगा। मास्टर, आप बिल्कुल सही हैं, लिन फैन ने कहा। एल्डर तियानजू ने संतोष से सिर हिलाया। चूंकि अब तुम मेरे शिष्य हो, गुरु तुम्हें कष्ट नहीं होने देंगे। यहाँ तुम्हारे लिए कुछ कौशल दिए गए हैं, इन्हें धीरे धीरे सीखो और जब भी कोई प्रश्न हो पूछ लेना। लिन फैन बेहद उत्साहित था। आखिरकार यही तो मुख्य बात थी। अब तुम अर्थ स्टार बॉर्डर स्टेज 2 में पहुंच चुके हो। तुम्हारा आधार मजबूत है। गोलियों की यह बोतल लो और रोज एक गोली लो। 1 महीने बाद आकर मुझसे कुछ और ले लो। और यह पृथ्वी स्तरीय मध्य वर्गीय हथियार, वह हथियार जिसका इस्तेमाल मैंने अपनी युवावस्था में किया था। यह लंबे समय से मेरे पास है, लेकिन मैंने इसे कुछ समय से इस्तेमाल नहीं किया है। अब समय आ गया है कि इसे फिर से प्रकाश में लाया जाए। यह कोई उच्च श्रेणी का हथियार नहीं हो सकता, लेकिन यह जीवन भर मेरे साथ रहा है और इस जीवन में मेरी उपलब्धियों का श्रेय इसे जाता है। कहीं से एक पाइक प्रकट हुआ। बुजुर्ग तियानजू ने पाइक को ऐसे सहलाया जैसे उसे अपनी जवानी की याद आ गई हो। वह पाइक से अलग होने को तैयार नहीं था। गुरुजी, आपके विनम्र शिष्य को कुछ कहना है, लिन फैन बोला। मैं भाले को हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करता। मैंने गदा का इस्तेमाल किया था, लेकिन वह खराब हो गई। मुझे उम्मीद है कि गुरुजी मेरी गदा ठीक कर देंगे। लिन फैन ने अपनी गदा निकाली जो बहुत ही खराब हालत में थी। बुजुर्ग तियानजू थोड़ा चौंके, लेकिन आखिरकार उन्होंने एक गहरी सांस ली। हैश, चूंकि आपके पास एक मार्ग है जिसे आप लेना चाहते हैं, मास्टर इसे आपके लिए ठीक कर देंगे। गदा लिन फैन के हाथों से एल्डर तियानजू के हाथों में आ गई। यह निम्न गुणवत्ता की है। फिर उन्होंने गदा को हवा में उछाला और उसे रहस्यमयी ऊर्जा से घेरकर मूल अवस्था में बदल दिया। लिन फैन धीरे धीरे इंतजार कर रहा था। वह यह देखने के लिए उत्सुक था कि एल्डर तियानजू द्वारा गदा ठीक करने के बाद वह कैसी दिखेगी। दरार, एक स्पष्ट दरार सुनाई दे रही थी। लिन फैन बहुत हैरान था। अगले ही पल एल्डर तियानजू को बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कीमती पाइक को हवा में उछालते और उसे परिष्कृत करते हुए देखा जा सकता था। क्या वह पाइक तुम्हारा पुराना दोस्त नहीं है? तुम निर्दयी हो, लिन फैन ने खुद से बुदबुदाया। लेकिन उसकी नजर हवा के बीचों बीच टिकी हुई थी। वह देख सकता था कि 2 अलग-अलग चीजें मिलकर एक नई गदा बना रही हैं, जो लिन फैन के पास पहले वाली गदा से कहीं ज्यादा शानदार लग रही थी। उसका रंग चांदी जैसा था और धूप में वह चमक रही थी। ओह, अब तो हद हो गई। बची हुई सामग्री का मैं क्या करूं? एल्डर तियानजू बुदबुदाया। गुरुजी, लिन फैन बिना किसी हिचकिचाहट के बोला, क्या आप बचे हुए सामान से शिष्य के लिए तवा बना सकते हैं? फ्राइंग पैन, एल्डर तियानजू असमंजस में पड़ गए। लिन फैन के वर्णन से एल्डर तियानजू को आखिरकार समझ आ गया कि लिन फैन का क्या मतलब था। हालांकि वह अभी भी उलझन में था। यह किस तरह का हथियार है? जब लिन फैन के हाथ दोनों हथियार आ गए तो उसे बहुत शक्तिशाली महसूस हुआ। उसके दाहिने हाथ में गदा और बाएं हाथ में तवा। तवे और गदा का संयुक्त प्रहार कौन झेल पाएगा? लिन फैन को हथियारों से खुश देखकर एल्डर तियानजू ने खुशी से सिर हिलाया।
ठीक है, आप जा सकते हैं। अब गुरुजी विदा लेंगे, खूब मेहनत करो। रुको, उसकी बात सुनकर लिन फैन ने तुरंत एल्डर तियानजू को रोक दिया। एल्डर तियानजू उलझन में पीछे मुड़े। क्या हुआ? क्या वह शायद मुझे धन्यवाद देना चाहता है? एल्डर तियानजू कुछ सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह ऐसा काम है जो मुझे उसके मालिक होने के नाते करना चाहिए। मास्टर, ये कौशल मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। क्या मैं इन्हें बदल सकता हूँ? लिन फैन को लगा कि उसे जो कौशल मिले थे वे ज्यादा सुंदर थे और कुछ असामान्य कौशल भी थे। यह उसकी सामान्य शैली से अलग था। यह सुनकर एल्डर तियानजू का दिल बैठ गया। यह शिष्य थोड़ा परेशान करने वाला है ना? क्या मैं अपनी शपथ के विरुद्ध जा सकता हूँ? चूंकि इस समय मेरे गुरु एक आदरणीय बुजुर्ग हैं, तो मुझे इस मौके का फायदा उठाना ही होगा। मैं इसे यूं ही कैसे जाने दे सकता था? ये कौशल जो मैंने अभी अभी हासिल किए हैं भले ही खास हों, लेकिन ये मेरी शैली से बिल्कुल मेल नहीं खाते। अगर मुझे पूरी तरह से नई शैली अपनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े तो यह बहुत ही दयनीय होगा। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो ऐसा करेगा। आप किस तरह का कौशल पसंद करेंगे? एल्डर तियानजू ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। पिछले कुछ मिनटों से वह लगातार खुद को याद दिला रहे थे कि लिन फैन उनका प्रत्यक्ष शिष्य है और उन्हें अपने शिष्य के दिल में एक अद्भुत और स्नेहपूर्ण छाप छोड़नी होगी। कुछ सोचने के बाद लिन फैन ने सीधे मुद्दे पर आने का फैसला किया। मेरी गदा और तवे को तो देखो, ये हथियार कितने दबंग लग रहे हैं। अगर मुझे और भी ज्यादा हिंसक हुनर मिल जाए तो मैं चलता फिरता पायलट ड्राइवर बन जाऊंगा। मास्टर, क्या आपके पास ऐसे कौशल हैं जो मुझे एक पल में बहुत ताकत हासिल करने की अनुमति देंगे? लिन फैन ने पूछा। एल्डर तियानजू ने लिन फैन को अजीब नजरों से देखा। तुम्हें इनकी क्या जरूरत है? उसने झिझकते हुए पूछा। कोई भी ऐसे कौशलों का इस्तेमाल आखिरी उपाय के अलावा नहीं करता था क्योंकि इसके दुष्प्रभाव इतने गंभीर होते थे कि कोई भी उन्हें झेल नहीं सकता था। एल्डर तियानजू बिल्कुल नहीं चाहते थे कि लिन फैन ऐसे कौशलों पर कोई मेहनत करे, क्योंकि अपने शिष्य को स्वर्ग भेजना एक ऐसी चीज थी जिसे एल्डर तियानजू कभी नहीं देखना चाहते थे। जब वह वृद्ध हो गए तो उनकी देखभाल के लिए किसी का होना भी एक और कारण था जिसके कारण उन्होंने प्रत्यक्ष शिष्य बनाने का निर्णय लिया। मास्टर, इस तरह के कौशल के साथ मैं भविष्य में किसी भी खतरे का सामना करने पर कुछ छोटे दुष्प्रभावों के बदले में अपनी जान बचा सकूंगा। शिष्य, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि गुरु तुम्हें सुरक्षित रखने में असमर्थ है? एल्डर तियानजू ने लिन फैन को गुस्से से देखा। मास्टर, आप एक प्रसिद्ध और दुर्जेय व्यक्ति हैं। आप मुझे निश्चित रूप से सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन ऐसे कौशल के साथ मैं किसी भी विशेष परिस्थिति में खुद की रक्षा कर पाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि मास्टर मेरी बात मान लेंगे, लिन फैन ने गंभीरता से कहा। मुझे सचमुच ऐसे कौशल की जरूरत है। एल्डर तियानजू चुप रहे। लिन फैन के लिए एल्डर तियानजू उनके अनुरोध पर विचार कर रहे थे, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि एल्डर तियानजू सिर्फ ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें लिन फैन को कौन सा कौशल देना चाहिए। शरीर का अत्यधिक सफाया, एक ऐसा कौशल जो साधक को सामान्य से 3 गुना ज्यादा ताकत लगाने की अनुमति देता था, लेकिन इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती थी। नहीं, ये काम नहीं करेगा। पुण्यवान शैतान का हृदय, एक ऐसा कौशल जो साधक के शरीर में एक राक्षस को बुलाता है। इसकी कीमत साधक की बुद्धि को कम करके चुकानी पड़ती है और साधक एक पागल व्यक्ति में बदल जाता है जो केवल खून का भूखा होता है। यह कौशल भी काम नहीं करेगा। आखिरकार एल्डर तियानजू ने एक हुनर चुनने का फैसला किया। यही वह हुनर था जिसे लेकर वह लिन फैन को सबसे ज्यादा आश्वस्त थे। 7 देवताओं का जादू। बुजुर्ग तियानजू को यह हुनर संयोग से मिला था। इसका गहरा संबंध इंसान के 7 महत्वपूर्ण अंगों में रहने वाली 7 आत्माओं से था। यदि साधक इन आत्माओं को जगाने में सक्षम होता तो वे अपनी शक्ति से कहीं अधिक बल प्रयोग कर सकती थीं। ये 7 आत्माएं थीं। आंतरिक शक्तियों के देवता झोंगची, हिंसा के देवता तियानझोंग, अस्तित्व के देवता जिदाओ, पृथ्वी के देवता बैगु, स्वर्ग के देवता लिंगतियन, जीवन शक्ति के देवता संगुआन और विद्रोह के देवता बुहांग। यह कौशल साधक के शरीर में सभी 7 आत्माओं को जागृत कर देगा और उन्हें अकल्पनीय बल लगाने और अतुलनीय शक्ति प्राप्त करने की अनुमति देगा। यदि कोई व्यक्ति सभी 7 आत्माओं को जगाने में सफल हो जाता है तो वह अपनी साधना खो देगा और मुगल बन जाएगा, लेकिन इससे साधक के जीवन को कोई खतरा नहीं होगा। साथ ही विद्रोह के देवता बुहांग को जगाने का तरीका भी गायब था, इसलिए किसी के लिए भी उनकी सभी 7 आत्माओं को जगाना नामुमकिन था। इसलिए अगर लिन फैन बाकी सभी 6 आत्माओं को जगा भी लेता तो भी उसकी सेहत लगभग 2 साल तक खराब ही रहती और कुछ भी बिगड़ता नहीं। इस प्रकार एल्डर तियानजू ने कुछ और नहीं कहा और कौशल सेट लिन फैन को फेंक दिया। तुम इस हुनर को आजमा सकते हो। यह एकमात्र ऐसा हुनर है जो गुरु के पास है और जिसमें बल का प्रयोग होता है, एल्डर तियानजू ने कहा। ओह, यह एक विशेष हुनर है। यह मेरा खजाना है और इसके पीछे एक रहस्य है। देवताओं ने भी यह हुनर सीखा है। लिन फैन ने कौशल को संदेह की दृष्टि से देखा। उसने एल्डर तियानजू की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। 7 देवताओं का जादू। शीर्षक अच्छा लगा। 7 देवताओं का जादू सीखने के लिए 60,000 अंक। हाँ, अपर्याप्त अंक। हो सकता है कि अभी मेरे पास पर्याप्त अंक न हो, लेकिन मैं अभी भी सपने देख सकता हूँ। लेकिन अंकों से मैं कह सकता हूँ कि यह कौशल देव तलवारबाजी में परिवर्तन की तुलना में थोड़ा अधिक शक्तिशाली है। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। लेकिन इतना काफी नहीं था। लिन फैन ने अपना हुनर रखा और हंसते हुए बोला, गुरुजी, क्या आपके पास ऐसे हुनर हैं जिनसे आपका शरीर फट जाए या कुछ और? आप इन्हें किस लिए चाहते हैं? एल्डर तियानजू ने लिन फैन को अजीब तरह से देखा। गुरुजी, लिन फैन ने थोड़ी देर रुकने के बाद जवाब दिया, मैं इनके साथ कुछ नहीं करना चाहता। मैं बस इनमें से कुछ हुनर सीखना चाहता हूँ। अगर किसी दिन आपका शिष्य अपमानित हो जाए और भाग न सके तो क्या होगा? मैं किसी विस्फोटक हुनर का इस्तेमाल करके खुद को और दुश्मन को भी मार सकता हूँ। खोने को तो कुछ है ही नहीं, है ना? नहीं, एल्डर तियानजू ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। मेरे पास ऐसा कोई हुनर नहीं है और आपकी बातें मास्टर को दुखी करती हैं। मास्टर के होते हुए कोई भी आपको छूने की हिम्मत नहीं करेगा। चलो अब इस बारे में और बात नहीं करते। मास्टर मेरी आज्ञा ले लेंगे और आप वापस आकर कड़ी मेहनत से साधना करेंगे। अगर मुझे पता चला कि आप ढिलाई बरत रहे हैं तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, एल्डर तियानजू ने दुखी होकर कहा। गुरु, लिन फैन ने उसे पीछे से पुकारा, लेकिन एल्डर तियानजू अब बातचीत जारी नहीं रखना चाहते थे। वह उन भयानक कौशलों को देखकर दंग रह गए जिनके बारे में उनका शिष्य उनसे बार-बार पूछ रहा था। लिन फैन ने असहाय होकर आह भरी। मुझे लगता है कि अगर मुझे कौशल चाहिए तो मुझे उन्हें स्वयं ही प्राप्त करना होगा। लेकिन 7 देवताओं का जादू एक अच्छा कौशल है। जरूरी अंकों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह देव तलवारबाजी में परिवर्तन से भी ज्यादा शक्तिशाली है। अब जब मैं दिवालिया हो चुका हूं तो मुझे फिर से अंक अर्जित करने का कोई तरीका सोचना होगा। अपने कमरे में वापस आकर लिन फैन ने एक और कौशल सेट निकाला। क्विंगसू ताओवाद मंत्र। गोल्डन बॉडी टेम्पिंग सीक्रेट की तुलना में किंगसू ताओवाद मंत्र स्पष्ट रूप से बेहतर गुणवत्ता और उच्च श्रेणी का था, लेकिन साधक को ध्यान केंद्रित करके ही ज्ञान प्राप्त करना होता था। इसका शारीरिक रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। मेरे पास अमरता है और मैं हमेशा ऐसे कौशल सीखता हूं जिनमें बल का प्रयोग होता है। इसलिए यदि मैं अचानक इस प्रकार के कौशल सीखने का निर्णय ले लूं तो यह बहुत उपयोगी नहीं होगा। बिना किसी निश्चित शैली की खेती करना एक डरावनी बात है। भले ही गोल्डन बॉडी टेम्पिंग सीक्रेट केवल एक मॉडल उच्च श्रेणी का कौशल है, मैं अपनी प्रतिभा के साथ इसे मिस्टिक स्तर तक बढ़ा सकता हूं। मेरी रहस्यवादी कौशल निर्माण गाइड बुक अभी भी मेरा इंतजार कर रही है। मैं अभी अपनी साधना पृथ्वी तारा सीमा चरण 2 पर छोड़ता हूं। पहले मुझे स्वर्णिम शरीर तरफ रहस्य को रहस्यवादी स्तर तक उन्नत करने दो। लिन फैन पालती मारकर बैठ गया। उसने वह छोटी नोटबुक निकाली जिसमें वह रिकॉर्डिंग करता था और अपनी साधना यात्रा शुरू कर दी। आंतरिक शिष्य के निवास में लियू यू गुस्से से उबल रही थी। वह पहले कभी इतनी क्रोधित नहीं हुई थी। फैंग शाओयुन उसके सामने गंभीर भाव लिए बैठा था, मानो किसी गहरी सोच में डूबा हो। अचानक उसका चेहरा खिल उठा। फैंग शाओयुन को एक विचार आया। जूनियर सिस्टर लियू, मेरे पास एक विचार है। फैंग शाओयुन हंसा। लियू यू का रूप भले ही किसी देवी जैसा रहा हो, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं था। वह बिल्कुल एक फूलदान की तरह थी, बाहर से खूबसूरत और अंदर से खाली। एक काबिल बहन के बिना वह शायद पहले ही मर चुकी होती।
वरिष्ठ भाई, आपके पास क्या विचार है? जूनियर सिस्टर, क्या आपको वह कारण याद है जिसके कारण उन्होंने संप्रदाय छोड़ा था? लियू यू थोड़ा चौंकी, लेकिन उसे फैंग शाओयुन का विचार तुरंत समझ आ गया। वरिष्ठ भाई, आप होशियार हैं। वह अपना मिशन पूरा करने और आंतरिक शिष्य मूल्यांकन में भाग लेने जा रहा है। यह सही है, फैंग शाओयुन ने सिर हिलाया। बुजुर्ग तियान अब उनके गुरु हो सकते हैं, लेकिन यह कोई छोटा रास्ता नहीं है। अगर वे अभी भी बाहरी शिष्य होते और संप्रदाय के नियमों को ध्यान में रखते, तो क्या होता? बहुत बढ़िया विचार है। वरिष्ठ भाई, लियू यू फैंग शाओयुन की बात सुनकर बहुत खुश हुई। लियू यू की सुंदर मुस्कान देखकर फैंग शाओयुन खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उसने ऐसा किया। लिन फैन के कमरे में ताई संप्रभु तलवार लिन फैन के बगल में रखी थी। एक बार से लिन फैन का शरीर कांप उठा और बेजान हो गया। 10 सेकंड बाद लिन फैन ने अपनी आंखें खोली। आसमान पहले ही जगमगा उठा था। यह बहुत अफसोस की बात है कि मैं असफल रहा। लिन फैन ने अपना सिर खुजलाया। उसने संतोष के साथ अपनी नोटबुक में दर्ज रिकॉर्डिंग देखी। यह आसान तो नहीं होगा, लेकिन खुशकिस्मती से मेरे पास अनगिनत कोशिशें हैं। मेरे प्रयोगों के नतीजों को देखकर लगता है कि अब भी बहुत सुधार हुआ है। गोल्डन बॉडी टेम्पिंग सीक्रेट के लक्षण जब रहस्यवादी स्तर तक पहुंचते हैं तो बहुत अच्छे होने चाहिए। अमर शरीर और मांसपेशियों का विस्तार अब मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे इसे और बढ़ाना होगा और भी विशेषताएं हासिल करनी होंगी। आज का दिन अच्छा है। मैं जाकर अपना पूरा किया हुआ मिशन जमा कर दूंगा ताकि मैं परीक्षा के लिए योग्य हो जाऊं। आंतरिक शिष्य बनने के बाद मुझे ज्यादा आजादी मिलेगी। लिन फैन बुदबुदाया। पिछली बार की तरह वह आसमान से गिरा और अपने लक्ष्य को चकनाचूर कर दिया। मुझे तो अपने हुनर दिखाने का भी मौका नहीं मिला। शानदार ज्वाला संप्रदाय कितना कष्टकारी है। परीक्षा के योग्य होने के लिए आपको एक मिशन पूरा करना होगा और परीक्षा पास करने के बाद ही आप तृतीय श्रेणी के आंतरिक शिष्य कहलाएंगे। इतने सारे लोग मुझे दबा रहे हैं, लेकिन फिर भी जब मैं शक्तिहीन हूं, तो मैंने स्वर्ग के प्रतिशोध शिखर वाले जून बुतियान को नाराज कर दिया। लिन फैन हंसा। ये तो कमाल है। मैं दुनिया में सबसे अच्छा हूं। मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। सौभाग्य से चीजें बदतर होने के बजाय अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही हैं। ये सुनिश्चित करने के बाद कि फर्श पर खून के धब्बे नहीं है, लिन फैन वहां से चला गया। तीनों संप्रभु तलवारें बेहतरीन हथियार थीं। लिन फैन को भले ही अभी तक इन तलवारों का असली इस्तेमाल पता न चला हो, लेकिन ये आत्महत्या के लिए बिल्कुल सही थी क्योंकि इनसे किसी की हत्या करने पर खून नहीं निकलता था, जबकि पहले आत्महत्या करने पर पूरी जमीन खून से लथपथ हो जाती थी। आंतरिक संप्रदाय का हॉल। यहाँ पूरा हुआ मिशन जमा करने आया हूँ। लिन फैन ने दुष्ट साधक जियांग गो का बैज निकाला। यह इस बात का सबूत था कि लिन फैन ने मिशन पूरा कर लिया था। ओह, मुझे अपनी क्षमता दिखाने का मौका भी नहीं मिला और वह मर गया। यह बहुत दुखद है कि बिना जाने ही मरना पड़ा कि क्या हो रहा है। एक शिष्य सफेद वस्त्र पहने लिन फैन का स्वागत करने आया। उसने उसे देखा और तुरंत पहचान लिया कि लिन फैन ही वह भाग्यशाली शिष्य है जिसे एल्डर तियान जू ने अपने साथ लिया है। हालांकि वह यह भी जानता था कि लिन फैन ने जुन बुतियान को नाराज कर दिया था, इसलिए कई शिष्य उसके करीब आने को तैयार नहीं थे। जुन बुतियान ने भले ही अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमेशा के लिए चुप रहेंगे। यदि वे बहुत करीब होते तो मुसीबत में पड़ सकते थे। कल परीक्षा के लिए आना। सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद शिष्य लिन फैन से और कुछ कहने को तैयार नहीं था। वह ऐसे चला गया मानो उसकी मुलाकात किसी वेन शेन से हुई हो। टीएल नोट 1। लिन फैन हंसा। तो क्या हुआ अगर तुम अभी मेरे साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं कर रहे हो? जब तुम भविष्य में मेरे साथ दोस्ताना व्यवहार करोगे तो मैं तुम पर ध्यान नहीं दूंगा। लिन फैन के जाने के बाद लियू यू शिष्य के पास आई जिसने लिन फैन का स्वागत किया था। कनिष्ठ भाई, उसने धीमे और मधुर स्वर में कहा, जिससे शिष्य सहर उठा। लियू यू को देखकर वह हकला गया। वरिष्ठ बहन लियू। लियू यू आंतरिक संप्रदाय में सबसे सक्रिय और सुंदर शिष्यों में से एक था। यह अज्ञात था कि कितने आंतरिक शिष्य उसके प्रति अत्यंत आकर्षित हुए थे। और वह तो बस एक शिष्य था जो जल्द ही आंतरिक शिष्य बनने वाले लोगों की परीक्षा की व्यवस्था करने का प्रभारी था। वह लियू यू को केवल दूर से ही देख सकता था। उसके साथ खेलना उसके लिए असंभव था। लेकिन सीनियर सिस्टर लियू ने अभी उससे बात की थी। यह सुनकर वह कितना उत्साहित और खुश हुआ होगा। छोटे भाई, क्या बड़ी बहन आपसे एक सवाल पूछ सकती है? कल उनका मुकाबला किसके साथ होगा? लियू यू ने धीरे से पूछा। अपने प्रशंसकों के साथ खिलवाड़ करने और उन्हें नियंत्रित करने के उसके पास अनगिनत तरीके थे। रुको वरिष्ठ बहन, मुझे देखने दो, शिष्य ने अभिलेखों को देखते हुए कहा। एक तृतीय श्रेणी का आंतरिक शिष्य वांग यान। लियू यू ने भौहें चढ़ाई और किताब ले ली। वांग यान 8 स्टार बॉर्डर स्टेज 1। उसकी साधना बहुत कम है। फिर उसने एक नाम पर नजर डाली। लियू यू के मुंह के कोने पर एक मुस्कान तैर गई। कनिष्ठ भाई, वरिष्ठ बहन को लगता है कि यह शिष्य सबसे उपयुक्त विकल्प है। आप क्या सोचते हैं? लियू यू ने एक नाम की ओर इशारा करते हुए कहा। वरिष्ठ बहन, ये सफेद वस्त्र पहने शिष्य नाम देखकर चौंक गया। उसके चेहरे पर चिंताएं साफ झलक रही थीं। लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने लियू यू की पिल्ला जैसी आंखें देखी, जिसे वह तुरंत मान गया। मैं समझ गया बड़ी बहन, उसने सिर हिलाया। किनशान 8 स्टार बॉर्डर स्टेज 4 और मानसिक समस्याएं हैं। जूनियर सिस्टर लियू, कैसा रहा? फैंग शाओयुन लियू यू के पास आया और पूछा। मैंने इसे सुलझा लिया है। लियू यू चालाकी से मुस्कुराया। तुमने उसके लिए किसे चुना? फैंग शाओयुन ने पूछा। लियू यू को उसकी जगह इसलिए चुना गया क्योंकि लियू यू जरूर कामयाब हो जाती, जबकि वह ऐसा करने में असमर्थ था। किनशान नाम सुनते ही फैंग शाओयुन गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। किनशान, वो पागल, युद्ध में अपने बड़े भाई की मौत के बाद वो पागल हो गया था। वो कभी ठीक रहता है तो कभी बुरा। अगर वो लिन फैन से भिड़ गया तो क्या कुछ गड़बड़ हो जाएगी? ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ भी गलत न हो? लियू यू ने कहा। अगले दिन लू किमिंग और बाकी लोग लिन फैन के कमरे के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। अब उन्होंने उसे संबोधित करने का अपना तरीका बदल दिया था। अब वह उनका बड़ा भाई लिन था। शुरुआत में लिन फैन को इसकी आदत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लिन फैन को लगा कि सीनियर ब्रदर लिन कहलाना बुरा नहीं है। वरिष्ठ भाई लिन, आज परीक्षा है। मुझे यकीन है कि आप इसमें सफल होंगे, हुआंग फुगुई ने कहा। जरूर, लिन फैन ने कहा। अगर मैं ही नहीं जीतूंगा तो कौन सफल होगा? ये तो एक छोटा सा परीक्षण है, इसमें बड़ी बात क्या है? यदि मैं अपनी शक्ति से आंतरिक शिष्य बनने में असफल रहा तो इस संप्रदाय में कोई भी सफल नहीं हो सकेगा। लू किमिंग और अन्य लोगों के लिए लिन फैन निश्चित रूप से परीक्षा पास कर लेगा। तृतीय श्रेणी का आंतरिक शिष्य बनने के लिए परीक्षा पास करना मुश्किल नहीं था। परीक्षा के दौरान उम्मीदवार को उसी मंच पर एक आंतरिक शिष्य के सामने खड़ा किया जाता था। उन्हें दूसरे पक्ष को हराना जरूरी नहीं था। अगर वे 5 मिनट तक ऐसा कर पाते तो उन्हें सफल माना जाता। बाकी लोगों में झांग लोंग पृथ्वी तारा सीमा क्षेत्र के सबसे करीब था। जैसे ही वह उसे पार करने में कामयाब हो जाता, वो परीक्षा में भाग लेने के योग्य हो जाता। और वह दिन अब दूर नहीं था क्योंकि वह पहले से ही बॉडी टेम्पिंग क्षेत्र के शिखर पर था। कई शिष्यों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था, लेकिन लिन फैन की बारी आने में ज्यादा समय नहीं लगा। प्रथम श्रेणी के बाहरी शिष्य लिन फैन, कृपया परीक्षण के लिए रिपोर्ट करें। आंतरिक संप्रदाय के हॉल से एक शिष्य चिल्लाया। भीड़ ने लिन फैन की तरफ देखा, जो उस समय बहुत लोकप्रिय था। वे सब ईर्ष्या से उसे देखने लगे, इस बात से ईर्ष्यालु कि उसे एल्डर तियान जू का प्रत्यक्ष शिष्य चुना गया था। कहीं दूर लियू यू और बाकी लोग यह नजारा देख रहे थे। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह पहले से ही समझ रही थी कि लिन फैन कितनी बुरी तरह घायल होने वाला है। वरिष्ठ भाई, शुभकामनाएं, हुआंग फुगुई ने कहा। लिन फैन शांति से प्रकाश के घेरे की ओर बढ़ा। जल्द ही एक शक्ति ने उसे घेर लिया। जब उसने आंखें खोली तो वह घेरे में था। दर्शक शिष्यों को कोई बदलाव नजर नहीं आया। उन्हें बस प्रकाश की एक परत दिख रही थी जो उन्हें घेरे से अलग कर रही थी। लिन फैन ने चारों ओर देखा। यह जगह अजीब है। मुझे आश्चर्य है कि किस भूतपूर्व गुरु ने यह जगह खोली होगी। धमाका।
तभी लिन फैन को एक कंपन सुनाई दिया। उसने ऊपर देखा तो एक मूर्ख सा दिखने वाला लेकिन विशालकाय आदमी उसकी ओर आ रहा था। हुआंग फुगुई और बाकी लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि लिन फैन की सफलता का जश्न कहां मनाया जाए। अचानक सभी के होश उड़ गए। ये किनशान कैसे हो सकता है? किनशान सीनियर भाई लिन के खिलाफ कैसे जा सकता है? लू केमिंग चीखी। किनशान मूल रूप से संप्रदाय में एक लोकप्रिय व्यक्ति नहीं थे, लेकिन मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के बावजूद पृथ्वी स्टार बॉर्डर स्टेज 4 बनने के कारण वे लोकप्रिय हो गए। यह बहुत अनुचित है। जिस शिष्य ने लिन फैन को किनशान के खिलाफ खड़ा किया था, उसके चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे। उसे पता था कि क्या हो रहा है, पर उसने अनजान होने का नाटक किया। अरे नहीं, कुछ गलत हो गया। अन्य दर्शक शिष्य भी चीखने लगे। ये तो बहुत बदकिस्मती है। यह किनशान है, किस्मत लिन फैन के साथ नहीं होगी। किनशान एक 8 स्टार बॉर्डर स्टेज 4 है, वह बहुत शक्तिशाली है। किनशान को इन उम्मीदवारों के खिलाफ क्यों खड़ा किया गया है? क्या वे उन्हें पास नहीं होने देना चाहते? वरिष्ठ भाई लिन चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे कभी भी किनशान के प्रतिद्वंद्वी नहीं बन सकते। परिणाम स्पष्ट है, हमें यह प्रतियोगिता देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय वहां उपस्थित सभी लोग अत्यंत स्तब्ध थे। यह एक अनुचित परीक्षा है। शक्ति में अंतर बहुत बड़ा था। रिंग में लिन फैन ने उस बर्फीले दिखने वाले और मांसल आदमी को बाहर निकलते देखा। वह मजबूत और शक्तिशाली लग रहा था। यह आंतरिक संप्रदाय है, जाहिर है यह कोई साधारण परीक्षा नहीं होगी। अगर यह बहुत सरल है तो मैं कैसे अनुभव कर पाऊंगा कि आंतरिक संप्रदाय के शिष्य कितने अच्छे हैं? लड़ने की इतनी प्रबल इच्छाशक्ति, दिलचस्प, यह दिलचस्प है। आंतरिक पंथ परीक्षा का अवलोकन करते हुए दो बुजुर्ग पालती मारकर बैठे थे। वे अखाड़े के पास भीड़ से छिपे हुए थे, लेकिन वे सब कुछ देख सकते थे जो हो रहा था। उस शिष्य को एल्डर तियान जू का प्रत्यक्ष शिष्य होना चाहिए, लेकिन उसे किनशान के खिलाफ क्यों खड़ा किया जा रहा है? व्यवस्था में कुछ गड़बड़ है, एक बुजुर्ग हैरान था। दूसरे बुजुर्ग ने अपनी आंखें थोड़ी खोली और दूसरी तरफ देखने लगा। रहने दो, ये तो जून वुतियान ही होगा जिसने इस बाहरी चेले को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया होगा। लेकिन वह तो एल्डर तियान जू का प्रत्यक्ष शिष्य है। अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो हम उसकी जिम्मेदारी कैसे लेंगे? हमारे होते हुए कुछ कैसे हो सकता है? लेकिन जुन वुतियान तो बहुत निराशाजनक है। वह पहले शिखर का मुखिया है और अगले संप्रदाय का नेता बनने की सबसे ज्यादा संभावना वाला उम्मीदवार है। फिर भी वह इतना तुच्छ है। जब वह सत्ता संभालेगा तो संप्रदाय क्या बन जाएगा? हाय हाय। बुजुर्गों ने आह भरी और मौन सहमति व्यक्त की कि जुन वुतियान एक तुच्छ व्यक्ति था जिसने एक बाहरी शिष्य से बदला लिया। स्वर्ग के प्रतिशोध शिखर पर जुन वुतियान दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। हालांकि वह पिछली घटना से क्रोधित था, फिर भी वह इन दिनों कड़ी मेहनत कर रहा था। अब वह स्वर्ग तारा सीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था। हालांकि जब वह ध्यान लगा रहा था, तभी एक विशेष अनुभूति ने उसे सचेत किया कि उसके बहुत निकट ही कोई है जो उसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन वह नहीं जानता था कि वह कौन है और उसे इसकी परवाह भी नहीं थी। लिन फैन ने उस भारी भरकम, लंबे और खोखार दिखने वाले शिष्य पर एक नजर डाली जिसका वह सामना करने वाला था। हालांकि उसमें कुछ अजीब था। लिन फैन अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखकर थोड़ा उलझन में था, जो लगातार अपना सिर हिला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी सोच में डूबा हुआ हो। लेकिन इन सब बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यह एक परीक्षा थी, इसलिए वह इसे अपनी गदा से नहीं बल्कि अपनी क्षमता से करने वाला था। लिन फैन की आखिरी कमजोरी थी संप्रदाय में किसी को धूल चटा देना। वह शारीरिक रूप से भी मजबूत लगता है। हमें काफी देर तक कड़ी मेहनत करनी चाहिए। वरिष्ठ भाई, कृपया मेरा सही मार्गदर्शन करें। लिन फैन ने झुककर दूसरे पक्ष का अभिवादन किया। शिष्टाचार जरूरी है। अचानक किनशान पागल हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने हवा में मुक्का मारा। उसने हमला किया और लिन फैन पर टूट पड़ा। पृथ्वी तारा सीमा चरण 4 होने के कारण किनशान की पृथ्वी ऊर्जा अब उसके शरीर से बाहर थी। उसका मुक्का जोरदार पृथ्वी ऊर्जा के साथ आता था और उसका वार इतना शक्तिशाली था कि हवा कांप उठती थी। दिलचस्प है, लेकिन इतना ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। लिन फैन को उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष उस पर अचानक हमला कर देगा, सिर्फ इसलिए कि वे विरोधी थे। लेकिन वह इस बात से खुश था कि चीजें कैसे बदल गईं, क्योंकि मजा तभी आएगा जब यह हिंसक होगा। अखाड़े के बाहर लियू यह दृश्य देखकर खुश थी। उसने सोचा भी नहीं था कि वह इतनी भाग्यशाली होगी कि किनशान तुरंत पागल हो जाएगा। जब वह उलझन में होता था तो कभी भी नर्म नहीं पड़ता था। उसके सामने आने वाला ज्यादातर व्यक्ति मर जाता था। धमाका, दोनों पिंड आपस में टकराए, जिससे पृथ्वी की ऊर्जा चारों ओर फैल गई। लिन फैन को झटका लगा। उसका पृथ्वी का आंतरिक भाग तेजी से घूमने लगा और उसके शरीर को पृथ्वी की ऊर्जा से ढक दिया। वाह, लिन फैन को सुखद आश्चर्य हुआ जब वह पीछे हटा। वह कितना शक्तिशाली है, मैं तो पहली ही बातचीत में हार गया। पृथ्वी तारा सीमा चरण 4, यह बहुत कठिन परीक्षा है। लिन फैन पीछे हट गया और गंभीरता से सामने देखने लगा। उसने दूसरे पक्ष को कम आंका था, लेकिन हमले के बाद उसे एहसास हुआ कि किनशान बेहद ताकतवर है। मर जाओ, सब मर जाएंगे। किनशान ने दांत पीस लिए, चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगी। उसने अपनी बाहें मोड़ ली और खुद को और मजबूत महसूस करने लगा। उसका आभामंडल साफ तौर पर बदल गया था और उसके शरीर से भाप निकलती दिखाई दे रही थी। तुम्हें मरना ही होगा। उसकी आभा को महसूस करते हुए लिन फैन हल्के से मुस्कुराया। दिलचस्प है, अगर ऐसा है तो मेरे पास आओ। क्रूर खून। लिन फैन के शरीर पर खून के टैटू देखे जा सकते थे और खून के अजगर लिन फैन पर कुंडली मारे बैठे थे। मुझे सीनियर को वो सम्मान देना चाहिए जिसका वो हकदार है, उसने सोचा, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर खून के टैटू थे। चलो, लिन फैन चिल्लाया। उसने जमीन पर जोरदार पैर पटके और पल भर में अपनी गति बढ़ा दी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिरा। लिन फैन ने जबरदस्त ताकत से किनशान पर अपनी सामान्य ताकत से 3 गुना ज्यादा जोर से हमला किया। किनशान गुर्राया और अपनी बाहें फैला दी। पृथ्वी ऊर्जा ने उसकी दोनों हथेलियों को घेर लिया, जिससे लिन फैन के शक्तिशाली हमले का सामना करने के लिए 2 पृथ्वी ऊर्जा बैल के सिर बन गए। उसने जोर से आगे बढ़कर लिन फैन की मुट्ठियां अपनी मुट्ठियों में भींच ली। वाह, पृथ्वी की ऊर्जा जो चाकू की तरह तेज थी, किनशान की उंगलियों से होकर गुजरी। इससे उसकी भुजाएं कट गईं और खून बहने लगा। लेकिन किनशान जरा भी नहीं हिला। उसने लिन फैन की मुट्ठियां कसकर पकड़ ली और गुस्से और पागलपन भरी आंखों से लिन फैन को देखता रहा। मैं तुम्हें मरवा देना चाहता हूं। लिन फैन का चेहरा उतर गया। वह भले ही 8 स्टार बॉर्डर स्टेज 4 का हो, लेकिन उसकी ताकत जबरदस्त है। इस समय लिन फैन की छाती पूरी तरह से खतरे में थी। स्वर्ग की तोप, किनशान गुर्राया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और बेहद तेज गति से लिन फैन की छाती पर निशाना साधा। इस भीषण लड़ाई ने सभी दर्शक शिष्यों को अचंभित कर दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिन फैन इतना शक्तिशाली होगा कि वह किनशान जैसे पागल से इस हद तक लड़ सकेगा। यह भयानक है। मजा आ रहा है, लिन फैन पागलों की तरह हंसते हुए बोला। उसने किनशान के हमले को अपने हाथों से जोर से रोका। उसके हाथों से तेज पृथ्वी ऊर्जा गुजरी और लिन फैन रिंग के किनारे गिरा। बहुत शक्तिशाली। लिन फैन ने अपना हाथ उठाया और मुंह के कोने से खून पहुंचा। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। यह बहुत दुख की बात है कि तुम बहुत घमंडी हो। अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें, अन्यथा यह आपके लिए एक अशुभ दिन होगा। हिंसक शरीर। अचानक लिन फैन में बड़े बड़े बदलाव दिखाई देने लगे। लिन फैन के लंबे होने के साथ ही उसकी कड़कड़ाहट सुनाई देने लगी। उसकी मांसपेशियां बढ़ने लगी, जिससे उसके कपड़े फटने लगे। उसके कंधे और पीठ बड़े हो गए थे, जिससे एक असमान सतह बन गई थी। यह किसी पर्वत श्रृंखला जैसा लग रहा था। काली फिल्म खून के टैटू के साथ मिल गई थी। काली फिल्म के चारों ओर खून के टैटू को कुंडलित होते देखना डरावना था। इससे दर्शकों में भारी हंगामा मच गया। सभी शिष्यों के मुंह खुले के खुले रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने ऐसा कैसे किया? किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने खड़े सीनियर भाई लिन पल भर में ही बदल गए थे। उनकी हर मांसपेशी में असीम ऊर्जा समाहित थी। बादलों में छिपे बुजुर्ग भी लिन फैन को देखकर हैरान रह गए। शक्तिशाली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह शिष्य इस स्तर का होगा।
जिस शिष्य ने एल्डर तियानजू की नजरें अपनी ओर खींच ली, क्या वह ऐसे कौशलों में प्रशिक्षण लेने की क्षमता रखता है जिनमें इतने उच्च स्तर पर बल का प्रयोग होता है? संप्रदाय में 5 से भी कम लोग हैं जो ऐसा कर पाते हैं। लू किमिंग और उनका समूह भी दंग रह गया। वे लिन फैन के सबसे करीब थे, लेकिन उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि लिन फैन इतना अच्छा हो सकता है। दूसरी ओर लियू यू को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। न सिर्फ वह एक चाल में किन शान से हार नहीं पाया, बल्कि वह पलटवार भी कर सकता है। ये सब कैसे हुआ? कैसे? लियू यू चुपचाप चीख पड़ी। उसके चेहरे पर नाखुशी साफ दिखाई दे रही थी। वह हालात से नाखुश थी। मुझे इस अंदाज की आदत नहीं है। लिन फैन ने प्रयोग करते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके शरीर में ऊर्जा उमड़ पड़ी। उसने अपनी गर्दन हिलाई और आवाजें निकाली। ठीक है, अब एक और राउंड खेलते हैं। उसने ताली बजाई, जिससे पूरे इलाके में धूम मच गई।